मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 31 चक्की का पत्थर। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। मिलस्टोन। अध्याय 31 चक्की का पत्थर। एक विचार के साथ झाओ अपने स्थानिक खेत में प्रवेश किया। इस बार वह अपने साथ किसी को नहीं ले गया। उसने मीरिन और मेघ को अंतरिक्ष में चारों ओर देखने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि बुडा कबीले के लिए उनकी मदद सुनिश्चित की जा सके। एक बार जब उन्हें स्थानिक खेत के बारे में पता चल गया तो वे भविष्य के बारे में अधिक आश्वस्त हो गए। ब्लैक वेस्ट उन्हें एक के बाद एक संकट में डाल रहा है। अगर वे आत्मविश्वास खो देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्थानिक खेत में झाओ ने तुरंत अपनी मूली बेच दी, लेकिन इस बार केवल 3/4। इससे उसे अपने मूल 50 सोने के सिक्कों के अलावा कुल 1500 सोने के सिक्के मिले। और अगर वह इन सिक्कों का इस्तेमाल मूली के बीज के बैग खरीदने में करता तो वह मूली के 10 नए बैच लगा पाता। वैसे भी मूली से उसे बहुत सारा पैसा मिल गया। अगर वह बाकी मूली बेच देता तो वह और भी ज्यादा कमा सकता था, लेकिन उसने ग्रीन के वापस आने तक इंतजार करने का फैसला किया। शायद तब वह पौधों के बारे में कुछ किताबें खरीद सके ताकि वह तय कर सके कि भविष्य में कौन सी फसलें उगाना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अभी उसे महाद्वीप पर उगने वाले पौधों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कल उसे मूली की एक और खेप मिलेगी। उसने ग्रीन को बताया था कि उसके पास 80,000 कैटी है, इसलिए भले ही उसने अपनी मूली की 3/4 आपूर्ति बेच दी हो, लेकिन इस नई खेप के साथ उसके पास अस्थायी रूप से पर्याप्त मात्रा होगी। लेकिन हालांकि उन मूलियों को बेचने से उसे 1500 स्वर्ण मिले, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। झाओ बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसका स्तर बहुत कम था। भले ही वह उच्च रैंक वाले बीज खरीदना चाहता था, लेकिन वह नहीं खरीद सकता था। इतनी धीमी गति के साथ उसे नहीं पता था कि उसे स्तर ऊपर करने में कितना समय लगेगा। स्थानिक खेत को छोड़कर झाओ जल्द ही अपने बिस्तर पर सो गया। अगली सुबह झाओ को आकाश से यह कहते हुए जगाया गया कि उसकी मूली पक गई है। लेकिन सिर्फ मूली ही नहीं, मक्का भी पकने वाला था। झाओ ने तुरंत मूली की कटाई की, फिर उसने मूली के बीजों का एक और बैग खरीदा। चूंकि ऐसा लग रहा था कि मकई को पकने में बस कुछ ही मिनट और लगेंगे, इसलिए झाओ ने अभी स्थानिक खेत से बाहर न जाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपना चेहरा धोया और इंतजार करते हुए अपना मुंह धोया। उन मकई को देखकर झाओ को ऐसा लगा जैसे वह एक पेटू है। अपने पिछले जन्म में वह उत्तरी शहर में रहता था। उस समय कोई भी मकई को मुख्य भोजन नहीं मानता था, लेकिन वे कभी कभी इसे भोजन के रूप में खाते थे और यह अच्छा था। झाओ ने कभी कभी इसे कुछ बार खाया भी था, जैसे जब वह अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाता था तो वे उसे मकई के आटे से बने पैनकेक देते थे। स्वादिष्ट। मकई के आटे से बने पैनकेक शहर में मिलने वाले पैनकेक से बिल्कुल अलग थे। हालांकि वे दोनों मोटे मकई के आटे से बने थे, लेकिन उनके पैनकेक सुगंधित सूप के साथ परोसे गए, साथ में कुछ लाल कुरकुरे चावल भी थे। क्रस्ट के हर निवाले से खुशबू की एक लहर निकलती थी। ये सोचते ही झाओ की लार टपकने लगी। वह मुस्कुराया और अपनी लार निगल ली। लेकिन हालांकि उसने इस मकई के आटे के दलिया को पैनकेक के साथ खाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे बनाया जाता है। मकई को संसाधित करना बहुत परेशानी भरा लग रहा था, क्योंकि उसे इसे मकई के आटे में पीसना था। उनके पिछले जीवन में मकई का प्रसंस्करण बहुत सरल था। आपको बस सही मशीनों के साथ एक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र खोजने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ ये थोड़ा अधिक कठिन था। उनके पास मकई को संसाधित करने के लिए ग्राइंडर ही नहीं था। झाओ ने आह भरी, लेकिन फिर आवाज सुनाई दी। मक्का पक चुका था। झाओ ने तुरंत मक्का के इस बैच को काटा और फिर 2 एकड़ में और अधिक लगाया। लेकिन जब उसने मक्का के खेत को देखा तो वह समझ नहीं पाया कि उन्हें कैसे संसाधित किया जाए। अचानक चतुर झाओ को अपनी समस्या के बारे में कुछ पता चला। मशीनों का इस्तेमाल करने से पहले लोगों ने कई सालों तक मक्का पीसना शुरू किया होगा। उस समय लोग मूर्ख नहीं थे, है न? तो वे मक्का कैसे संसाधित करते थे? झाओ ने अंतरिक्ष में कुछ चक्कर लगाए, आदतन अपने माथे को छूते हुए, ये सोचते हुए कि उसके पूर्वज मकई का प्रसंस्करण कैसे करते थे। अचानक उसे याद आया कि उसने टीवी पर कुछ देखा था जिससे उसका सिर चकरा गया। यह ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ था, लेकिन आप इसे कभी कभी ग्रामीण इलाकों में देख सकते थे। चक्की का पत्थर। हाँ, जब झाओ अपने रिश्तेदारों के पास गया था जो ग्रामीण इलाकों में रहते थे, तो उसने एक डिस्क देखी। अब उस डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन ग्रामीण लोगों के पास अभी भी वह थी। जिज्ञासा से उसने डिस्क के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि लोग सतह पर चावल या मक्का डालते हैं और फिर वे इसे पीसने के लिए इसके ऊपर एक और डिस्क रोल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बनाने के लिए उसे केवल कुछ पत्थरों और थोड़ी लकड़ी की जरूरत थी। हालांकि वे पहाड़ से इतने पत्थर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी सामग्री की जरूरत नहीं थी। ये सोचते हुए झाओ तुरंत स्थानिक खेत से बाहर निकल गया। फिर उसने बाहर आसमान की ओर देखा। मेघ भी उठ गई होगी। झाओ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। झाओ ने मेघ और डेजी को देखा जो 2 तांबे के बर्तन लेकर उसके कमरे की ओर जा रही थी। जब उन्होंने झाओ को देखा तो मेघ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मास्टर, आप कैसे उठ गए? क्या आपने अभी तक नहाया है? मैं अभी जल्दी उठ गया हूँ और मैंने नहा लिया है। डेजी, क्या तुम्हारा भाई ठीक है? डेजी, जो मेघ के पीछे खड़ी थी, जल्दी से बोली, मास्टर, भाई अच्छा है। वह आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। झाओ मुस्कुराया। यह ऐसी जगह नहीं है जहां मुलाकातें हो सकें। जाओ एन को बुलाओ और उससे कहो कि वह लिविंग रूम में मुझसे मिले। मुझे उससे कुछ पूछना है। मेघ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह झाओ के पीछे पीछे लिविंग रूम में चली गई, जबकि डेजी अपने भाई को बुलाने के लिए बाहर चली गई। महल के मुख्य भाग और नौकरों के कमरों में अंतर था। डेजी और एन जैसे नौकर महल के मुख्य भाग के पीछे एक छोटी सी इमारत के कमरों में रहते थे। हालांकि वे अब आम लोग थे और उन्हें झाओ का उपनाम दिया गया था, फिर भी उनकी पहचान मेघ जैसी किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उन्हें केवल आम नौकर ही माना जा सकता था। जल्द ही डेजी एन के साथ वापस आ गई। उसका भाई पहले से बेहतर दिख रहा था, बस थोड़ा पतला, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत। हालांकि वह मरने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था, फिर भी उसका सिर नीचे था और वह बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डेजी आगे बढ़ी और झाओ के सामने रुकी। मास्टर, मैं एन को लेकर आई हूँ। झाओ ने सिर हिलाया। उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। डेजी ने उसे तुरंत बुलाया और जब वह झाओ के सामने आया तो उसने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। एन ने मास्टर को नमस्कार किया। मास्टर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे डेजी ने उसे सब कुछ बता दिया था। हालांकि उसने झाओ को मास्टर कहा था, लेकिन वह ये नहीं कह रहा था कि झाओ उसका गुलाम मालिक था। तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, झाओ ने कहा।
अब तुम बूढ़ा कबीले का हिस्सा हो, खड़े हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। एन ने अपना सिर झुकाया और कहा, मास्टर। फिर वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका आधा शरीर अभी भी झुका हुआ था और उसका सिर नीचे था। झाओ को देखने से डर रहा था। यह अध्याय नवंबर ALBean.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। झाओ ने जब एन की शक्ल देखी तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसे यह पसंद नहीं था जब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। हालांकि एन अब गुलाम नहीं थी, फिर भी वह वैसा ही व्यवहार करता था। एन, ऊपर देखो, तुम्हें याद रखना होगा कि अब तुम बूढ़ा कबीले का हिस्सा हो। तुम एक आजाद आम नागरिक हो। बाद में जब भी तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें हमारे कबीले के लिए अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोनी चाहिए। घुटने टेक कर गुलाम की तरह व्यवहार मत करो, इससे लोग हमारे बूढ़ा कबीले को नीची नजर से देखेंगे। ये देखकर कि झाओ क्रोधित लग रहा था, डेजी और एन झुक गईं। कृपया मास्टर, हमें सजा दीजिए। झाओ ने आह भरी। उसने अभी क्या कहा? खड़े हो जाओ, अपने घुटनों से उठो। दोनों खड़े हो गए और झाओ ने देखा कि एन की पीठ यथासंभव सीधी थी। एन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम कोई राजमिस्त्री का काम जानती हो? एन ने तुरंत कहा, हाँ गुरुजी, मेरे पिता एक राजमिस्त्री थे। मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। हालांकि मैं बहुत कुशल नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ चीजें बना सकती हूँ। झाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। मैं तुम्हें एक चित्र देने जा रहा हूँ। देखो कि तुम इसे बना सकते हो या नहीं। अगर तुम बना सकते हो तो तुरंत कुछ लोगों को पत्थरों की खदान के लिए संगठित करो। मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए। एन का दिल धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह झुका। हाँ मास्टर। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 32 बीज बोना। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। बीज बोना। खेलायतन 00146 टू स्क्रीन। अध्याय 32 बीज बोना। झाओ ऊपर अध्ययन कक्ष में गया, उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी गए। अध्ययन कक्ष वह जगह थी जहां ग्रीन ने कुछ किताबें तैयार की थीं। हालांकि वहां बहुत सारी किताबें नहीं थीं, लेकिन कलम और कागज की कोई कमी नहीं थी। पेन को देखकर झाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये जानवरों की हड्डियों से बनी एक अद्भुत चीज थी, जिसकी नोक धातु से बनी थी, जैसे कि प्राचीन और आधुनिक के बीच किसी तरह का संयोजन हो। हालांकि कागज ऐसा कुछ नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके। झाओ ने कल्पना की थी कि कागज सफेद होगा, लेकिन यह वास्तव में पीला था। ये क्राफ्ट पेपर जैसा लग रहा था, जिसे झाओ ने बचपन में देखा था। एडम की यादों में यद्यपि कामुक सुख के क्षण थे, लेकिन कागज पर लिखने के लिए बहुत कम था, जिससे पता चलता कि एडम किस तरह का चरित्र था। झाओ ने कलम उठाई और कागज पर सरल आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। जब उसने कलम बनाना समाप्त किया तो उसने कलम एन को दे दी। एन ने चित्र को देखा और कहा, गुरुजी, मैं इसे बना सकती हूँ। हालांकि यह बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही बनाया है। इससे झाओ को भरोसा हो गया। अच्छा काम करो। फिर वह मेघ की ओर मुड़ा। मेघ, तुम 40 आदमियों को एन के साथ पहाड़ पर ले जाने का प्रबंध करोगी। बचे हुए आदमियों को कुछ खरपतवार इकट्ठा करने जाना चाहिए, जबकि महिलाएं डेजी से खरपतवार बुनना सीखेंगी। उम्मीद है वे अपने घरों की खिड़कियों पर टांगने के लिए पर्याप्त चटाई बनाने में सक्षम होंगी। और अगर गुलामों को जमीन पर सोने से बहुत ठंड लगती है तो तुम मकई के डंठल ले लो और उन्हें गुलामों के सोने के लिए जमीन पर बिछा दो। हमारे पास बिस्तर सहित बहुत कम आपूर्ति है। अगर वे जमीन पर सोए तो वे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मकई के डंठलों की कुछ परतें बिछाकर बिस्तर के रूप में काम चलाया जा सकता है। झाओ ने फिर सोचा कि क्या कुछ और भी है जो वह बताना भूल गया। इसके अलावा अगर कोई गुलाम तुम्हें अपना हुनर दिखाता है तो तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद झाओ और बाकी सभी लोग स्टडी से बाहर आ गए। वे लिविंग रूम में चले गए जहां उनकी मुलाकात मीरन से हुई, जिसने उन्हें बताया कि नाश्ता तैयार है। टेबल पर झाओ ने मीरन को बताया कि उसने आज के लिए क्या व्यवस्था की है। मीरन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे विश्वास था कि झाओ ने जो किया वह जीवन को बेहतर बनाएगा। नाश्ते के बाद मेघ ने तुरंत वही किया जो झाओ ने कहा था। उसने महिलाओं को घास की चटाई बनाने के लिए इकट्ठा किया, साथ ही कुछ लोगों को इनके पीछे पीछे भेजा ताकि वे ऐसे पत्थर ढूंढ सके जो चक्की के पत्थर के लिए डिस्क बनाने के लिए उपयुक्त हों। महल में सभी को कड़ी मेहनत करते देख झाओ और मीरन भूमिगत झील पर गए और घाटी की यात्रा की। इस बार सिर्फ वे दोनों ही थे। हालांकि कोई खतरा नहीं था। मीरन ने सोचा कि एक व्यक्ति कम होने से यह आसान होगा। वे शीघ्र ही घाटी में पहुंच गए। यद्यपि झाओ ने कल यहाँ भूमि में सुधार किया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ क्योंकि वह प्रतिदिन केवल एक न्यू भूमि ही सुधार सकता था। आज भूमि सुधार का काम पूरा करने के बाद मीरन ने कहा, मालिक, कल हमें दासों से यहाँ की मिट्टी जोतनी चाहिए ताकि हम कुछ पौधे लगा सकें। झाओ ने अपना सिर हिलाया। वह इस जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल एक परीक्षण के लिए करना चाहता था। वह पहली बार उस समय को नहीं भूला जब उसे छोटे फावड़े से संकेत मिला था, जिसमें उसे बताया गया था कि इसे अंतरिक्ष से बाहर ले जाया जा सकता है। वह देखना चाहता था कि अगर वह इसे बाहर ले जाता है तो क्या यह अभी भी उसके नियंत्रण में रहेगा। अगर ऐसा है तो वह हर रोज जमीन जोतने में सक्षम होगा। झाओ को अपना सिर हिलाते हुए देखकर मीरन को पता चल गया कि वह स्वयं कुछ करने जा रहा है। एक विचार के साथ एक छोटा फावड़ा तुरंत अंतरिक्ष से बाहर निकल आया। बिना रुके उसने जुताई शुरू कर दी और फिर बुवाई की। फिर उसने मकई के बीजों के बारे में सोचा और बीज भी अंतरिक्ष से बाहर निकल गए, जमीन में उन जगहों पर गिर गए जहां बोया गया था। बीजों को दफनाने के बाद झाओ को आश्वस्त महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे एक समस्या का पता चला। उसने पाया कि फावड़ा और बीज खेत की जमीन की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही वह उनके साथ कुछ भी जटिल काम नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए फावड़ा केवल जुताई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और किसी और काम के लिए नहीं, और बीज केवल जमीन में ही जा सकते थे और कहीं और नहीं। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या पानी मिट्टी को सुधारने के अलावा कुछ और भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झाओ को असंतोष महसूस हुआ। अगर वह अपने दिमाग से पानी के काम को बदल सकता तो शायद वह इसे एक आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। दुर्भाग्य से वह केवल मिट्टी को पानी दे सकता था। हालांकि झाओ संतुष्ट नहीं था, लेकिन मीरन बहुत हैरान थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झाओ खेती के लिए इस तरह का तरीका अपना सकता है। वह भगवान जैसा था। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद 10 एकड़ जमीन पर पौधे रोपे गए। फिर छोटा फावड़ा तुरंत वापस अंतरिक्ष में चला गया। हालांकि यह सिर्फ 10 एकड़ जमीन थी, फिर भी झाओ को आज के काम से बहुत संतुष्टि मिली। फिर उसे कुछ सूझा और वह मीरन की ओर मुड़ा। दादी मीरन, क्या आप इस जगह पर पानी डालने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग कर सकती हैं? मीरन ने अपने सदमे से उबरते हुए अपना सिर हिलाया, फिर वह पूल के किनारे चली गई।
एक मंत्र का उच्चारण करते हुए पूल से पानी की भाप का एक ढेर ऊपर उठा और फिर हवा में इकट्ठा हो गया। अंत में हल्की बारिश हुई। झाओ एक बार फिर जादू से चकित हो गया। उसे महसूस हुआ कि कृत्रिम बारिश पैदा करना सचमुच आश्चर्यजनक बात है। दरअसल झाओ को यह नहीं पता था कि सभी जादूगर ऐसा नहीं कर सकते। मीरिन की तरह केवल एक वरिष्ठ जादूगर ही ऐसा कर सकता था। ये पूरक जादू था, आक्रामक नहीं। आक्रामक जादू बहुत सरल था। मीरिन के नियंत्रण में जैसे ही मिट्टी गीली हुई, उसने तुरंत अपना जादू रोक दिया। झाओ ने खेत की जमीन को संतुष्टि के भाव से देखा, फिर वह मीरिन की ओर मुड़ा। दादी मीरिन, अंतरिक्ष के अंदर की तरह यहाँ फसलें इतनी जल्दी नहीं पिकती, इसलिए हम यही कर सकते हैं। हमें वापस जाना चाहिए। खेत की जमीन को बेहतर बनाने के लिए मैं एक दिन में इतना ही कर सकता हूँ। मीरिन ने सिर हिलाया और फिर उसके पीछे गुफा में चली गई। जब वे पानी के ऊपर यात्रा कर रहे थे, झाओ को उम्मीद थी कि एक दिन वे नाव से पानी के ऊपर जा सकेंगे। लेकिन उनके पास नाव बनाने के लिए बहुत सी चीजें नहीं थी, इसलिए वह केवल उम्मीद ही कर सकता था। दोनों अभी झील के दूसरी ओर गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। झाओ और मीरिन जांच करने गए और पाया कि गुलाम खदानों से पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे। झाओ जल्दी से वहां गया। उसने पहले पत्थर को देखा, लेकिन निश्चित रूप से वह ये नहीं बता सका कि पत्थर अच्छा है या बुरा। वह बस ये देखना चाहता था कि पत्थर काफी बड़ा है या नहीं। यह अध्याय नवंबर ALBean.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। पत्थर करीब 5 मीटर ऊंचा था और उसका व्यास करीब 3 से 5 मीटर था। इसे देखकर लगता था कि इसका वजन हल्का नहीं था। उन्होंने पत्थर को खदान से बाहर निकालने के लिए उसके चारों ओर बहुत सारी रस्सियां बांधी हुई थीं। झाओ ने जल्दी से कहा, पत्थर नीचे रख दो, मैं इसे वापस महल में ले आऊंगा। तुम सब और पत्थरों की तलाश के लिए खदानों की खोज जारी रखो। गुलाम हैरान थे। वे जानते थे कि पत्थर कितना भारी था। वह इसे अकेले कैसे उठा सकता था। इससे कोई मदद नहीं मिली कि झाओ ने यह नहीं बताया था कि वह जगह का इस्तेमाल करने जा रहा था। यद्यपि वे समझ नहीं पाए, फिर भी उनमें उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पत्थर को जमीन पर रख दिया और रस्सी हटा ली। रस्सी खुलते ही झाओ ने अपना हाथ हिलाया और पत्थर उसके स्थानिक खलिहान में रख दिया गया। दास इस चमत्कारी क्षमता को देखकर दंग रह गए। हालांकि महाद्वीप में ऐसी वस्तुएं थीं जो ऐसा कर सकती थी, लेकिन वे चीजें आमतौर पर केवल बड़े रईसों के पास ही होती थीं। यहाँ तक कि छोटे रईस भी इसे खरीद नहीं सकते थे। दासों ने इसके बारे में सिर्फ सुना था और वास्तव में कभी किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उन्हें लगा कि झाओ ने जादू का इस्तेमाल किया है, इसलिए वे सभी अपने दिलों में बहुत उत्साहित थे। तो हमारा मालिक एक शक्तिशाली जादूगर था, यही वे सब सोच रहे थे। झाओ नहीं रुका। मीरिन के साथ वह महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने पहाड़ में कई पुरुष दासों को खरपतवार काटते हुए देखा। झाओ ने खरपतवारों को ले जाने में उनकी मदद नहीं की। चूंकि वे बहुत ढीले और हल्के थे, इसलिए उन दासों को खरपतवारों को अपने आप वापस लाने में सक्षम होना चाहिए। अंत में वे महल में वापस आ गए। महल के चौक में उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं, मेग और डेजी के साथ घास की चटाई बुन रही हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 33 मंथन। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। मंथन। खेलायतन 00137 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 33 मंथन। काम करते समय महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन आशा से भरा था और इससे उन्हें हर दिन कुछ न कुछ मिलने का एहसास होता था। झाओ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ महिलाएं मकई के डंठल ले जा रही थीं। झाओ इन गुलामों से कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं रखता था। आखिरकार उन्हें बुड्ढा कबीले के प्रतीक द्वारा ब्रांड किया गया था, इसलिए अब उनका भाग्य बुड्ढा कबीले के साथ जुड़ा हुआ था। उनसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तक गुलामों ने झाओ की जादुई क्षमताओं को थोड़ा बहुत अपना लिया था। जब उसने मकई के डंठल निकाले तो उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। महिला दासों को मकई के डंठल ले जाते हुए देखकर उसने उनसे कहा, जब तुम इन्हें फर्श पर बिछाओगी तो तुम इन्हें बिस्तर के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। इसके अलावा तुम इनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए भी कर सकती हो। लेकिन चूंकि मकई के डंठलों में अभी भी कुछ नमी है, इसलिए उन्हें जलाने से पहले उन्हें सुखा लेना सबसे अच्छा है। इस बार झाओ की बातें सुनने के बाद दासियां घुटने टेकने की जल्दी में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेघ ने उनसे बात की थी। वास्तव में झाओ ने जो अनुमान लगाया था उसके विपरीत यह मेघ की वजह से नहीं था। हालांकि मेघ एक नौकर थी, लेकिन यह मत भूलिए कि उसका दर्जा एक आम नौकर से कहीं ज्यादा था, भले ही बुड्ढा कबीले को मजबूरन दबा दिया गया हो। बहुत कम गुलाम उसकी तरफ देखने की हिम्मत कर पाते थे, इसलिए उसके साथ घुलना मिलना मुश्किल था। दासों में बदलाव का कारण डेजी थी। हालांकि झाओ द्वारा उसका दर्जा बहाल करने के कारण डेजी एक आम महिला बन गई थी, लेकिन वह 2 साल तक एक दास भी रही थी। दासों की नजर में उसके साथ रहना आसान था। मुख्य बात यह थी कि भले ही उसकी स्थिति बहाल हो गई थी और अब उसके पास अपना कमरा था, फिर भी वह उनके साथ काम करती और मजाक करती, इसलिए दासों को डेजी की बातों को किसी और की तुलना में स्वीकार करना अधिक आसान लगा। महाद्वीप में गुलामों की स्थिति सबसे निम्न थी, यहाँ तक कि कुछ मालिक उन्हें कुत्तों से भी कम समझते थे। उन्होंने ये भी सुना था कि कैसे एक कुलीन परिवार 100 गुलामों को मारने से ज्यादा अपने मरते हुए कुत्ते की परवाह करता था। इससे पता चलता है कि गुलाम कितने निम्न स्तर के थे। यही कारण था कि दासों का कुलीन वर्ग या किसी अन्य उच्च पद वाले व्यक्ति से अच्छा संबंध नहीं था। उनके लिए कुलीन वर्ग की बातों पर विश्वास करना कठिन था। लेकिन डेजी की पहचान बहुत खास थी। वह एक गुलाम थी, लेकिन उसे एक आम नागरिक के रूप में बहाल भी किया गया था। साथ ही डेजी बहुत ईमानदार थी, इसलिए वह गुलामों से बात कर पाती थी और वे उसकी बातें मान लेते थे। भले ही वे दास हों, लेकिन महिलाएं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बातचीत करती थीं। डेजी के साथ काम करते समय वे उससे झाओ के बारे में बातें पूछती थीं और वह उनसे कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने जो कहा उसे सुनकर वे बहुत हैरान हो गईं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ इतना अच्छा इंसान हो सकता है। उसने बताया था कि झाओ को यह पसंद नहीं था जब लोग उसके सामने घुटने टेकते थे। ये तथ्य कि वह इन दिनों अधिक दयालु हो गया था, गुलामों को उससे कम सावधान करता था। सत्यता से कहूं तो झाओ को इसकी अनोखी कीमत नहीं थी। भले ही वह आधुनिक युग से आया था, लेकिन उसके पास एडम की याददाश्त भी थी, इसलिए हालांकि उसे लोगों के सामने सोने की तकनीक की आदत नहीं थी, फिर भी वह इसे स्वीकार कर सकता था। हालांकि जब लोगों के मस्तिष्क के बल ने अपना स्थान नहीं पाया, तो उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। मेरिन और झाओ मेघ का नामकरण करने के लिए चौक पर गए थे। उसके बाद उसने बगल में एक खाली जगह पर चौका लगाया, जहां से उसने पत्थर निकाला था। झाओ ने फिर मुड़कर देखा कि गुलाब के फूल की चटाई बुन रहे हैं।
जाहिर है वे जीविका के लिए ये काम करने में असमर्थ थे। उनके हाथ के सिद्धांत थे और वे इस कौशल को जल्दी से सीखने में सक्षम थे। जमीन पर सभी लोगों को चारों ओर से घास फूस के ढेर से घेर लिया गया था, जिससे उनकी दृष्टि लगभग अवरुद्ध हो गई थी। उन्हें इस तरह देखना, झाओ कुछ दृश्य से खुद को रोक न सका। काओ चुआन जी जियान। ये कहानी थी कि कैसे जूगे लियांग ने काओ काओ से तीर चुराए, पुआल की नावों और बेजुकाओं का इस्तेमाल किया। भूसे की नवीनता। तब झाओ को आखिरकार याद आया कि उसने अपने पिछले जीवन समाचारों में कुछ देखा था। किसी ने प्रशांत महासागर को पार करने के लिए घास से नाव बनाई थी। हालांकि याद नहीं था कि पागल आदमी सफल हुआ था या नहीं, लेकिन उसे कम से कम एक बात तो पक्की थी, तुम घास से नाव बना सकते हो। झाओ हौसला में इधर उधर भागा। अगर वह ऑटोमोबाइल का प्रयोग कर पाता तो नाव बनाने की समस्या हल हो जाती। वह खुद ही घाटी तक पहुंच पाता है। इस विचार ने झाओ को और भी उत्सुक कर दिया। हालांकि उसके बगल में मीरिन डरी हुई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ यहाँ वहाँ क्यों भाग रही है। मास्टर, तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? झाओ ने अपहरण कर लिया और देखा कि मीरिन उससे घूम रही थी। उसने पलटकर देखा और निश्चित रूप से बाकी सभी लोग भी उसके पास थे। झाओ शर्म हो गई और जल्दी से बोला, दादी मीरिन, आप और मेग और डेजी मेरे साथ लिविंग रूम में आए। मुझे कुछ पता चला है। मीरिन को नहीं पता था कि झाओ क्या कर रहा है, लेकिन अगर वह इसके बारे में सोचता है तो उसे विश्वास है कि यह एक अच्छी बात होगी। उन्होंने जल्दी से डेजी और मेग को अपने साथ लिविंग रूम में बुलाया। झाओ लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था और आदतन अपना माथा छू रहा था। वह तभी रुका जब तीन के अंदर आ गया। आओ और बैठो, मुझे कुछ कहना है। तीन लोग झाओ के सामने हो गए, लेकिन सीट की पहचान नहीं मिली। झाओ मुस्कुराया, फिर खुद बैठ गया और उन्हें भी ऐसा करने के लिए इशारा किया। कृपया बैठ जाओ। तीनों आखिरकार बैठ गए, लेकिन वे अपनी पीठ सीधी करके बैठे थे और डेजी भी नीचे देख रही थी। तीनों की ओर देखते हुए झाओ ने कहा, दादी मीरिन, मुझे अचानक एक तरीका सूझा कि हम घाटी तक पहुंचने के लिए नाव कैसे बना सकते हैं। अभी हमारे पास नाव बनाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं है, लेकिन जब मैंने खरपतवारों का ढेर देखा तो अचानक मेरे मन में आया, हम खरपतवारों से नाव क्यों नहीं बना सकते। वे सब उसे घूर रहे थे, यहाँ तक कि डेजी ने भी ऊपर देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने खरपतवार से नाव बनाने के बारे में सुना था। मीरिन अनिश्चित थी। मास्टर, क्या ये हो सकता है? झाओ मुस्कुराया, हाँ, ये निश्चित रूप से हो सकता है। हमें बस बहुत सारी खरपतवारों की जरूरत है और उन्हें एक साथ जोड़ना है, और शायद थोड़ी रस्सी भी। पहाड़ी खरपतवार बहुत सख्त होते हैं, इसलिए नाव बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेग और डेजी इसे बनाने की कोशिश करने के लिए दासों का नेतृत्व करेंगे। डरो मत अगर इसे बनाने में कुछ प्रयास करने पड़े। उद्धरण चिन्ह। मीरिन ने झाओ के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा और भले ही उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपने दिल में सोचा कि भले ही यह काम न करे, लेकिन सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वे कुछ खरपतवार और रस्सी खो देंगे। झाओ ने आगे कहा, मेग, अध्ययन कक्ष में आओ। मैं तुम्हें खरपतवार नाव के डिजाइन के लिए कुछ योजनाएं दूंगा। मेग जल्दी से ऊपर की ओर चली गई और उसके पीछे चली गई। एक बार जब वे अध्ययन कक्ष में थे तो झाओ ने स्मृति से एक खरपतवार की नाव बनाई। डिजाइन बहुत जटिल नहीं था। यह अरब के जूतों की तरह दिखता था, जिसका अगला सिरा ऊंचा झुका हुआ था और पिछला सिरा अपेक्षाकृत सपाट था। कुल मिलाकर इसका तल मोटा था और इसे ठोस बनाने के लिए बीच में रस्सी से बांधा गया था। उन्होंने इसे मेग के लिए एक संदर्भ के रूप में बनाया। जब झाओ ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने कागज मेग को दे दिया। शायद नाव ऐसी ही दिखती है। देखो कि क्या तुम इसके अनुसार नाव बना सकते हो। एक से ज्यादा बार कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेग चित्र को पकड़े हुए चली गई। अकेले रह जाने पर झाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसकी नजर अध्ययन कक्ष में रखी किताबों पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। सौभाग्य से, हालांकि एडम एक गुंडा था, फिर भी वह एक कुलीन परिवार का बच्चा था, इसलिए उसे पढ़ना सिखाया गया। अन्यथा झाओ अनपढ़ होता। झाओ ने किताबें देखी। उनमें कुछ इतिहास की किताबें और युद्ध कला की किताबें थीं, जिनमें जादू या मार्शल आर्ट के बारे में लिखा हो सकता है। झाओ ने सबसे पहले एक इतिहास की किताब उठाई, लेकिन उसके अंदर देखने पर उसे चक्कर आने लगा। किताब के कुछ हिस्से बाइबल की तरह लिखे थे, जबकि कुछ हिस्से ऐसे लिखे थे जैसे कोई परीक्षा हो। किताब को समझना बहुत मुश्किल था, जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। इतिहास की किताब के 2 पन्ने पढ़ने के बाद झाओ ने उसे एक तरफ फेंक दिया और फिर एक विविध पुस्तक उठाई। यह विविध पुस्तक एक व्यक्तिगत यात्रा डायरी लग रही थी और इसमें महाद्वीप की बहुत सारी परंपराओं और किंवदंतियों को दर्ज किया गया था। ये झाओ के स्वाद के बिल्कुल अनुकूल था और वह इसे ध्यान से पढ़े बिना नहीं रह सका। जिज्ञासा झाओ बहुत देर से अध्ययन कक्ष से बाहर नहीं आई थी, इसलिए मीरिन और मेग उसे देखने के लिए अंदर गए। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने स्टडी रूम के दरवाजे से बाहर देखा तो उन्होंने किताब से गंभीर भाव देखा। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास, खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 34, विद्वान, खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। विद्वान, खेलायतन 00134 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 34, विद्वान। मीरिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एडम, पढ़ना। उसे अच्छी तरह पता था कि एडम को बचपन में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ऐसा तभी करता था जब उसके पिता उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। हालांकि झाओ ने हाल ही में कुछ आश्चर्यजनक चीजें की थी, लेकिन मीरिन ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अधिक समझदार हो गया था, जो कि पढ़ने से प्रेम करना सीखने के समान नहीं था। वह नहीं जानती थी कि अपने पिछले जन्म में झाओ एक ओटाकू था जिसे किताबें बहुत पसंद थीं। कुछ दिनों पहले उसने पढ़ना शुरू नहीं किया था। इसका कारण यह था कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसे कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका मूड नहीं था। झाओ ने मीरिन पर ध्यान नहीं दिया। वह किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि किताब में सिर्फ विविध विषय थे, लेकिन सीखने के लिए बहुत सी चीजें थीं, जिनमें से ज्यादातर परंपराएं थीं, जो झाओ के लिए बहुत उपयोगी थीं। एडम परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था और उसने महाद्वीप के बारे में बहुत सी बातें जानने की जहमत नहीं उठाई। पुस्तक के अनुसार महाद्वीप काफी बड़ा था, जिसका नेतृत्व 5 साम्राज्यों द्वारा किया जाता था, बड़े और छोटे, जिसमें कुल 32 देश शामिल थे। ये और कुछ छोटी बस्तियां इस विशाल क्षेत्र का वर्णन करती हैं। अक्सू साम्राज्य के साथ साथ, जिसमें झाओ था, रोसेन साम्राज्य, लियोन साम्राज्य, बुद्ध साम्राज्य और ब्लू राजवंश साम्राज्य भी थे। झाओ के पास अब ब्लैक वेस्ट में एक जागीर थी, जिसे महाद्वीप ने बहुत पहले ही त्याग दिया था। इसके पीछे कैरियन दलदल था, जो 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था, और ऐसी चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। महाद्वीप में अन्य 4 निषिद्ध क्षेत्र थे, राया हिल, उत्तरी ध्रुव, अग्निद्वीप और अंत में अंतिम एक गहन जादू का स्थान था, जहां किंवदंती है कि शैतान वहां रहता था।
लेकिन इन अफवाहों की कभी पुष्टि नहीं हुई। ये सभी स्थान, साथ ही सड़े हुए मांस से बने दलदल, जो अपने जहरीले मरे हुए आत्मिक जानवरों के लिए जाना जाता था, 5 निषिद्ध क्षेत्रों के रूप में जाने जाते थे। इन स्थानों के बारे में एडम की यादें धुंधली थी और इस विविध पुस्तक में उनके बारे में बहुत कम रिकॉर्ड थे, लेकिन झाओ के लिए यह पर्याप्त था। पिछले जन्म में आपको तब तक ओटाकू नहीं माना जाता था जब तक कि आप ऐसी दुनिया के बारे में कुछ न पढ़ लें जिसमें जादू, कल्पित बौने, ड्रैगन बौने और बहुत सी अन्य चीजें हों। ये सब पढ़ने के बाद झाओ ने और भी मन बना लिया कि उसे शांत रहना होगा। वह इस दुनिया के शक्तिशाली विशेषज्ञों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मीरिन के शक्तिशाली जल मंत्रों को देखने के बाद उसे शायद कुछ अंदाजा हो गया होगा। मीरिन जैसे शक्तिशाली लोगों से निपटना आसान नहीं होगा। झाओ ने धीरे से किताब नीचे रख दी। हालांकि बहुत सी चीजें ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन अब उसे इस दुनिया की बेहतर समझ हो गई थी। ये दुनिया उन घटिया लिखे उपन्यासों जैसी नहीं थी जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे, जहां जादूगरों के पास नजदीकी युद्ध की कोई क्षमता नहीं थी और योद्धा दूर से हमला नहीं कर सकते थे। ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग थी। जादूगर का शरीर योद्धाओं जितना मजबूत नहीं था, लेकिन अगर वे सरल मंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जादू के पहले 3 स्तरों में, तो वे इसे तुरंत कर सकते हैं। लंबे मंत्र का जाप करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए योद्धा लड़ाई में उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर योद्धाओं को इससे कोई शिकायत भी हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे आसानी से लड़ाई हार जाएंगे। यह मत भूलिए कि सबसे औसत योद्धा भी धनुष और तीर या भाले और अन्य लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। योद्धा की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। झाओ धीरे से खड़ा हुआ और सांस ली। विविध पुस्तक पढ़ने के बाद उसने तय कर लिया था कि कम महत्वपूर्ण होना सही था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि इस दुनिया में लोग कितने शक्तिशाली हैं। फिर वह अध्ययन कक्ष में खिड़की के पास गया, जो कागज के शटर से बंद थी। महाद्वीप में केवल कुछ आम लोगों के पास ही कागज के शटर थे, जबकि कुलीन लोगों के पास कांच की खिड़कियां थीं। लेकिन कांच की खिड़कियां बहुत महंगी थीं, ग्रीन उन्हें नहीं खरीदेंगे। झाओ ने खिड़की खोली और बाहर देखा। अध्ययन कक्ष 3वीं मंजिल पर था और रोशनी अच्छी थी। यहाँ से वह महल का चौक देख सकता था, जहाँ बहुत सी महिलाएं खरपतवार की चटाई बुन रही थीं। उन मेहनती लोगों को देखकर झाओ का दिल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे, भले ही वे एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे थे। इस बार झाओ को खुद से बहुत नफरत हुई, क्योंकि उसके पास इन लोगों की रक्षा करने की ताकत नहीं थी। वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि उन्हें अपने स्थानिक खेत में भागने दे, लेकिन आप हमेशा हर चीज से भाग नहीं सकते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मीरिन थी। मास्टर, लंच का समय हो गया है। झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि समय इतनी तेजी से बीत गया था, लेकिन बाहर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि लोग वापस खाने के लिए अंदर जा रहे थे। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मीरिन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। दादी मीरिन, आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई बात नहीं गुरुजी, अब खाने का समय हो गया है। झाओ ने सिर हिलाया और मीरिन के पीछे नीचे चला गया। मेग और बाकी सभी लोग पहले से ही डाइनिंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। सबके बैठ जाने के बाद झाओ ने अपने निर्देश देने का फैसला किया। वह ब्लॉकहेड की ओर मुड़ा। ब्लॉकहेड, तुम खरपतवार की नाव के साथ मीरिन की मदद करोगे। तुम्हें खरपतवार काटने के लिए लोगों का नेतृत्व करना होगा और अपनी ताकत से उनकी मदद करनी होगी। ब्लॉकहेड ने सिर हिलाया, फिर झाओ रॉकहेड की ओर मुड़ा। रॉकहेड, आप पत्थरों को खनन के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्थापित करने में मदद करेंगे। जब आप एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाते हैं तो मुझे वापस बुलाएं। इससे बहुत समय की बचत होगी। रॉकहेड ने सिर हिलाया, फिर झाओ एन की ओर मुड़ा। एन, तुम्हें खनन करते समय सावधान रहना चाहिए। सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। एन ने सिर हिलाया, फिर झाओ डेजी की ओर मुड़ा। डेजी, सबको सिखाती रहो कि खरपतवार की चटाई कैसे बुननी है। फिर तुम और सभी महिलाएं मीरिन के साथ खरपतवार की नाव बनाने जाएंगी, जो इतनी बड़ी होगी कि उसमें 1 दर्जन लोग बैठ सकें। असफल होने और खरपतवार बर्बाद करने से मत डरो। पहाड़ पर खरपतवारों की भरमार होनी चाहिए। डेजी ने सिर हिलाया, फिर झाओ ने मीरिन की ओर रुख किया। दादी मीरिन, आपने कहा था कि हमें पहाड़ी की चोटी पर एक गार्ड पोस्ट बनानी चाहिए, जहां से कैरियन बॉम्ब को देखा जा सके। इससे न केवल हम महल के आसपास की झलक पर ध्यान दे पाएंगे, बल्कि हमें किसी भी तरह से मेरे हुए आत्मा जानवर के लिए पहले से तैयार रहने में भी मदद मिलेगी। मीरिन ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, एक सुरक्षा समिति का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने समय से अधिक इसकी पुस्तक पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। झाओ से उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। चिंता मत करो दादी मीरिन, मैं करूँ उदाहरण। मीरिन और मेग ने हिला सिर, लेकिन ब्लॉकहेड और रॉकहेड कारखाने में थे। वे आदम के साथ बड़े थे, इसलिए जब उसने कहा कि वह पढ़ रहा है तो उन पर विश्वास न हुआ। चर्चा खत्म होने के बाद वे जल्दी ही खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद झाओ तुरंत अध्ययन कक्ष में चला गया। वह इस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। जब मीरिन ने झाओ को अध्ययन कक्ष में जाकर देखा तो उसकी अंतिम झलक दिखाई दी। हालांकि ये दुनिया सेना का सम्मान करती है, लेकिन विद्वान व्यक्ति का भी सम्मान किया जा सकता है। अक्सू साम्राज्य में भी राजा को पता था कि कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनमें से केवल विद्वानों को ही हटाया जा सकता है। यह एक कारण था कि मीरिन खुश थी। चौधरी झाओ ने शून्य का जल पी लिया था, इसलिए जादू और मार्शल आर्ट सीखना असंभव था, और उनका स्थान केवल जीवन बीमा के रूप में उपयोगी था क्योंकि इसमें लोग भाग ले सकते थे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्हें कर्मचारियों के सम्मान की भी आवश्यकता होगी। यदि आप जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते, तो यदि आप सम्मान चाहते हैं तो एकमात्र वैज्ञानिक विद्वान था। यह अध्याय नवंबर ALBean.co/m द्वारा अद्यतन किया गया है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 35 एक हमला। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। एक हमला। खेलायतन 00146 टू विदपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 35 एक हमला। हालांकि मीरिन एक्सू साम्राज्य से नाखुश थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन झाओ राजा की कृपा में वापस आ जाएगा। ये दर्शाता है कि बुडा कबीले को मजबूत माना गया था। लेकिन मीरिन को यह नहीं पता था कि झाओ शाही परिवार में वापस जाने का इरादा नहीं रखता था, न ही उसे पुराने कुलीन वर्ग से मान्यता पाने की परवाह थी। उन कुलीनों का उससे कोई लेना देना नहीं था, बस यही मायने रखता था कि उनके पास ताकत थी। यह मीरिन के लिए अलग था क्योंकि वह आक महाद्वीप में पली बड़ी थी। यहाँ उभरते हुए रईस भी पुराने कुलीन वर्ग से सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अन्यथा उन्हें सिर्फ अपस्टार्ट कहा जाता। लेकिन झाओ के पिछले जीवन में कोई कुलीन या राजा नहीं था।
जब तक आपके पास पैसा था तब तक आप जो चाहे कर सकते थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुलीन लोग उसे मान्यता देते हैं या नहीं। फिर भी उसे इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन करना था। बस इतना ही मायने रखता था कि वह जितनी जल्दी हो सके बुडा कबीले का विकास करे। अध्ययन कक्ष में वापस आकर उसे विविध पुस्तक पढ़ने की जल्दी नहीं थी। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और जादू और मार्शल आर्ट की पुस्तकें ढूंढी। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसने पाया कि जो लिखा गया था उसे समझना थोड़ा मुश्किल था। शिक्षक के बिना वह इसे पढ़कर नहीं सीख सकता था। साथ ही चूंकि उसने शून्यता का जल पी लिया था इसलिए वह वैसे भी जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था। इसलिए उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। आखिरकार झाओ ने फिर से उस विविध पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन जब वह उसे लेने गया तो उसकी नजर एक और पुस्तक पर पड़ी। ये सुलेख के बारे में थी। सुलेख पुस्तक ने कई प्रकार के लेखन उपकरणों से परिचित कराया जिससे जोआ को एहसास हुआ कि उनमें से प्रत्येक का अपना उपयोग था। ब्रश का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता था जो विशेष रूप से सुलेख के शौकीन थे। लेकिन इसका इस्तेमाल महान जादूगरों द्वारा भी किया जाता था जो अपेक्षाकृत बड़े जादुई स्क्रॉल बनाते थे। दूसरी ओर क्विल्स का उपयोग मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के जादुई स्क्रॉल पर छोटे स्ट्रोक बनाने के लिए किया जाता था। और फिर पेन था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ लिखने और नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। चूंकि पेन के कैप्सूल के अंदर स्याही रखी जा सकती थी इसलिए आप बहुत सारे शब्द लिख सकते थे जो बहुत सुविधाजनक था। लेकिन पेन का इस्तेमाल जादू के स्क्रॉल बनाने के लिए नहीं किया जाता था क्योंकि धातु की नोक जादू का खराब संवाहक थी। जादूगर आमतौर पर धातु की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। बेशक वहां कुछ खास धातुएं थीं जिनका इस्तेमाल जादू के साथ किया जा सकता था लेकिन वे बहुत महंगी थीं। कोई भी उनसे पेन बनाने को तैयार नहीं होगा। झाओ ने उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा और बताया कि वे कैसे अलग अलग हैं। उसने ये भी पढ़ा कि कैसे कुलीन लोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते थे। ये सब देखकर झाओ को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ। अपने पिछले जन्म में वह हमेशा सुलेख सीखना चाहता था। दुर्भाग्य से उस समय उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई शिक्षक। इसलिए उसकी इच्छा बेकार हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा। लेकिन अभी के लिए झाओ को केवल इन प्रकार के लेखन उपकरणों का उपयोग याद था। ब्लैक वेस्ट में जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ यह उम्मीद करना अवास्तविक था कि उसके पास सुलेख का अध्ययन करने का समय होगा। झाओ दोपहर को अध्ययन कक्ष में बैठा रहा तभी अचानक दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? रॉकहेड की आवाज आई, मास्टर, हमने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं और अब उन्हें ले जाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। झाओ ने किताब नीचे रखी और दरवाजा खोलने चला गया। चलो, उसने कहा। वह रॉकहेड के साथ चला गया। बाहर निकलते समय झाओ ने पूछा, क्या खनन ठीक चल रहा है? रॉकहेड ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर, एन को कई खदानें मिली हैं जिनका हम आसानी से दोहन कर सकते हैं। कोई लौहयस्क नहीं, लेकिन हमें चक्की बनाने के लिए सही पत्थर मिल जाने चाहिए। झाओ ने कहा, सुरक्षा पर ध्यान दें। कुल मिलाकर बुडा कबीले के पास बहुत कम लोग हैं। एक व्यक्ति की भी मौत हमें कमजोर कर देगी। सुनिश्चित करें कि वे कोई लापरवाही न करें। रॉकहेड समझ गया कि झाओ का क्या मतलब था। हालांकि दासों को उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था लेकिन उन्हें अधीरता के कारण बहुत जल्दी काम नहीं करना चाहिए। उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वे उन महिलाओं के पास से गुजरते हुए बातें कर रहे थे जो अभी भी चटाई बुन रही थी लेकिन उन्होंने डेजी या मेग को नहीं देखा। झाओ उनका अभिवादन करने नहीं गया बल्कि पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसके पीछे रॉकहेड भी था। उसने कुछ ऐसा देखा जो एक अस्थायी शेड जैसा दिख रहा था। शेड की ओर इशारा करते हुए झाओ ने पूछा, क्या ये शेड हमारे संतरी रहने के लिए है? रॉकहेड ने सिर हिलाया। हाँ, दादी मीरिन ने हमारी मदद की। छोटे शेड में 2 निगरानी उपकरण हैं। उन्हें हर 2 घंटे में बदल दिया जाता था। झाओ प्रभावित हुआ। मीरिन बुडा कबीले के लिए योग्य से भी अधिक थी। उसने संतरी को रखने के लिए सही जगह ढूंढी और उनके लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया। तभी अचानक एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता हुआ पहाड़ी से नीचे आया। हालांकि झाओ यह नहीं सुन पाया कि वह आदमी क्या चिल्ला रहा था लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल डूब रहा है। इसलिए वह तुरंत रॉकहेड की ओर मुड़ा। रॉकहेड, खदानों में जाओ और गुलामों से कहो कि वे महल में वापस आ जाएं। फिर ब्लॉकहेड और उसके लोगों को भी महल में वापस आने के लिए कहो। मैं मेघ की तलाश में जाऊंगा। गुरु, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे लेकिन आपको तुरंत महल में लौट जाना चाहिए। बुडा कबीला आपके बिना नहीं चल सकता। बकवास कम है, मैं बुडा कबीले का स्वामी हूँ। ऐसे समय में मैं कैसे डरकर छिप सकता हूँ? तुम जाओ और वही करो जो मैं तुम्हें बताऊं। वह वहां से जाने ही वाला था लेकिन तभी रॉकहेड झाओ के पैर से चिपक गया। मास्टर, आपको जल्दी से महल में वापस जाना होगा। बुडा कबीला आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो हम सबका अंत हो जाएगा। झाओ ने रॉकहेड की तरफ देखा जो जिद्दी हो रहा था। पिछली बार जब उसने झाओ की बात नहीं सुनी थी तब वह और उसका भाई अपनी तलवारें अपनी गर्दन पर रखे हुए थे। झाओ ने आह भरी। ठीक है, मैं महल में वापस आ जाऊंगा लेकिन तुम्हें सभी को सुरक्षित वापस लाना याद रखना चाहिए। रॉकहेड उसकी बात सुनकर खड़ा हो गया। अब तक वह उनके पास पहुंच गया था फिर वह उल्टी के बल बैठ गया। मास्टर, वहां बहुत सारे मरे हुए आत्मा जानवर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। नए उपन्यासों के लिए नोबलबन.com पर जाएं। क्या शेड में कोई लोग हैं? झाओ ने पूछा। एक तो है, आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। किसी को हमेशा नियमित रूप से दर्शन मिलते रहते हैं। झाओ नष्ट हो गया था। मूर्ख, वह नीचे क्यों नहीं आया? रॉकहेड, उस आदमी को पहाड़ी से नीचे जाने के लिए बुलाया गया। रॉकहेड ने दौड़ना शुरू कर दिया। जाओ मझोले के बल बैठे दास की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? उस समय के मालिक ने मुझे बताया था कि यह लाइन थी। लिन, महल में वापस जाओ और दादी मीरिन को ढूंढो। अगर वह वहां नहीं है तो जो लोग महल के अंदर जाने के लिए घास बुन रहे हैं उन्हें कहो, यह मेरा आदेश है इसलिए जल्दी जाओ। लिन ने आज्ञा का पालन किया। वह झूला झूलने वाले महल की ओर भागा। झाओ को अपने शरीर का पता था। वह बहुत तेजी से भाग नहीं सका इसलिए उसने किसी और को कॉल करने के लिए संदेश भेजा। दौड़ना भी शुरू हुआ लेकिन कुछ कदम चलने पर ही वह थक गई और उसकी सांस फूलने लगी। आखिरकार झाओ महल वापस आ गया। वह दासों को मिला जो अंदर स्लीपर पर काम कर रहे थे। हर कोई बेरोजगार दिख रहा था। इधर उधर देखने पर झाओ ने देखा कि मीरिन वहां खड़ी थी। मीरिन ने भी झाओ को देखा और उसने तुरंत अपना पेज बना लिया। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? झाओ ने कुछ गहरी सांसें ली फिर कहा, दादी मीरिन, यहाँ लोगों की संख्या गिनाई और सुनिश्चित करें कि गेट बंद करने से पहले सभी लोग महल में वापस आ गए।
मिरिन ने जल्दी से कहा, ठीक है मास्टर, लेकिन आपको रुकना और गिनती करनी चाहिए। मैं गेट पर जाऊंगा। उन्हें बाहर निकाला गया और उनके विरोध का कोई मौका नहीं दिया गया। झाओ ने मिरिन की पीठ पर नजर डाली। उसने फिर से अपनी प्राइवेट रख रही थी, हमेशा उसे सबसे सुरक्षित जगह पर लिखा था। वह बहस करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वे केवल बाधा डालेंगे। उन्होंने पलटकर महल के अंदर देखा, जहां 30 से ज्यादा महिलाएं खड़ी थीं, जो अब तक यहां तक केवल सील वाली महिलाएं थीं। लाइन में रहो, हो जाओ, झाओ ने कहा। दास तुरंत पंक्ति में स्थिर हो गए, उनकी गति झाओ की आशाओं से कहीं अधिक थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 36 आत्मिक जानवरों की सेना। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। आत्मिक जानवरों की सेना। खेलायतन 0-140 विदेपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 36 आत्मिक जानवरों की सेना। झाओ को पता चला कि ये गुलाम कभी स्कूल नहीं गया था, फिर भी उन्होंने 2 साफा सुथरी डिटेल में इतनी जल्दी अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। ये झाओ के पिछले जीवन में स्कूल में किए गए काम से ज्यादा बुरा नहीं था। गुलामों की कतर की दार झाओ की उम्मीदों से ज्यादा कहीं थी, इसलिए उसने उन्हें हैरान कर देने वाला देखा। इन गुलामों को बचपन से ही पढ़ाया गया था, लगभग सहज लालसा से सावधान रखा गया। जब गुलाम काम पर चले गए और फिर वापस आ गए, तो उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया गया ताकि वे गुलामों की संख्या बताएं। ये तरीका किसी को चुपचाप से रोकने के लिए था, लेकिन झाओ को यह नहीं पता था, इसलिए जब गुलामों ने जल्दी से लाइन लगा ली, तो वह एक पल के लिए रुक गया। लेकिन फिर वह संभल गया और इस बारे में ज्यादा कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। गिनो, उसने कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकला, गुलामों ने सहजता से गिनती शुरू कर दी और अंत में 30-4 पर आ गई। इसका मतलब यह था कि वहां 34 महिला दासी और लिन एकमात्र पुरुष दासी थी। झाओ ने सिर हिलाया। मुझे अभी पहाड़ी से संदेश मिला था कि बड़ी संख्या में मरे हुए आत्मा जानवर साड़े हुए हैं जो बोम से बाहर निकले हैं। वे शायद महल की ओर आ रहे हैं और वहां पर युद्ध हो सकता है, इसलिए यहां पर खतरा रहेगा। महिला दासियां डरी हुई मुद्रा में बनी। यदि कोई मानव सेना आक्रमण करती है, तो उन्हें डर नहीं। जब तक वे प्रतिरोध नहीं करते, तब तक आमतौर पर किसी भी दास को नहीं मारता, क्योंकि दास को पैसे के लिए पकड़ा जा सकता था। इसलिए ईमेल समय वे सुरक्षित रहता है। लेकिन इस बार उन पर मरे पर आत्मिक हमले द्वारा हमला किया जा रहा था। उनके लिए पैसे का कोई उपयोग नहीं था। उनकी दृष्टि में कुलीनता दासों से अलग नहीं था। लोग ऐसे थे जिनके पास कोई शिष्टाचार नहीं था। बाहर से कुछ और दासियां आईं और वे भी डेजी थीं। झाओ ने उन्हें अमेजन तक पहुंचाया, यहां तक कि डेजी को भी, जिसमें कुल 3 लोग हो गए। सभी दासियां वापस आ गईं। हालांकि डेजी और दासियां वापस आ गईं, लेकिन मेग अभी भी वहां थी, संभावना पर ब्लॉकहेड की सहायता कर रही थी। झाओ ने महल नहीं छोड़ा। उसे पता था कि वह मिरिन के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं कर सका। उसने डेजी की ओर मुचा और बोला, डेजी, अब से तुम गुलामों की देखभाल करो। उन्हें यहीं इधर उधर मत दो। फिर वह गुलामों की ओर मुड़ा। मैं कुछ लेना चाहता हूँ। तुम सब देसी की बातें सुनो, भागो मत। महल में एक आवासीय भंडार था, जहां ग्रीन अपनी सारी आपूर्ति करती थी और अवशेष झाओ जाता था। उसने सभी आपूर्तियों को अपने स्थान पर लोड किया ताकि मृत आत्मा के तारों को टूटने से बचाया जा सके। थोक भंडार वास्तव में बहुत शानदार था। झाओ वहां केवल एक पल के लिए रुका था, फिर वह ऊपर की ओर भाग गया जहां अध्ययन कक्ष था। सबसे महत्वपूर्ण चीज वे क्यूट वॉट। ग्रीन ने दासों को प्रशिक्षण देने के लिए विकेट लाई है, अन्यथा वह जादू और मार्शल आर्ट पर इतनी सारी चीजें क्यों लाते हैं। वे पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण थीं, वे झाओ की इस दुनिया को समझने की कुंजी थी और वे बुडा कबीले के सिद्धांतों को सीखने में मदद कर सकते थे। एक बार जब वह अध्ययन कक्ष में पहुंचा, तो उसने सब कुछ अपने स्थान पर रख लिया। स्थानिक खलिहान में वास्तव में कोई सीमा नहीं थी और अभी भी उसके भीतर नींव की मात्रा के साथ तनाव नहीं था। झाओ ने अभी अध्ययन से सभी कुछ सभा को समाप्त किया था कि उसी समय उसे एक उद्देश्य दिया गया था। यह मीरिन थी। झाओ जल्दी से नीचे की ओर भागा। मीरिन वापस आ गया था और बाकी सभी भी। महल में सभी लोगों को देखकर झाओ को मिली राहत का एहसास। दादी मीरिन, क्या सभी वापस आ गए हैं? उसने पूछा। मीरिन ने सिर हिलाया। सब लोग वापस आ गए हैं। महल का दरवाजा बंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आत्मा के जानवर बंद हो जाएंगे या नहीं। गुरु, आपको अपनी जगह पर जाना चाहिए। झाओ ने अपना सिर हिलाया। कोई सूर्योदय नहीं है, दादी मीरिन। चलो महल की दीवारों के बाहर और अच्छे तरह से दिखते हैं। मैंने पहले कभी मरे हुए आत्मा की आत्मा को नहीं देखा है। मीरिन चिंता का विषय। मालिक, ये बहुत खतरनाक है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? कुछ नहीं, झाओ ने कहा। मैं बस उन मरे हुए आत्मिक शेरों को देखना चाहता हूँ, खास तौर पर उनकी संख्या पर। अगर उनकी संख्या कम है, तो हम उन्हें दिखा सकते हैं। मीरिन एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह आदर्श वैसा ही था जैसा झाओ ने कहा था। उसे अपनी रचना पर भरोसा था, इसलिए यदि वास्तव में कुछ संख्या में मरे हुए आत्मा जानवर थे, तो वह अपनी भूमिका निभा सकता था। झाओ ने डेजी और एन को आने के लिए साइन किया। तुम दोनों गुलामों पर नजर डालते हो, उन्हें इधर उधर भटकना मत दो। इसके बाद झाओ मीरिन महल की दीवारों की ओर चला गया, जबकि ब्लॉकहेड और रॉकहेड उसके बगल में चले गए और मेग उसके पीछे था। उनका पीछा करने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। झाओ के बारे में यह बहुत स्पष्ट था। यदि वे उसका पीछा नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए दीवारों तक कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। मीरिन ने यह नहीं सोचा था कि मरे हुए आत्मिक जानवर बहुत तेजी से थे, लेकिन जब वे दीवार पर पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे जानवर पहले ही पहाड़ी की नींव तक पहुंच गए थे। सबसे आगे क्विज जेस्ट्रेलर का एक ग्रुप था, लगभग 1 मीटर वजन और 3 मीटर वजन, छोटे हरे रंग के बाल और लंबी पूंछ। उनके पीछे के सांपों का एक बड़ा समूह था। वहां अनगिनत पुराने थे, बड़े और छोटे। कुछ काले हरे थे, कुछ लाल थे और कुछ बहुत ही रंगीन थे। रंगीन डायनासोर सबसे बड़े थे। प्रोफोलोजोटा 1 मीटर तक था। उन्हें दवा में नहीं लिया जा सकता था। उन सांपों के पीछे पीछे कई तरह के कीड़े थे, बहुत बड़े थे, यहाँ तक कि एक मकड़ी भी 1 से 2 मीटर चौड़ी थी। बेशक छोटे कीड़े भी थे, लेकिन उनकी हर हरकत लचीली और तेज थी। कीड़े भी रंग बिरंगे थे, जिससे पता चलता है कि वे बहुत जहरीले थे। झाओ का दिल बैठ गया, लेकिन सांपों की संख्या ज्यादा थी। इस समय तक सबसे आगे चूहे पहले ही महल में पहुंच गए थे। जाहिर है वे तैर सकते थे क्योंकि वे तुरंत पानी में डूब गए, जिससे पानी तुरंत खत्म हो गया। झाओ ने बुरा सा चेहरा बनाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि खाने में मछली क्यों नहीं थी। उन चेहरे ने नदी में जहर डाल दिया होगा। मीरिनो झा के पास। मालिक, हमें वापस जाना चाहिए।
यहाँ बहुत से सारे आत्मिक जानवर हैं जो मरे हुए हैं। झाओ ने सिर हिलाया और पहाड़ी की ओर देखा। वहाँ आत्मा ज्वालामुखी की सेना थी। वहाँ एक अलौकिक आत्मा जानवर भी था जो रंगीन रंग का था और पत्थरों से बना था। वहाँ बहुत से बड़े और छोटे जीव थे जो केवल मछली पकड़ने के जहाजों से बने थे और वे भी धीरे धीरे पहाड़ियों से नीचे आ रहे थे। मास्टर स्केल आर्किटेक्चर। मीरिन ओझा को ले जाया गया, लेकिन फिर एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया। आश्चर्य की बात है, झाओ ने आकाश की ओर देखा और बहुत सारा आत्मिक जानवर ऊपर उड़ते हुए देखा। कुछ उड़ने वाले कीड़े थे, लेकिन अन्य बड़े पक्षियों के आकार के आध्यात्मिक जानवर थे जो बहुत उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महल उनकी रक्षा नहीं करेगा। जल्दी करो, हवाई जहाज वाले की एक सेना आ रही है। हमें दासों की रक्षा के लिए महल के अंदर वापस जाना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। झाओ चिल्लाया। मीरिन ने भी उन्हें देखा। उन्होंने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, जल्दी से महल के अंदर भागो और गुलामों की रक्षा करो। ब्लॉकहेड ने सिर हिलाया। अचानक वह एक बलबनुमा रोशनी से लुप्त हो गया था। पहले से ज्यादा तेज गति से चलते हुए वह तेज से महल की ओर भागा। रॉकहेड ने झाओ को उठाया और महल की ओर से तेजी से भागा। हालांकि वह तेज थी, लेकिन वह स्थिर भी थी, इसलिए झाओ को ज्यादा झटका नहीं लगा। मीरिन के शरीर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और वह भी दौड़ने लगी। उसकी रॉकहेड से कम नहीं थी। ये तो दर्शाया गया कि सूर्योदय नहीं कि मेघ भी चमकदार रोशनी चमकती रॉकहेड से भी तेजी से चल रही थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 37 अंतरिक्ष में। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अंतरिक्ष में। खेलायतन 0 140 त्रिवेदपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 37 अंतरिक्ष में। सौभाग्य से महल दूर नहीं था और रॉकहेड बहुत तेज था। कुछ ही सांसों में झाओ महल के मुख्य कमरे में पहुंचा था। रूम बड़ा इतना नहीं लग रहा था क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन कोई उल्लसित भरा मौसम नहीं चल रहा था। गुलामों को यह बात साफ थी कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए ब्लॉकहेड के कमरे में आने के बाद वे क्रम से अलग हो गए। दादी मीरिन, आप पहले अंतरिक्ष में हैं, झाओ ने कमरे में ही कहा। जब कोई भी ग्लास अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा तो आप उसे शांत कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे इधर उधर न भागें। ब्लॉकहेड और रॉकहेड, आप दरवाजों की रखवाली करें। मेग, डेजी और एन, आप ग्लासों को अंतरिक्ष में जाने के लिए संपादित करें। डेजी और एन कभी भी अंतरिक्ष के अंदर नहीं गए थे, इसलिए झाओ ने उन्हें मेग के साथ काम करने के लिए कहा। एक बार जब वे अंतरिक्ष में जाने के लिए अपनी सहायता करते हैं तो मीरिन उनके प्रवेश के बाद उन्हें सुरक्षा कर देते हैं, जबकि रॉकहेड और ब्लॉकहेड किसी भी आत्मा जानवरों के लिए विश्राम के लिए आते हैं जो अचानक अंदर घुस जाते हैं। झाओ के बगल में एक छेद दिखाई दिया। ये छुपे दासों के लिए कोई अजनबी नहीं था। उन्होंने भूमि सुधार के दौरान इसे पहली बार देखा था। जब दासों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई तो झाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब मीरिन पहली बार अंतरिक्ष में गया तो तुरंत प्रतिक्रिया हुई। मीरिन के अंदर आने के बाद दासों को जाने का समय आ गया था। वे गुलाम बस डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि झाओ उन्हें कहां ले जा रहे हैं। लेकिन जब वे मीरिन अंदर आए तो उन्हें पता चला कि झाओ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुरंत मेघ की निगरानी में सभी धीरे 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 छेद में घुस गए। अब तक महल के बाहर से वे आध्यात्मिक चट्टानों की दहाड़ें सुन सकते थे, साथ ही महल के दरवाजे पर भी सुन सकते थे। इन्हें तेजी से आगे बढ़ाना था। सौभाग्य से झाओ छेद को इतना बड़ा बनाने में सक्षम था कि एक ही समय में 4 गुलामों के अंदर जा सकता था। जल्द ही सभी गुलामों ने अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया, साथ ही डेजी, एन और मेघ भी। एक विचार के साथ ब्लॉकहेड और रॉकहेड के साथ झाओ स्पेस के अंदर एक साथ दिखाई देता है। दासगण अचंभित चारों ओर देख रहे थे। झाओ ने जैसे ही उस स्थान पर प्रवेश किया उसने पाया कि मूली पक चुकी है, लेकिन उसके पास काटने का समय नहीं था। वह खड़ा हुआ और दासों पर चिल्लाया, तुम सब सुनो, यह मेरा स्थानिक स्थान है। बस इधर उधर मत घूमो, बैठने के लिए जगह ढूंढो और ध्यान केंद्रित करो। सौभाग्य से खेत की जमीन के स्थान पर स्थानिक खेत में कुछ खुली जगह भी है। एक बार झाओ ने स्थानीय खेत को खाली जगहों पर खोदने के लिए देखने की कोशिश की थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि दासों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी वे सहजता से बैठ गए। झाओ ने दासों को देखने के बाद मीरिन की ओर रुख किया। दादी मीरिन, मैं अपने साथ बहुत सा सारा खाली कप लेकर आई हूँ। अगर किसी को किले की इच्छा है तो उसे झरने पर कुछ स्थानीय पानी पीने की जगह चाहिए। मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ जिस पर वे सो सकते हैं। ऐसा खुलासा वह खलिहान के सामने आया और एक विचार के साथ बहुत सारे कप बाहर चले गए। वे लकड़ी के कप थे, परछाई वाले, जो ग्रीन ने दासों के लिए विश्राम किया था। मीरिन और मेघ ने जल्द ही कप बांट नीचे दिया। सोने के लिए पूरे झाओ ने दासों के लिए छलांग लगाई और उसके बाद झाओ कुछ आराम लेकर आया। ये आराम के लिए नहीं थे, इनमें इस्तेमाल किए गए डिवीजन के सामान बनाए गए थे। यहाँ 100 से अधिक लोगों के होने के कारण उन्हें आदिवासियों की बर्बादी होगी, विशेष रूप से अब जब वहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों ही मौजूद हैं। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन ग्रीन ने जो विश्राम किया था वे दोनों सितारे अलग करने के लिए संभावित थे। ब्लॉकहेड और रॉकहेड में कई पुरुष दासों को खलिहान के एक तरफ ले जाया गया और उस जगह को गद्दाओं से बंद कर दिया गया। महिला दासियां दूसरी तरफ थीं। जब सभी ने काम करना शुरू कर दिया तो झाओ को मूली की कटाई करनी पड़ी और दूसरी तरफ फसल काटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। गुलामों को शांत करने के लिए झाओ ने उनसे हर एक को खाने के लिए एक जादुई मूली दी, जबकि मूली का स्वाद मीठा और थोड़ा सा था। अधिक लोगों को एक साथ मूली देखना एक शानदार नसौजारा था। दास बहुत खुश थे, खा रहे थे। ये पहली बार था जब वे स्वादिष्ट मूली खाई थी। ये देखकर कि दास शांत हो गए थे, झाओ फूस की दुकान में चला गया। स्ट्रक्चर के अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फ्लोरिडा के लिए एसामिटी प्लेस था और बेशक एक माह था जिस पर कुछ लोग बैठ सकते थे। ये बहुत आरामदायक था। हालांकि झाओ रात को अच्छी नींद लेना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यह समय नहीं था। वह मीरिन को कुछ लोगों के साथ अंदर की ओर आकर्षित करने के लिए आया था। केवल डेजी और एन को दासों की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था। सभी ने एंटरप्राइजेस से प्लांट्स के चारों ओर देखा और फिर एक स्टॉल पर बैठ गए। झाओ ने कहा, हमें नहीं पता कि बाहरी आत्मा केंद्र के साथ क्या स्थिति है। हालांकि हमें उम्मीद है कि वे जल्दी ही बिजनेस में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें इस संभावना के लिए तैयारी करनी होगी कि हम यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। होगा, कुछ ही घंटों में मक्का पाक जाएगा। साथ ही हमारे पास से बाहर से खाना भी लाया गया है। खाने और लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम गुलामों को कुछ भी करने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो वे डर के मारे बस इंतजार करेंगे। दादी मीरिन, आपका कोई सुझाव क्या है?
मीरिन ने इस बारे में सोचा था, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। हालांकि यह जगह बहुत बड़ी है, लेकिन उन पर खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है। मेरे लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं है। मालिक, आप दासों के लिए क्या योजना बना रहे हैं? झाओ स्टूडियो के अंदर हॉलकेड में रहती है। मैं अंदर आने से पहले अध्ययन कक्ष से कुछ पुस्तकें लाया था। दादी मिरिन, दासों को सिखाया गया था, अगर हम बुडा कबीले का विकास करना चाहते हैं तो हमारे पास बस कुछ पर प्रतिबंधात्मक सहमति उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दास हमें धोखा देंगे, इसलिए उन्हें कुछ शब्द सिखाना भविष्य में काम आएगा। यह एक अच्छा विचार है गुरुजी। अंतरिक्ष में कुछ भी करने को नहीं है, पर हम उन्हें कुछ शब्दों को पहचानना सिखा सकते हैं। भविष्य में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उसने सहमति व्यक्त की। झाओ ने अपना हाथ हिलाया। अध्ययन कक्ष के उद्धरण उसके सामने आ गए, साथ में कुछ कलम और कागज भी। दादी मिरिन, खुद देख लें और फिर उस किताब से पढ़ें। मिरिन ने ध्यान से कैटरीना को देखा, फिर बीच वाली किताब निकाली। मालिक, ये क्या है? मायरो ने देखा कि मिरिन ने अलग अलग पुस्तक निकाली, जिसका शीर्षक था अक्सू साम्राज्य के माध्यम से यात्रा। उसने सिर हिलाया, फिर कहा, हम उन्हें अभी नहीं देखा जा रहे हैं। वे अभी अभी इस जगह पर आए हैं और उनमें से कुछ अभी भी बूस्ट में हो सकते हैं। पहले उन्हें आराम दो। मिरिन ने झाओ के थके हुए चेहरे को देखते हुए हिलाया सिर। मालिक, आपको भी अच्छा आराम देना चाहिए। हम बाहर चलेंगे। पता है कि स्ट्रेट सैक इतना छोटा था कि सभी लोग अंदर आराम नहीं कर सकते थे, इसलिए वह केवल इतना ही कहता था। दादी मिरिन, मैंने खलिहान से कई कोल्ड्रियां छोड़ी हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो उनका उपयोग करना याद रहता है। मिरिन ने उससे कहा कि वह ऐसा है। मेघ के साथ वह उपकरण से बाहर निकल गया, जबकि ब्लॉकहेड और रॉकहेड दरवाजे के दोनों ओर पहरेदारों की तरह थे। मिरिन फिर दासों के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, ये जगह मास्टर की जादुई जगह है, जहां सब कुछ युवा मास्टर की बात सुनी जाती है। बाहर मरे हुए आत्मा जानवर हैं और हमें डर है कि वे पहले ही महल पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है, इसलिए आपको काम करना चाहिए, अन्यथा आप इस जगह से बाहर क्या समझेंगे? NO वेलबन कॉम पर सबसे नए उपन्यास उपनाम। दास तुरंत एक स्वर में हो गए। समझ गया, वे चिल्लाए। उन्हें दास दास द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कुछ दास प्राप्त करने के बाद उन्हें कुछ सरल प्रशिक्षण देना सामान्य ज्ञान था, जैसे झुकना और इस तरह का। इसलिए इन दासों ने एक स्थिति प्रतिवर्त विकसित की थी। मिरिन ने सिर हिलाया। आज बहुत कुछ हुआ है और मैं देखता हूं कि तुम बहुत डर गए हो, परंतु स्वामी ने कहा है कि यदि तुम थक गए हो तो तुम आराम कर सकते हो। इसलिए आराम करो, परंतु याद आया, कहीं और मत भागना, युवा मास्टर के कमरे के पास मत जाना और कमरे के अंदर सामान से मत जाना। दासों को समझ आ गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 38 साक्षरता। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। साक्षरता खेलायतन 0 त्रिवेदपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 38 साक्षरता। झाओ को नहीं पता था कि झोपड़ी के बाहर क्या हो रहा था। उसे विश्वास था कि मिरिन उसका ख्याल रखेगी। वह बहुत थक चुका था और बस एक अच्छी नींद लेना चाहता था। खलिहान से उसने एक कंबल निकाला, फिर वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद आने में बस कुछ ही मिनट लगे। शून्यता का जल पीने के बाद उसका शरीर बहुत ज्यादा व्यायाम भी नहीं कर सकता था। आज जो स्थिति हुई उसे तो छोड़ ही दीजिए। फूस की झोपड़ी के बाहर दास भी आराम कर रहे थे। आराम करने के ऐसे दुर्लभ अवसर के साथ वे स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही जमीन एक नरम कंबल से ढकी हुई थी। जल्द ही पूरी जगह शांत हो गई। झाओ के दरवाजे के सामने भी रॉकहेड और ब्लॉकहेड झपकी लेते हुए बैठे थे। 2 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद मिरिन जाग गई। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर चली गई और झाओ को देखने के लिए दरवाजा खोला। उसने पाया कि झाओ गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। दासों की ओर देखते हुए उसने पाया कि उनमें से कुछ तो पहले से ही जाग रहे थे और बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि मिरिन उन्हें पढ़ना सिखा सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या अभी सही समय है। इन लोगों को पढ़ाने से शोर मचेगा और वह झाओ को जगाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर उसने देखा कि मूली, जो उसके सोने से पहले लगाई गई थी, वास्तव में अंकुरित होने लगी थी। वह बहुत हैरान थी। यह उसका पहला मौका था जब उसने देखा कि इस जगह में कोई चीज कितनी तेजी से बढ़ सकती है। मिरिन खुद को रोक नहीं पाए और उसने मूली के बढ़ते पौधों को देखा। ये पौधे बहुत मजबूत थे और स्वस्थ दिख रहे थे। वही हरकत करते हुए मेघ मिरिन के पास झुक गई और फुसफुसाते हुए बोली, दादी, ये मूली इतनी जल्दी कैसे उग गई? क्या ये किसी तरह का उन्नत सब्जी जादू है? मिरिन ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मास्टर ने मुझे बहुत पहले बताया था कि इस जगह पर जो भी पौधा लगाया जाएगा उसकी परिपक्वता अवधि बहुत कम होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह अवधि इतनी कम होगी। इस जगह में जादुई मूली हर 8 घंटे में पक जाएगी। झाओ की आवाज दूर से आई। मिरिन और मेघ एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने पलटकर देखा कि झाओ झोपड़ी से बाहर आ गया है। उसके पीछे ब्लॉकहेड और रॉकहेड खड़े हैं। मिरिन खड़ी हो गई। मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? जादुई मूली का एक बैच 8 घंटे में पक सकता है? झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने मकई के खेत की ओर इशारा किया। ये मकई के खेत देखे। इस जगह में इन्हें बोने के बाद पकने में सिर्फ 14 घंटे लगते हैं। वे झाओ की उंगली की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने बढ़ते हुए मकई को देखा, जिसके पत्ते हरे और मजबूत और लंबे लग रहे थे। झाओ ने मिरिन की ओर रुख किया। हमारे पास इस जगह के अंदर खाने के लिए पर्याप्त भोजन होगा, इसलिए उन आत्मा जानवरों का सामना करने के बजाय यहाँ रहना बेहतर है। हाँ, मास्टर सही कह रहे हैं, मिरिन ने कहा। अगर हमें खाने के लिए कुछ ढूंढने की चिंता न करनी पड़े तो हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। झाओ ने पलटकर उन सभी की ओर देखा जो जाग रहे थे। दास उसे देखते हुए सम्मानपूर्वक खड़े थे। दादी मिरिन, जब तक आप उन्हें पढ़ना सिखाती हैं, ब्लॉकहेड और मैं खाना पकाने के लिए चूल्हा खोदेंगे। उन्हें 100 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना था। हालांकि झाओ महल के भंडार से बहुत सारी चीजें लेकर आया था, लेकिन अगर वह गुलामों के खाने के लिए कुछ बनाना चाहता था तो उसे आग जलाने के लिए जगह बनानी पड़ती। यहाँ जगह में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वह केवल एक साधारण चूल्हा ही खोद सका। मालिक, इसे गुलामों से बनवा दीजिए, मिरिन ने कहा। वे इसे कम समय में बना सकते हैं और आपके लिए इसे बनाना अजीब होगा। झाओ ने गुलामों की तरफ देखा और सिर हिलाया। अगर गुलाम पढ़ना लिखना सीख रहे होते जबकि उनका मालिक चूल्हा खोद रहा होता तो इसे गुलाम डर जाते, क्योंकि यह उनकी जानकारी के विपरीत होता। मिरिन ने झाओ को सिर हिलाते हुए देखा और तुरंत दासों को चूल्हा खोदने के लिए संगठित किया। सौभाग्य से झाओ के पास महल की आपूर्ति उसके स्थानिक खलिहान में थी, इसलिए उन्हें किसी भी उपकरण की कमी नहीं थी।
हालांकि उन्हें 100 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना था, लेकिन चूल्हा खोदने के लिए उन्हें सिर्फ 10 लोगों की जरूरत थी। फिर वे उस बर्तन का इस्तेमाल करते थे जिसे ग्रीन ने जानबूझकर गुलामों के लिए खरीदा था। वास्तव में कई गुलाम मालिक इस तरह की विधि का उपयोग करते थे क्योंकि यह गुलामों को खिलाने का सबसे आसान तरीका था। जब गुलाम काम कर रहे होते थे तो आपको बर्तन उठाने और चावल पकाने के लिए बस 2 लोगों को ढूंढना होता था, जिससे बहुत समय की बचत होती थी। दसों दासों ने एक अच्छा चूल्हा खोदा, लेकिन अब आग जलाना असंभव था। झाओ को पहले मकई के पकने का इंतजार करना था, फिर उनके पास जलाने के लिए कुछ होगा, अन्यथा उन्हें उसके द्वारा लाई गई लकड़ी का उपयोग करना होगा, जो एक अफसोस की बात होगी। झाओ को पता था कि उनके पास लकड़ी की कमी है और उसे नहीं पता था कि ग्रीन कब वापस आएगा। उसके लौटने के बाद वे सोने के सिक्कों के बदले मूली बेच सकते थे और फिर वे और लकड़ी खरीद पाएंगे। लेकिन अभी के लिए झाओ अपने पास मौजूद आपूर्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूल्हे के फ्रेम को देखने के बाद झाओ ने दासों की ओर सिर हिलाया, फिर वह मीरिन की ओर मुड़ा। दादी मीरिन, मकई को पकने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। उस समय अवधि में आपको उन्हें कुछ शब्द पहचानना सिखाना होगा। मैं झोपड़ी के अंदर आराम करने जा रहा हूँ। मीरिन ने सिर हिलाया और झाओ के झोपड़ी के अंदर चले जाने के बाद वह दासों की ओर मुड़ी। कृपया चिंता न करें, 2 घंटे में मक्का पक जाएगा और फिर आप खाना खा सकते हैं। इन 2 घंटों में आप पढ़ना सीख जाएंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, गुलामों में उत्साह भर गया। गुलाम पढ़ नहीं सकते थे। महाद्वीप में गुलामों को पढ़ना न सिखाना आम बात थी, इसलिए उनके लिए साक्षरता एक पवित्र चीज थी और अब उन्होंने सुना था कि मीरिन उन्हें पढ़ाने जा रही है, इसलिए सभी गुलाम बहुत हैरान थे। मीरिन चिल्लाई, चुप रहो। दास तुरंत शांत हो गए, लेकिन वे सभी मीरिन को देखते हुए उत्साहित थे। हम बुडा कबीले के लोग दूसरे कुलीनों जैसे नहीं हैं। हमारे दयालु स्वामी ने सभी को सीखने की अनुमति दी है। यदि आप जल्दी से शब्द सीख सकते हैं तो स्वामी आपको गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। समझे? इससे गुलामी और भी उत्सुक हो गई। झाओ ने उन्हें सिखाया, यह आश्चर्यजनक था, लेकिन अगर वे अच्छी तरह से सीख लें तो वे स्वतंत्र आम नागरिक भी बन सकते हैं। गुलामों के लिए यह दर्शाया गया था कि जब तक तुम खाओगे तब तक खतरा भी रहेगा। इतनी अच्छी चीज मिलना मुश्किल था। हमारे पास अभी जो हालात हैं, लेकिन उसके कारण, मीरिन ने कहा, मैं केवल कुछ सरल शब्दों को पहचानना सिखा सकता हूँ। इन 2 घंटों में मैं केवल 10 शब्द ही सिखा सकता हूँ, उन्हें पढ़ता और लिखता हूँ। सीखना होगा, ये कहा गया। उसने कुछ कागज और एक ब्रश उठाया। उनके पास ब्लैकबोर्ड नहीं था। कागज पर लिखने का एकमात्र तरीका था जिससे वह दासों को पढ़ सकता था। वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए वह पेपर के हेरिटिक्स पर बस एक शब्द लिख सकता था। वह शब्द इतना बड़ा था कि पीछे बैठा दास उसे दिखता था। मेग मीरिन के आसपास थी। डेजी और एन सहित सभी को नामांकित से अध्ययन करते हुए देख रही थी। पहले डेजी और एन हम लोग थे, लेकिन वे स्कूल नहीं जा सके क्योंकि उनके पास शिक्षण शुल्क के लिए पैसे नहीं थे। अब जब उनके पास सीखने का अवसर था तो वे इसे मिस नहीं करेंगे। नए उपन्यास अध्याय संख्या वेलबिन COM पर प्रकाशित किए गए हैं। मेग फर्स्ट एम्पायर का एक स्कूल था। कुलीन आदिवासियों में उसने पाया कि प्रयोगशालाएं और स्कूल के छात्रों के बीच प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। वे एलिट स्टूडेंट स्कूल को यातना के रूप में देखते थे। वे इसमें कोई उत्साह नहीं रखते थे। वे केवल तब खुश थे जब कक्षा समाप्त हो गई थी और वे मनोरंजन के लिए घर जा सकते थे। एडम ऐसा ही शख्स था। लेकिन गुलाम बिल्कुल अलग थे। पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षित, वे उत्सुक और बहुत उन्मुक्त द्वंद्वात्मक थे। उन्हें डर था कि उन्हें पाठ याद नहीं था, और क्योंकि उनके पास के लिए कुछ नहीं था, वे उगली जमीन पर अपनी डांटते थे। सीखने के लिए उनके गंभीर संकट ने मेग की गहराई से बातचीत की। ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने भी प्रयोगशालाओं को देखा। दोनों को बुडा कबीले ने गोद लिया था, इसलिए उन्हें पढ़ने का तरीका स्वतः ही सिखाया गया। हालांकि उन्होंने इसे गुलामों की तरह से नहीं लिया। इसका कारण यह था कि वे युवा थे और उनमें बहुत हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें इतनी आसानी से सीखने का अवसर मिला। आपको उन सामग्रियों की कीमत नहीं पता है जो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। वे एडम के साथ मिलकर पढ़ाई लिखाई थे। एडम को बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माना जाता था। हालांकि उसे उन दोनों से ज्यादा हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए उसे सीखने में भी कई बार प्रयास करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उन दोनों को। लैब्स को देखने से जो सीखने पर तीसरे स्थान थे, ब्लॉकहेड और रॉकहेड खुद को शर्म महसूस करने से रोक नहीं पाए। मीरिन ने यह देखा तो स्वाभाविक रूप से और अचानक समझ गया कि झाओ का निर्णय सही था। यदि दासों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो भले ही वे बुडा कबीले में योगदान देना चाहते हों, उनके पास ऐसी करने की सीमित क्षमता ही होगी, फिर भी वे कितना काम करते हैं। लेकिन अगर वे पढ़ाई लिखाई सीख जाते हैं तो वे बुडा कबीले को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बुडा कबीले को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना आवश्यक है। इसलिए उसने उन्हें बहुत नामांकित से सिखाया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 39 नई सुविधाएं। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। नई सुविधाएं। खेलायतन 00137 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 39 नई सुविधाएं। झाओ जानता था कि मीरिन उसे निराश नहीं करेगी। कहने का मतलब यह था कि मीरिन 8वें स्तर की जादूगरनी थी, इसलिए एक्सू साम्राज्य में उसके कुछ छात्र थे, इससे पहले कि वे सभी एडम के पिता के साथ मर जाते। फिर भी मीरिन के पास पढ़ाने का बहुत अनुभव था। वह दासों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी पसंद थी। इस बीच झाओ को एक और समस्या के बारे में सोचते हुए सिर दर्द हो रहा था। जब तक मकई पकती रहेगी, उनके पास जलाऊ लकड़ी होगी और खलिहान में भोजन जमा होने से उन्हें खाने के लिए कुछ खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन झाओ को फिर एक बात का एहसास हुआ। आग पर खाना पकाने से निश्चित रूप से धुआं निकलेगा। हालांकि स्थानिक खेत बड़ा था, लेकिन अगर धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था तो जल्द या बाद में ये जगह भर देगा। झाओ को डर था कि वह स्थानिक खेत को प्रदूषित करने जा रहा है। लेकिन वह गुलामों को हर रोज मूली खाने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता था, है ना? वह सिर्फ यही सोच सकता था कि खाना पकाने की मात्रा कम करने की कोशिश की जाए, फिर तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि सभी लोग उस जगह से चले न जाएं। उसके बाद ही वह धुआं बाहर निकालने का कोई तरीका सोच सकता था। लेकिन झाओ को एक और चिंता भी थी। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। उसे डर था कि जब तक वे बाहर निकलेंगे तब तक आत्मा के जानवर महल को तहस नहस कर देंगे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी। कमरे में इधर उधर घूमते हुए झाओ को कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस उसने अपनी डिस्प्ले स्क्रीन खोली। लेकिन स्क्रीन काली थी। झाओ को नहीं पता था कि डिस्प्ले कैसे खोलें। उसने ऑन कहने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया नहीं। झाओ शर्मिंदा था। स्क्रीन पर कोई स्पष्ट स्विच नहीं थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसे कैसे चालू किया जाए।
झाओ ने फिर अपने हाथ से स्क्रीन को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह वास्तव में इसे छू सकता है। डिस्प्ले चमक उठा, स्क्रीन पर उसकी दुकान, खलिहान और औजारों के चिन्ह दिखाई दिए। वह दंग रह गया। पिछली बार जब उसने स्क्रीन खोली थी, तो उसमें सिर्फ दुकान का आइकन दिखाई दे रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार और भी आइकन होंगे। लेकिन झाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि स्क्रीन पर और आइकन क्यों थे। सबसे ज्यादा मायने ये रखता था कि यह वही दिखाता है जो जरूरी है। तभी उसकी नजर एक आइकन पर पड़ी जिसका खेत से कोई लेना देना नहीं था। आइकन पर एक कैमरे की तस्वीर थी। झाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगर इस तरह का चिन्ह कंप्यूटर पर दिखाई देता तो यह अजीब नहीं होता, लेकिन यह प्रतीक उसके स्थानिक फार्म की स्क्रीन पर दिखाई दिया था। उसने आइकन दबाया, ये देखना चाहता था कि यह क्या करेगा। आइकन ने तुरंत झाओ के माथे पर एक सफेद रोशनी चमका दी। उसका सिर अचानक जानकारी से भर गया। क्योंकि जानकारी बहुत अधिक थी, झाओ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और उसे पचाने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा। जब झाओ को सारी जानकारी समझ में आ गई, तभी उसने अपनी आंखें खोली। तो यह मॉनिटर जैसा कुछ है। झाओ को आखिरकार समझ आ गया कि यह आइकन किसके लिए था। यह एक कैमरा था जिसका उपयोग आप आसपास के इलाके में देखने के लिए कर सकते थे। अवलोकन का मतलब यह था कि जिस स्थान से वह अंतरिक्ष में नियुक्त हुई थी, वहां से वह 100 मीटर के विवरण में बाहर देख सकती थी। और ऐसा बस इसलिए था क्योंकि उसका लेवल बहुत छोटा था। एक बार जब वह लीडर्स के ऊपर गया, तो उसने और भी दूर तक पाता पाया। झाओ तुरंत अपने सिर पर बैठ गई और फिर से कैमरे के आइकन को बंद कर दिया। स्क्रीन बदली गई। अब उस पर महल की त्रिमूर्ति चित्रित छवि हो रही थी। चित्रों के नीचे 1 मीटर का मान था, जिसमें यह बताया गया था कि वह कितनी दूरी तक देख पा रहा था। छवि में बहुत सारे हरे बिंदु लगातार घूम रहे थे। झाओ खुद को रोक नहीं सका और छोटे शेयर बाजारों में से एक की ओर इशारा किया। स्क्रीन चमक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आत्मा जानवर के रूप में एक बड़ा चित्र शामिल है। चूहा लिविंग रूम के अंदर था और उसके ठीक बगल में साड़ी हुई लकड़ी का ढेर था जो दर्पण से आया हुआ लग रहा था। झाओ ने फिर से ध्यान से देखा और स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर 3 सक्षम दृश्य की एक छोटी सी छवि थी। उसे पता था कि यह किसके लिए है, इसलिए उसने इसे ले लिया और निश्चित रूप से स्क्रीन पर तुरंत 3 सैडलबर्ड मानचित्र वापस चला गया, जहां अभी भी बहुत सारे हरे बिंदु थे। समझ गया कि हरे बिंदु मरे हुए आत्मिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने लिविंग रूम में एक बार फिर से देखने का निर्णय लिया। स्क्रीन बदली गई, लेकिन इस बार वहां 2 आत्मा जैसे प्राणी थे। उनमें से एक वह चूहा था जिसे झाओ ने पहली बार देखा था, जबकि दूसरा सोफा कुतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि रेस्ट सोफे के नजदीक क्वार्टर नीचे दिए गए थे। जब उसने देखा तो एक बड़ा चूहा स्क्रीन के करीब आ गया। परिणाम यह हुआ कि झाओ ने आश्चर्यजनक रूप से स्क्रीन पर फिल्माया, जिसमें लिविंग रूम का बगल वाला कमरा दिखाई दिया। NOVL.com पर शीर्ष नॉवल अपडेट। एक पल के लिए झाओ स्तब्ध रह गया। उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी टाइलों का उपयोग करके छवि भी बदल सकती है। ने अपनी स्क्रीन उंगली के ऊपर से नीचे की ओर कुचाई और अब वह निश्चित रूप से महल के चौक को देख सकती थी। यह विभिन्न प्रकार के मरे हुए आत्मिक मलबे से भरे हुए थे जो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और झरोकों और झरनों के ढेर को नष्ट कर रहे थे। ये देखकर झाओ ने ये भारी और पर्दा बंद कर दिया। अब जब उसे पता चला कि बाहर अभी भी आत्माएं हैं, तो बाहर निकलने का कोई कारण नहीं था। उसी एक स्वर बाजा और आवाज गूंजी, मक्का पैक हो गया है। कृपया जल्दी से जल्दी कटिंग कर लें। झाओ इंस्टेंट प्लान से बाहर निकल गया और मीरिन को खोजा, जो अभी भी कक्षा में पढ़ रही थी। सभी ने झाओ को आश्चर्यचकित होकर देखा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंतरिक्ष की आवाज सुनी गई थी। उसने बस धीरे से कहा, मकई की कटाई करो। मक्के के मसाले, मक्के के भुट्टे और मक्के के दानों को अलग अलग काटना चाहिए। जैसे ही उसका शब्द हुआ, डोडा इंस्टॉलेशन उड़ गया और मक्का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरे 2 नोकझोंक में फेल हो गया। हालांकि दासों ने पहले ही झाओ को मूली की कटाई करते देखा था, फिर भी जब वह अनकहा हुआ तो उन्हें आश्चर्य हुआ। झाओ ने फिर से मक्के के सिक्के और मक्के के भुट्टे को स्टॉक के फ्रेम के पास रख दिया। साथ ही उसने अपने वजन के साथ खाने के कुछ बैग भी नीचे रखे। फिर उसने जमीन में कुछ और मसाले के उपाय बताए। मीरिन को समझ आया कि अब खाना बनाने का समय हो गया है, इसलिए उसने कागजात एक तरफ रख दिए। फिर दासों से कहा, खाने का समय हो गया है, इसलिए जाओ और खाना तैयार करो। गुलामों ने भोजन के बारे में भूल गए थे। उनके लिए पढ़ना और लिखना सीखना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। ये भी नहीं कि भोजन वास्तव में बहुत ही सस्ता था, लेकिन अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो इसका कोई मतलब नहीं था। झाओ को पता नहीं था कि गुलाम आमतौर पर क्या खाते हैं। इन दिनों वह खाना खा रहा था और वह थोड़ा मोटा हो गया था। लेकिन जब वे अंतरिक्ष के अंदर थे, तो झाओ को आश्चर्य हुआ कि आज मीरिन क्या बनाने जा रही है। निश्चित रूप से मीरिन ने झाओ की ओर से मुकर से पूछा, मास्टर, क्या आप कुछ दवाएं ला सकते हैं? हम और तेल ला सकते हैं। झाओ ने तुरंत ही सब कुछ निकाल लिया जो मीरिन ने मांगा था। फिर उसने दासों के लिए कुछ सब्जियां और तेल निकाला। वह बाकी तेल, सब्जियां और अपने साथ स्टॉक में ले गया। झाओ के बर्तनों के अंदर एक रसोई थी, लेकिन वहां कई रसोई के उपकरण ऐसे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। झाओ को वास्तव में नहीं पता था कि मीरिन क्या बना रही है, इसलिए वह अपने पीछे के स्टॉल में चली गई थी। उसने उसे आटा गूंथते हुए पाया, इसलिए झाओ ने सोचा कि वह शायद पैनकेक बना रही होगी। इसे देखने के बाद झाओ प्लांट में रुका नहीं, क्योंकि किसी को कोई मदद नहीं मिली, इसलिए वह वहां से चला गया। परंतु जब वह बाहर गया, तब वह डगमगा गया। 10 चावल बन रहे थे। दासों ने पॉट के नीचे आग जलाई थी और ऐसा लग रहा था कि वे फिर से तेल पिलाए जा रहे हैं और चावल पकाकर पकाने के लिए डाल दिए जाएंगे। झाओ की खोपड़ी झंझुनी कर रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने इस दुनिया में चावल देखा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 40 चावल खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। चावल खेलायतन 0 133 ट्रोवेडेपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 40 चावल। झाओ ने जब पहली बार चावल देखा तो वह इतना उदास हो गया कि बेहोश हो गया। उसे डर था कि इस दुनिया में चावल नहीं है और उसने सोचा कि यही कारण है कि मीरिन उसे खाने के लिए चावल नहीं देती। लेकिन अब उसे पता चला कि चावल ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल गुलामों को खिलाने के लिए किया जाता है। इस समय उन्होंने सिर्फ चूल्हे की आग जलाई थी, लेकिन झाओ ने देखा कि एक दासी तेल डालने की तैयारी कर रही थी, तो वह दौड़कर वहां पहुंच गया। 1 मिनट रुको, तेल डालने से पहले। दासी ने झाओ को हमला करते देखा, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत किया है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। कृपया मालिक, मुझे सजा दीजिए। झाओ ने अपना गुस्सा कम किया, फिर अपना सिर हिलाया।
मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बस मेरी बात सुनो। बर्तन में तेल डालने से पहले तुम्हें चावल धोने के लिए एक कटोरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम थोड़ा पानी डालो, चावल को अच्छी तरह धो, फिर पानी को वापस बाहर निकालो और फिर तुम चावल को बर्तन में डाल दो। ये कहते हुए झाओ ने एक तांबे का कटोरा निकाला। दासी को नहीं पता था कि झाओ क्या करना चाहता है, लेकिन उसने उससे तांबे का बर्तन लिया और उसमें कुछ चावल डाले। फिर वह झरने के पास गई और चावल को अच्छी तरह से धोया। उसके बाद वह चावल वापस ले आए और उसे बर्तन में डाल दिया। झाओ ने फिर कहा, जितना संभव हो सके उतना धुले हुए चावल निकालने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग करते रहें और फिर बर्तन में थोड़ा पानी डालें जब तक कि वह चावल के ऊपर न आ जाए। महिला दास ने आज्ञा का पालन किया और अन्य दासों को बताया। उन्होंने चावल के साथ बर्तन में पानी डालना शुरू कर दिया जब तक कि बर्तन लगभग भर नहीं गया। झाओ ने दासों को काम पूरा करने के लिए खलिहान से लाए गए कुछ तांबे के कटोरे दिए थे, जबकि कुछ दासों ने आग जलाए रखी। झाओ उन्हें सिर्फ चावल का ऐसा भोजन देना चाहता था जिसे बनाना वाकई बहुत आसान था। अपने पिछले जन्म में वह अकेले रहता था, इसलिए वह चावल बनाने में बहुत अच्छा था। वह चावल और पानी के अनुपात को समझता था, लेकिन अब इस बर्तन में उसने उन्हें सामान्य से ज्यादा पानी डालने के लिए कहा क्योंकि जलाऊ लकड़ी सीधे बर्तन के तल को छूती थी, इसलिए गर्मी सामान्य से अपेक्षाकृत ज्यादा थी। वे सभी झाओ की ओर देखने लगे जिसने उन्हें चावल उबालने के लिए कहा था। दासों ने केवल सब्जियों को उबालकर सूप बनाने के बारे में सुना था। उन्होंने चावल पकाने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था। बहुत समय नहीं लगा और चावल की खुशबू बर्तन से बाहर आने लगी। इस चावल को कीटनाशकों और उर्वरकों के साथ नहीं उगाया गया है, इसलिए बाहरी चोकर का प्राकृतिक स्वाद अच्छा था। हर गुलाम को इस्तेमाल के लिए एक सस्ता लकड़ी का कटोरा और चम्मच दिया गया। हालांकि कटोरा, चम्मच और कप साधारण चीजें थीं, लेकिन गुलाम बहुत खुश थे कि उन्हें उनका इस्तेमाल करने का मौका मिला। झाओ चावल के बर्तन को घूर रहा था जब मीरन झोपड़ी से बाहर आई। मास्टर, आप आग जलाने के लिए रसोई के औजारों का उपयोग कैसे करते हैं? ऐसा लग रहा था कि मीरन को थोड़ी परेशानी हो रही थी। झाओ उसके पीछे झोपड़ी में चला गया। उसे रसोई के औजारों की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब उसने अच्छी तरह से देखा तो पता चला कि सभी औजार बिजली के उपकरण थे, जैसे कि चावल पकाने वाले कुकर, पैनकेक बनाने वाले और बहुत सी दूसरी चीजें। सब कुछ बिजली से चलने वाला था। झाओ ने चुपचाप किसी तार की तलाश की, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि कोई तार है भी या नहीं, और उसकी झोपड़ी की दीवारें छप्पर से ढकी हुई थीं। ये सब चीजें देखकर झाओ ने मीरन की ओर देखा और चाहा कि वह कुछ पैनकेक बनाए और उनमें तली हुई सब्जियां भर दे, जैसे कि किसी प्रकार का पिज्जा। बस स्पष्ट करने के लिए, वह पिज्जा उसके पिछले जीवन के पिज्जा जैसा नहीं होगा। ये सब्जियों और हैम से भरा एक पैनकेक होगा। पृथ्वी पर वापस, झाओ चीन में रहता था, जहां चीनी व्यंजन विश्व प्रसिद्ध थे। लेकिन इस दुनिया में, जहां वे आमतौर पर चावल नहीं खाते थे, बल्कि ज्यादातर रोटी खाते थे, उसने सोचा कि वे पिज्जा पाई जैसा कुछ बना पाएंगे। झाओ ने मीरन को इन बिजली के उपकरणों का उपयोग सिखाया और उसने जाना कि ये कितने सुविधाजनक हैं। आग की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखते हुए कि अब मीरन औजारों का इस्तेमाल कर सकती है, झाओ रसोई में नहीं रुका। उसने मुड़कर दरवाजा खोला, जिससे चावल की खुशबू अंदर आई। झाओ ने बाहर देखा, जबकि मीरन फुसफुसाए, मास्टर, इसकी खुशबू बहुत ही सुगंधित है। आपने इसे कैसे बनाया? झाओ मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। आपको बस इतना करना है कि सही मात्रा में पानी डालें और फिर आप कुछ स्वादिष्ट चावल बना सकते हैं। सख्त चावल के दानों को तलना सीधे इसकी तुलना कैसे कर सकता है? और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप सूप बनाने के लिए कुछ तेल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसे खाना बना सकते हैं। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा। NO Belbin.com पर सबसे नए उपन्यास खोजें। मीरन के चेहरे पर श्रद्धा का भाव था। आह, मास्टर वाकई ऐसी अद्भुत बातें जानते हैं। झाओ खुद को शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह ऐसी बात थी जो चीन में हर कोई जानता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसका श्रेय सिर्फ ले लिया था। झाओ चावल के बर्तन के पास गया, जो तैयार लग रहा था। उसने मकई का डंठल उठाया और बर्तन को ढकने वाले तांबे के बर्तन को धकेलने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तांबे का बर्तन जमीन पर गिर गया, जिससे बर्तन से बड़ी मात्रा में गर्मी निकली, जिससे झाओ पीछे हट गया। गर्मी से चावल का एक भरपूर स्वाद आया जिसकी महक थोड़ी मीठी थी। ये खुशबू उसके पिछले जन्म के चावल से भी ज्यादा तेज थी। झाओ के मुंह में पानी आने लगा। जैसे ही गर्मी खत्म हुई, चावल के बर्तन ने अपना असली रंग दिखाया। ये झाओ की कल्पना के अनुसार सफेद नहीं था, बल्कि थोड़ा पीला था। हालांकि सुगंधित गंध अविश्वसनीय थी। झाओ ने खलिहान से एक चम्मच निकाला और फिर धीरे धीरे चावल का एक चम्मच उठाया। मेघ उसे रोकना चाहती थी, लेकिन झाओ ने चावल को बहुत तेजी से अपने मुंह में डाल लिया। हर कोई अपने मालिक को चावल खाते हुए देखकर हैरान रह गया, जिसे केवल गुलाम ही खाते हैं। चावल की चटनी के रूप में झाओ ने अपनी उंगली बंद कर ली और उसके पूरे शरीर में पानी भर गया। ये स्वादिष्ट और लजीज था, चौबने में आसान, लचीला, मजबूत वाला। फिर उसने धीरे धीरे मकान को नीचे रख दिया और अपनी जगह खाली कर ली। दास होने और मेघ सभी उसकी ओर देख रहे थे और झाओ शर्म से खुद को रोक नहीं सका। कृपया मेरी ओर मत देखो, जाओ और खाओ। अगर चाकू भी स्वादिष्ट नहीं लगता है तो चाकू इसे खाना नहीं है। हम बाद में इसे फिर से बना सकते हैं। दासों ने हिलने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वे उत्सुक दिख रहे थे। झाओ को समझ आया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यहाँ थी, इसलिए दासों ने छुट्टियों से काम न करने की कोशिश की। वह भारी है और मेघ की ओर मुचा है और कहा, मेघ कोल की दुकानों में चल रहे हैं। मेघ को समझ आया कि झाओ क्या करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ मास्टर, किलर फैक्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि दादी क्या बना रही हैं। झाओ मुस्कुराया। मेघ एक दयालु और सौम्य लड़की के साथ और अधिक विचारशील भी हो रही थी। दोनों ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड को अपने साथ स्टॉक में बुलाया। डेजी और एन ने उनका पीछा नहीं किया। वे रुकना चाहते थे और चावल चक्कर देखना चाहते थे कि यह कितना स्वादिष्ट है। जैसे ही झाओ और मेघ अंदर गए, दासों ने तुरंत पोजीशन को घेर लिया, चावल खाने लगे और प्रशंसा करने लगे। इसी तरह एक पुरुष दास ने तालाब में पापड़ी की एक मोटी तस्वीर देखी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। दास चावल की पपड़ी के बारे में उत्सुक था, इसलिए उसने अपने हाथ से कुछ चावल लिए और उसे सूंघा। ऐसा लगा कि इसका प्रभाव बहुत ही आकर्षक था। आखिरकार वह इसे व्यवसाय के प्रतिबंध में शामिल कर रही थी। जैसे ही उसने इसे चखा, दूसरी तरफ चमकते हुए और जल्दी से दूसरा निवाला खा लिया। चॉइस पॉट छोटा नहीं था, इसलिए इसमें बहुत अधिक क्रस्ट शामिल था। एक व्यक्ति अकेले इसे पूरा नहीं कर सका, इसलिए दास ने क्रस्ट को बाकी सभी को दे दिया। कुछ ही देर में दासों ने राइस का दूसरा पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। मीरन और झाओ स्टॉस के दरवाजे पर लेबोरेशंस को देख रहे थे।
जैसे ही उन्होंने गुलामों को दूसरी बार चावल के टुकड़े देखे, तुरंत उनके पास चले गए और गुलामों से कहा, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक और चावल की बर्बादी होगी। हालांकि चावल खाना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा रहेगा। आप सिर्फ चावल कुछ जिंदा नहीं रख सकते, आपको कुछ सब्जियों की बर्बादी होगी। झाओ की बात से हैरान गुलामों को पता चल गया कि वह उन पर नजर रख रही थी और उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वे खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने झाओ के कहे अनुसार काम किया। वे उसके बहुत सारे आंकड़े थे। इनमें से बहुत से लोग रोते थे क्योंकि वे कभी कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 41 शपथ खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। शपथ खेलायतन 0 त्रिवेदपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 41 शपथ गुलाम नहीं थे। इनमें से लगभग सभी लोग खाना बनाना जानते थे। पहले गुलाम मालिक बाकी गुलामों के लिए खाना बनाने के लिए 2 लोगों को चुनते थे, इसलिए वे खाना बनाने में नए नहीं थे। इसके अलावा ये चावल बनाना बहुत आसान था। दासों ने जल्द ही चावल का एक और पोस्टर बनाया और फिर उसे झाव द्वारा दिए गए 2 के पोछे से ढक दिया। लेकिन गुलामों को सब बनाना नहीं आता था। गुलाम मालिक उन्हें बस चावल की भूसी और चावल लागे चावल की चटनी खाने की सलाह देते थे। ठीक इसी कारण से महाद्वीप में हर रोज बहुत सारे गुलाम मरते थे। लेकिन गुलामों को उन निवेशकों की परवाह नहीं थी क्योंकि वे बस बाहरी उत्पाद और गुलामी खरीद सकते थे। अब 10 चकित सारी सब्जियां और तेल को देख रहे थे। डेजी निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को समझती थी, लेकिन चौधरी एक आम नागरिक भी थे, इसलिए उन्हें कुछ सरल व्यंजन भी पता थे। डेजी ओझा द्वारा खाली स्थान के पास रखा गया और इसमें तेल डाला गया। ये तेल एक पीला रंग के फल से आया था जिसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक थी। इस महाद्वीप में कई स्थान उगते हैं, इसलिए यह बहुत सस्ता था। तेल गर्म होने के बाद डेजी ने सब्जियां बनाई और उन्हें बस हिला हिलाकर भून लिया। अंत में उसने थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाला। पानी में डूबने के बाद सूप तैयार हो गया। सूप बनाने का यह था सबसे आसान तरीका। इसमें लगभग कोई तकनीकी विवरण या मसाला नहीं था, केवल थोड़ा मोटा नमक था। नवीनतम कहानियां पढ़ें और novelben.com। महाद्वीप पर नमक सस्ता नहीं था। कुलीन लोग आमतौर पर बहुत परिष्कृत नमक का उपयोग करते थे, जैसे कि पृथ्वी पर नमक। लेकिन गुलामों को केवल मोटा नमक मिला, जो कि बहुत अधिक कलाकृतियों के साथ सस्ता था। फिर भी अगर किसी गुलाम मालिक को अपने गुलामों को हर 3 दिन में थोड़ा सा नुकसान होता था तो उस मालिक को बहुत उदार माना जाता था। लेकिन आमतौर पर दासों को हिस्सेदारी में एक बार नमक मिला हुआ था और उन्हें इतने नमक देने वाले दासों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। डेजी को साधारण सुपर ब्लॉक देखो झाव ने भरी। मेघ उसके पास टेक था। मास्टर, क्या समस्या है? हमें गुलामों को कम नमक क्यों देना चाहिए? झाव ने मेघ को एक आश्चर्यजनक बात देखी। इतने बड़े तालाब में नमक इतना कम क्यों होना चाहिए? मैं बस यही सोच रहा था कि हमारा बुरा कबीला कितना बेकार है कि हम उन्हें सिर्फ सादा खाना ही दे सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें उन्हें खाना देना चाहिए। उद्धरण। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे महसूस हुआ कि सभी के साथी उससे बात कर रहे हैं। वह उलझन में थी, इसलिए मेघ से फुसफुसा करने पूछा, क्या मैंने कुछ गलतियां की? मेघ ने झाव की तरफ देखा। हालांकि बुरा कबीले के पास दास थे, लेकिन साम्राज्य द्वारा निर्वासित किए जाने से पहले एडम कभी भी दासों के संपर्क में नहीं आया था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि वे किस तरह का जीवन जीते थे। इसलिए उसने दासों की जीवन स्थितियों के बारे में समझाने के लिए उसके कान में फुसफुसाया। झाव इस दुनिया के बारे में सीख रहे नवजात शिशु की तरह सुन रहा था। इन लोगों के रहने के तरीके के बारे में उसके विचार मेघ के विचारों से बहुत दूर थे। ये पुराने दिनों की किसी चीज की तरह था, जैसे व्हाइट हेयर्ड गर्ल ओपेरा में। इससे जुड़ना मुश्किल था क्योंकि उसके पास उसी तरह के अनुभव नहीं थे। जब उसके पास तुलना करने के लिए कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था तो वह इसे कैसे समझ सकता था? मेघ के समझाने तक सभी ने इंतजार किया। झाव ने फिर मुड़कर गुलामों की तरफ देखा। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी हुई थीं। उसने आह भरी और कहा, निश्चिंत रहो, मैं जो भी करना होगा करूंगा। जल्दी या बाद में मैं तुम्हें रोजाना मांस खाने दूंगा। यह मैं बुरा कबीले की कसम खाता हूँ। झाव एक अच्छा इंसान था। हालांकि अपने पिछले जीवन में वह एक डरपोक व्यक्ति था जिसके पास ज्यादा पारस्परिक कौशल नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह बीमार था। वह बस एक ओटाकू था जो दुनिया के अंधेरे को नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने खुद को बंद करने का फैसला किया। वह उस तरह का व्यक्ति था। लेकिन आग महाद्वीप में झाव की स्थिति बदल गई थी। अब वह एक कुलीन व्यक्ति था और उसका अपना क्षेत्र था। उसके पास 100 गुलाम थे जिनके जीवन की जिम्मेदारी उसकी थी। उसके शब्द और कार्य इन लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला करेंगे। इन सब बातों ने झाव को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उसका मानना था कि सभी को बेहतर जीवन देना उसका कर्तव्य है, इसलिए वह अपने क्षेत्र का विकास करने पर तुला हुआ था। दास उत्साह से घुटनों के बल गिर पड़े। समुद्र की तरह वे सब एक साथ झुके। मालिक, हमें इनाम देते हैं। हालांकि उनके पास वापस देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन झाव के लिए यह वाक्य पर्याप्त था। महाद्वीप के कुलीनों की एक अजीब परंपरा थी। वे आसानी से शपथ नहीं लेते। सामान्य परिस्थितियों में भी वे शपथ लेने के लिए कभी भी अपने परिवार के नाम का उपयोग नहीं करते, क्योंकि शपथ लेने से आप ईश्वर के सामने और अपने परिवार की ओर से शपथ लेते हैं। शपथ एक वादा था जिसे आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यही वजह थी कि गुलामों को झाव की बातों पर यकीन हो गया। उन्हें लगता था कि चूंकि उसने अपने परिवार के नाम पर शपथ ली है, इसलिए एक दिन वह हर दिन मांस खाने का सपना पूरा कर लेगा। मेघ ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिछले कुछ दिनों से वह गुलामों का प्रबंधन कर रही थी, इसलिए ईमानदारी से कहूं तो वह उनके प्रति बहुत सहानुभूति रखती थी। उसने झाव की बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तभी दूर से मीरिन की आवाज आई, मास्टर, खाने का समय हो गया है। झाव ने पलटकर उसकी ओर सिर हिलाया, फिर उसने भीड़ की ओर देखा। मेघ, डेजी, एन, अब खाने का समय हो गया है। डेजी और एन यहीं रुकना और खाना खाना चाहते थे, लेकिन झाव के चेहरे से उन्हें पता चल गया था कि वे उसके साथ झोपड़ी में जाएंगे। उसके पीछे ब्लॉकहेड और रॉकहेड भी होंगे। जैसे ही वे उद्यम में गए, दासों को और भी अधिक आराम महसूस हुआ। हालांकि झाव उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन दासों के लिए झाव उनके मालिक थे, इसलिए वे उनके जैसा ही महसूस करते थे। कंपनी के अंदर मीरिन ने सबसे पहले कुछ पैनकेक और सुपर बनाया था। झाव असल में चावल खाना चाहता था, लेकिन मीरिन की एक नजर ने उसे बताया कि कोई उम्मीद नहीं है। आश्रम में 4 कुर्सियां थीं, इसलिए झाव ने खलिहान से 3 और कुर्सियां निकाली। अब वे 7 लोगों के बैठने की जगह बना सकते हैं। हालांकि मेज महल के जादुई कमरे में मौजूद मेज जेन्स बड़ी नहीं थी, फिर भी यह सभी के लिए उपयोगी बड़ी थी।
हर घर जाने के बाद झाओ ने कुछ चाकू और कांटे की पत्तियां और पैनकेक खाना शुरू कर दिया। असल में वह चाकू और कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मीरिन सहमत नहीं था। पैनकेक में ज्यादा स्वाद नहीं था, लेकिन स्वाद ठीक था। झाओ ने धीरे धीरे खाना खाया। जब सभी ने खाना खत्म कर लिया और मीरिन ने सब कुछ साफ कर दिया, तो वे सभी बाहर चले गए। इस समय तक गुलामों ने भी खाना खत्म कर लिया था। टॉगर अभी भी कहीं था, लेकिन उसे साफ कर दिया गया था। दास बहुत अंत तक लग रहे थे और उनमें से एक तो आध्यात्मिक भाव से प्रभावित हुआ था। जाओ का कहना है कि रात का खाना खाने से लोगों को नींद आ जाती है और ये गुलाम भी ऐसे ही थे। उसने उन्हें लॉन्च नहीं किया और जमीन पर लेटने दिया। देखने के बाद झाओ नहीं चाहता था कि वह किसी जगह पर निवास करे, लेकिन इस द्वीप को बाद में निर्वासित कर दिया गया। फिर उसने आकाश की ओर देखा और हालांकि यह छोटा सा उदाहरण था, सौभाग्य से वहां उसने कोई काला धुआं तैरता नहीं देखा। हालांकि उन्होंने आग जलाई थी, यह अच्छी बात थी कि जगह छोटी नहीं थी। फिर मीरिन की ओर मुचा और बोला, दादी मीरिन, उन्हें आराम दो। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, इसलिए उन्हें नींद आ रही है। उन्हें आराम दो। मीरिन ने गुलामों की तरफ देखा और मसाला सिर हिलाया। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। झाओ ने अपना सिर हिलाया। दादी मीरिन, मेग, ब्लॉकहेड, रॉकहेड, मेरे पीछे के स्टॉक में आओ। मेरे पास कुछ के लिए है। वह ऑर्केस्ट्रा का दरवाजा खुला और अंदर चला गया। मीरिन और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि झाओ उन्हें क्या दिखाना चाहता था, लेकिन वे पीछे पीछे अंदर चले गए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 42 प्रयास। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। प्रयास करें। खेलायतन 00133 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 42 प्रयास। झाओ चारों को पुनर्निर्माण में ले जाया गया। फिर वह बैठ गया और स्क्रीन खोल दी। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ से दबाया, स्क्रीन दिखाया और आइकन दिखाई दिया। जब सभी ने स्क्रीन का अवलोकन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। यह विनाशक अद्भुत था। झाओ ने कैमरा आइकन, स्तूप और महल का त्रिअवलोकन दृश्य प्रस्तुत किया। वहां बहुत सारे छोटे हरे बिंदु थे। हरे बिंदुओं में से किसी एक को स्क्रीनशॉट पर तुरंत महल का वर्गाकार भाग दिखाई दिया। स्क्रीन पर केवल उस स्थान से 100 मीटर का चित्रण किया जा सकता है जहां से झाओ ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था, और हालांकि उसकी सीमा छोटी नहीं थी, फिर भी ये पूरे महल के वर्ग को बहुत दूर तक ले गया था। दिखाए गए वर्ग में बहुत बड़ा नहीं था, केवल आंतरिक कारखाना दिखाया गया था, जो कि महल का सबसे अंतिम भाग था। फिर भी वे अभी भी स्क्रीन पर एक सांप जैसे आत्मिक जानवर और एक मरे हुए इंसान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हर कोई स्क्रीन पर दिखाई दे रही स्थिति पर ध्यान दे रहा था, और जो कुछ भी वे देख पा रहे थे, वे एक क्षण के लिए रुक गए थे। कुछ देर बाद मीरिन ने कहा, क्या ये महल का चौक है? झाओ ने सिर हिलाया। हाँ, ये चौक है। ऐसा लगता है कि आत्मा जानवर अभी तक नहीं गए हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर भी मीरिन उत्सुक हो गई। लेकिन यह अच्छी बात है। इससे, गुरु, आप सुरक्षित रह सकते हैं। आपको दुश्मनों से डरना नहीं है। झाओ ने अनामिक मुस्कान दी। कुछ भी हो, मीरिन के बारे में पहले विचार हमेशा उसकी सुरक्षा से जुड़ी समस्या ही होती थी। झाओ ने हरे स्क्रीन को 3 सिल्वर मानचित्र पर वापस दिया, फिर उसने पॉइंट्स की ओर इशारा किया। ये हरे बिंदु आत्मा पिंड को मारे गए हैं। ऐसा लगता है कि आत्मा पिंड की पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। कुछ आत्मा प्राणी पहले ही चले गए होंगे। फिर उसने लिविंग रूम में इमेज बदल दी। यह एक समानता थी। सब कुछ नष्ट हो गया था। झाओ ने फिर अपनी सीमा के अंदर महल के सभी मुख्य मूर्तियों को देखा और उनमें से लगभग सभी मृत आत्मा के टुकड़ों को नष्ट कर दिया गया। मीरिन ने एक ऐसा चेहरा बनाया जो बहुत अच्छा नहीं था। जब वे पहली बार महल में आए तब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तब से उन्होंने इसे घरेलू समर्थन से भर दिया था। अब ये सब नष्ट हो चुका था। 1 मीटर की झील में देखने के बाद झा ने स्क्रीन को 100 फिर से नगाड़े के चित्र पर लौटा दिया। उसने मीरिन की ओर मुचा और कहा, दादी मीरिन, बाहर की स्थिति बहुत खराब है। हमें कुछ दिनों तक अंतरिक्ष में आराम मिला करना। अभी आप बस इतना कर सकते हैं कि सभी को पढ़ना लिखना सिखाना। मीरिन ने सिर हिलाया। मास्टर, चिंता करने की कोई चीज नहीं है, मुझे पता है कि यह कैसे करना है। झाओ ने फिर कहा, इस बीच मैं अपने खलिहान को साफ कर लूंगा। मैं महल के भंडारण से बहुत सारे बीज लाया हूं और मैं उन्हें इस जगह पर उगाने की कोशिश करना चाहता हूं। मीरिन ठिठक गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। मास्टर, इस तरह के बीज कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ आम बीज हैं। उनकी उपज मकई जितनी नहीं होती और वे कोई जादुई सब्जियां नहीं उगाते। हम उन्हें सिर्फ ब्लैक वेस्ट में इसलिए लाए क्योंकि हमें लगा कि हम इसे पहाड़ पर उगा सकते हैं। इसलिए हमने कोई कीमती बीज नहीं खरीदे, सिर्फ आम बीज खरीदे। सभी लेटेस्ट नॉवेल्स ऑन novelbun.com। झाओ ने कहा, मैं फिर भी बीजों को देखना चाहता हूं। उनका परीक्षण न करना व्यर्थ होगा। मास्टर, मैं सहमत नहीं हूं। यदि आप इस जगह पर कोई बीज बोने जा रहे हैं तो आपको जादुई मूली बोनी चाहिए। जादुई सब्जियां आम सब्जियों से ज्यादा बिकती हैं और अभी बुढ़ा कबीले को पैसे की जरूरत है। यदि आप उन आम बीजों को बोने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पहाड़ पर बोना चाहिए। इस तरह के बेकार बीजों को इस जगह की जमीन पर नहीं उगना चाहिए। दादी मीरिन, मैं अभी उन बीजों को नहीं बोने जा रहा हूँ। मैं बस एक नजर डालना चाहता हूँ। आप यह नहीं जानते, लेकिन इस जगह की एक विशेषता यह है कि हर बार जब मैं कुछ ऐसा निकालता हूँ जो खास हो सकता है, तो जगह समतल हो जाती है। ओह, मेरा मतलब है कि यह जगह मजबूत हो जाती है। पिछली बार मैंने काली मिट्टी और झील का पानी इस जगह में डाला था और इससे मुझे 2 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिली। इसलिए अगर मैं उन बीजों को उगाने की कोशिश करता हूँ तो शायद इस जगह की जमीन का क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है और फिर मैं और चीजें उगा पाऊंगा। झाओ के शब्दों से मीरिन दंग रह गई। अगर यह ऐसा है तो कोशिश करना संभव है, गुरु। अगर वे बीज इस जगह को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं तो यह अच्छा है। चूंकि यह तय हो चुका था, झाओ ने आगे कहा, दादी मीरिन, कल सुबह सभी से कहो कि वे कचरा साफ करें और उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दें, ताकि जब हम इस जगह से जाएं तो मैं एक ही प्रक्रिया में सारा कचरा बाहर निकाल सकूं। हाँ गुरुजी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और दादी मीरिन, झाओ ने सभी सामानों को देखने के बाद कहा, अगर मैं इस कमरे को थोड़ा व्यवस्थित कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं एक और बिस्तर फिट कर सकता हूं, फिर आपको बाहर सोने की जरूरत नहीं होगी। मीरिन ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी, बाहर आराम करना ठीक है। झाओ ने देखा कि मीरिन इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं झुकेगी, लेकिन उसका एक हिस्सा पहले से ही जानता था कि मीरिन के लिए इस कमरे के अंदर आराम करना असंभव था, इसलिए उसने कहा, तो कम से कम मुझे खलिहान से कुछ बिस्तर लाने दो और उन्हें बाहर रख दो। हाँ, मैं उन्हें झोपड़ी के बगल में ले जाऊंगा ताकि तुम और बाकी लोग पास में सो सकें। इस बार मीरिन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे लगा कि खुली हवा में सोना अच्छा है।
लेकिन यह मत भूलो कि यह एक बंद जगह थी। 100 गुलामों के बीच भीड़ होने के कारण सोना मुश्किल होता है। झाओ ने निर्णय लिया कि वह कुछ लकड़ी निकालेगा और किनारे के 2 अलग-अलग कमरे बनाएगा। हालांकि वह छत नहीं बना पाया था, लेकिन कम से कम वह ऐसा कर सकता था कि लोग अंदर न दिखें। ये देखते हुए कि मीरिन को कोई शैतान नहीं था, वह उद्यम से बाहर निकल गई। उसके पीछे बाकी सभी लोग भी थे। बाहर दास उठे, जोश से निकले। खाना खाने के बाद उन्हें बहुत नींद आ गई, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ। उन गुलामों को बुलाते समय झाओ कुछ लकड़ी लेकर आया और अपने रेस्तरां के बगल में 2 अलग-अलग कमरे बनाने को कहा। हर कमरे में 3 आंखें हो रहे थे। एक मीरिन, मेग और डेजी के लिए था, जबकि दूसरा ब्लॉकहेड, रॉकहेड और एन के लिए था। झाओ ने डेजी और एन को शेरों के साथ रहने दिया। वास्तव में इसका कारण यह था कि वे दासों से अलग थे। हालांकि डेजी और एन बुडा कबीले के आम लोग और नौकर बन गए थे, फिर भी वे दासों के साथ बातचीत करते थे। वह चाहती थी कि वे दासों को बताएं कि स्थिति में बदलाव से क्या हो सकता है। चाहे वह रात का खाना हो या उनके सोने की व्यवस्था, उन्हें दासों के स्वतंत्र आम आदमी के लक्ष्य की ओर झुकाने के लिए उनके अनुयायियों को दिखाना था। ये उनकी नीति थी। एक ओटाकू था, उसके पास कोई असाधारण प्रबंधन कौशल नहीं था। हालांकि वह एक शौकीन पाठक था, हालांकि वह नामांकित लघु उपन्यास फोड़ियां था। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप उन सामग्री से कुछ उपयोगी सीख सकते हैं। झाओ को जो कुछ भी पता था वह स्कूल और फाइल्स उपन्यास पढ़ने से आया था। हालांकि उन फिजा उपन्यासों में लिखी बातें बताई गई कि सच नहीं है, लेकिन उन अफ्रीकन को हर तरह के लोगों ने लिखा था। उन लोगों ने उन उपन्यासों में सब कुछ डाला जो वे जानते थे, इसलिए वे पढ़ते हैं। झाओ को ऐसी किताबें पसंद थीं, उन्होंने बहुत सी उपयोगी बातें सीखी थीं। किसी बाहरी व्यक्ति को झाओ जो अनुभव कर रहा था, वह किसी काल्पनिक उपन्यास की तरह लग सकता है, लेकिन यहाँ ये कहीं अधिक वास्तविक था। झाओ की यह बात स्पष्ट थी कि अगर वह यहाँ मर गया, तो वह वास्तव में मर जाएगा। ये कोई खेल या सपना नहीं था, ये वास्तविक जीवन था। हर कोई सीखी हुई हर चीज का उपयोग करता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, और झाओ भी अपवाद नहीं है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसने जो सिखाया है वह सही है या नहीं, लेकिन वह हमेशा रहने की कोशिश करता था, और बस इसी तरह से लोग विदेशी होते हैं, है ना? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 43 ताज़ा करें। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। ताज़ा करें। अध्याय 43 ताज़ा करें। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद मीरिन ने दासों को कुछ देर तक पढ़ा, फिर उन्होंने सोने की व्यवस्था की। अंतरिक्ष में संरचना बहुत उपयुक्त थी, न बहुत ठंडा, न बहुत गर्म। कंबल प्रयोगशालाओं को रात में नींद अच्छी आती है। आधी रात को अचानक एक आवाज गूंजी, जिससे झाओ जाग गया। मूली पैक की गई थी और उसे उनका लेबल दिया गया था। झाओ मूल रूप से सामान्य बीज बोना चाहता था, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने मूली का एक और बच्चे की हड्डी का निर्णय लिया। अन्यथा अगर बीज स्थानिक खेत को समरूप कर देते तो उसे बहुत सारा काम करने वाली फिल्म मिलती और इस तरह वह सो नहीं पाता। अगली सुबह तक मक्का के पास का बर्तन वाला था। झाओ ने बाहर हलचल मचाई, इसलिए वह उठ गया। उसने बाहर जाकर देखा कि दास पहले से ही जाग गए थे और मीरिन के चौकस सहयोगियों के नीचे अपने लिए खाना बना रहे थे। झाओ को देखे मीरिन ने तुरंत अपने लिए पानी का एक कटोरा खरीदा। झाओ के संस्थान के बाद उसने खेत के चारों ओर की खोज की कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब वह जिस जगह पर नजर डाली तो उसे अचानक लगा कि कुछ जगह है। ये बहुत स्पष्ट था, उन्होंने जो कचरा बनाया था वह चला गया। आज वहां कुछ भी नहीं था जो सही नहीं लग रहा था। यदि गुलाम कचरा भी उठाता है तो उसे भी इतना स्पष्ट करना असंभव था। मेघ के पास के व्यापारी झाओ ने पूछा, मेघ, दादी मीरिन ने उन दासों को साफ सफाई करने के लिए क्या कहा है? मेघ झा के चित्र पर हैरानी हुई, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, दादी ने उन्हें आज सुबह काम करने के लिए अभी तक नहीं कहा है। झाओ ने सिर हिलाया। अपने दिल में उसने एक अनुमान लगाया। वह मुचा और खलिहान में चला गया। मेघ को पता चला कि खलिहान के बगल में वह शैतान था, इसलिए उसने सोचा कि झाओ शौच करने जा रहा है। लेकिन मेघ गलत थी। झाओ बस अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए चाट देखना चाहता था। जब वह रोस्ट में शामिल हुए तो उन्हें पता चला कि उनका अनुमान सही था। ऐसा लग रहा था कि उस जगह का माहौल एक बार ताज़ा हो गया है। सभी बेकार पैकेटों को साफ कर दिया गया था जहां और जिस स्थान पर उनके मूल स्वरूप में दिखाया गया था। हालांकि उनके द्वारा बनाए गए कमरे गायब नहीं हुए हैं, शायद इसलिए क्योंकि उस स्थान से कोई भी उपयोगी वस्तु हटाई नहीं गई है। ये देखकर झाओ राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उस स्थान पर गरीबी की समस्या से बचने का एक तरीका था। यह उसके लिए सिरदर्द था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे अपने आप हल कर देगा। ये बहुत ही प्रलेखित था। झाओ आर्किटेक्चर वहां से वापस आया जहां मेघ स्टेक था और उसका इंतजार कर रही थी। झाओ को देखकर मेघ खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए। पूछने वाला पूछ रहा था कि वह क्यों शर्मा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कैसे पूछ रही थी, क्योंकि आखिरकार वह अभी भी डेट से बाहर आ गई थी। मीरिन दासों को खाना पकाने का निर्देश दे रही थी, लेकिन अब जब झाओ जगाया गया तो वह स्वाभाविक रूप से अपने नाश्ते की तैयारी के लिए रेस्तरां में चली गई। झाओ देखना चाहता था कि अंतरिक्ष के बाहर क्या हो रहा है। वह भी स्टॉक में चला गया था, लेकिन वह बैठ गया और देखने के लिए स्क्रीन बंद कर दी। इस मामले में वह 3 स्नैपशॉट्स की जांच कर रहा था। बाहरी स्थिति में सुधार दिख रहा था। 100 मीटर के पॉइंट में केवल कुछ आत्मा जानवर थे। झाओ को आश्चर्य हुआ, सीमा के अंदर 10 से भी कम हरे बिंदु थे। उनमें से 3 मानव कंकाल थे, जबकि बाकी अधिक जानवरों के आकार के थे। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि इतने कम मरे हुए आत्मिक जानवर क्यों थे, लेकिन झाओ को इसकी चिंता नहीं थी। जब तक बाहर आत्मिक जानवर थे तब तक बाहर जाना असुरक्षित था। स्क्रीन बंद करके झाओ ने रसोई की तरफ देखा और देखा कि मीरिन नाश्ता बना रही थी। वह अपने पैनकेक बनाने की तैयारी कर रही थी। सच कहूं तो हर सुबह उसे खाने के साथ बातचीत थी, इसलिए वास्तव में उसकी आदत नहीं थी। मीरिन ने झाओ को अपने बगल में खड़ा देखा और कहा, क्या आपको भूख लगी है, मास्टर? निश्चिंत रहें, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। दादी मीरिन, हालांकि यह कल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन सुबह हम कुछ चावल खा सकते हैं। अब ये पैनकेक पाई बनाना बेकार नहीं है। मीरिन को आश्चर्य हुआ, चावल तो गुलामों का खाना है, मैं मालिक के लिए इसे कैसे खा सकता हूँ? झाओ चुप हो गया। एडम की यादों से उन्हें चावल खाने वाले कुलीन लोगों का कोई उल्लेख याद नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, दादी मीरिन, आप हमें बताएं कि हम कुछ और दिनों से इस जगह पर रहते हैं। ये जगह महल जैसी नहीं है। यहाँ रोटी बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए रोजाना चावल खाने का कोई कारण नहीं है। नहीं है, है ना? आपने इसे कल देखा था, है ना? चावल का स्वाद बहुत अच्छा है।
मीरिन ने कुछ नहीं कहा। कल पता चला कि चावल की चट्टानें उसे बहुत अच्छी लग रही थीं। सच कहूं तो वह भी इसे चखना चाहती थी। उसने ये भी सोचा कि यह जगह बाहर से कितनी अलग है। महल में रसोई में पत्थर का उपकरण था, इसलिए वह रोटी या मिठाई बना सकता था, लेकिन यहाँ वह केवल इलेक्ट्रिक पैनकेक निर्माता से पैनकेक बना सकता था। अगर वे हर रोज मसाला पैनकेक खाते हैं तो ये परेशानी भरी होती है, इसलिए आखिरकार उन्होंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो जैसा आप कहते हैं आदर्श ही करते हैं, मास्टर। झाओ खुद को जोर से खुशी होने से रोक नहीं पाया। हालांकि उन्हें आलू का सम्मान था, लेकिन उन्हें चावल खाना ज्यादा पसंद था। खासकर कल का चावल, जो स्पष्ट रूप से बहुत शानदार था। खोज के बाद मीरिन ने दासों को पढ़ाया। झाओ ने मीरिन से यह भी कहा कि उन्हें कचरा साफ करने की बर्बादी नहीं है, बल्कि उन्हें बस एक तरफ रख देना है। मीरिन को समझ नहीं आया कि झाओ का क्या मतलब था, लेकिन उसने वही किया जो उसने उससे कहा था क्योंकि उस पर विश्वास था। वह झाओ पर विश्वास करता है क्योंकि वह उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करता था, और इसलिए भी क्योंकि वह अंतरिक्ष में रहने के लिए और भी अधिक देर तक रहता था, जिसका उस पर प्रभाव पड़ता था। नया अध्याय N0VALIN को पर प्रकाशित किए गए हैं। जब ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने महलों को बदल दिया, उसी तरह जैसे कि मीरिन प्रभावित हुए थे। पहले तो ये परिवर्तन उसके लिए गहरा मजबूत नहीं था क्योंकि वह बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति वाला एक जादूगर था, इसलिए जो कुछ अन्य लोगों को पूरी तरह से प्रभावित करता था उसका उस पर केवल थोड़ा सा प्रभाव था। लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वह बदल गया था। यही कारण था कि उसने झाओ की बातों का खंडन नहीं किया। देखने का मतलब यह था कि उसने पहले कभी झाओ की बातों का खंडन नहीं किया था, तब उसने कुछ खतरनाक करना चाहा था। यदि वह कुछ भी करता है जो उसके लिए होता है तो वह उसे रोक देता है। जगह ने उन्हें बदल दिया होगा, लेकिन इससे उनकी शानदारता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत उन्हें और अधिक चतुर बना दिया। जहां तक गुलामों की बात है, वे बुडा कबीले के प्रति वफादार थे क्योंकि वे कबीले के गुलाम थे। लेकिन जब से वे इस जगह पर आए, उन्होंने प्रति वफादारी की शपथ ली। झाओ को उस जगह से कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। किसी ने भी वास्तव में इसे महसूस नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वास्तव में एक व्यक्ति को नहीं बदल रहा था। हर कोई एक ही समय में बदल रहा था, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2 से कुछ पहले ही मूली पैक हो गई। मूली की कटाई के बाद खलिहान से कुछ बीज निकले। इन टुकड़ों को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। सबसे आम बीज से फल मिलता था जिसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती थी। ग्रीन ने ये बीज बेकार थे क्योंकि इन्हें खराब मिट्टी में भी बनाया जा सकता था। इतना ही नहीं, इनका प्लांट भी बोन था सैकड़ों साल तक। साथ ही बीज बोने से लेकर फल उगाने तक इसमें केवल 2 साल लगे थे। ग्रीन ने सोचा कि इन फलों के बीज बुडा वंश के भविष्य के विकास के लिए आवश्यक होंगे, इसलिए उन्होंने बीज खरीद के लिए बड़ी मात्रा में बीज खरीदे। हालांकि तेल की कीमत सस्ती थी, फिर भी यह महाद्वीप के लोगों के लिए एक सूखा था। हरियाली का विचार था कि एक बार जब वे इन फूलों के बीज बोएंगे तो 2 साल बाद वे बहुत सारी सब्जियों की फसल काट पाएंगे, फिर उन्हें बीज बनाकर तेल बना पाएंगे। इस तेल को बेचकर बुडा कबीले को एक स्थिर आय मिल गई। बाकी बचे हुए बीज जो उन्होंने उगाए थे वे कुछ सामान्य सब्जियों के बीज और खेत के बीज थे। जादुई टोकरे के टुकड़ों में बहुत सारी मिट्टी की राख होती है, इसलिए उन्हें पहाड़ पर उगना अप्रभावी था। इसलिए वह सामान्य साधारण के बीज बजामा। जहां तक ग्रीन द्वारा आयोजित खेत के बीज की बात है, उनका उपयोग अल्फा नामक फल उगने के लिए किया गया था, जो एक पौष्टिक पौधा है जो प्रारंभिक उगता है। इसे वजन स्तर के शाकाहारी आत्मा आश्रम के लिए चरागाह के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन इस फल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है सांकेतिक प्रभाव। जब आप इसे बेचते हैं तो आप उपचार के शीर्ष को कहते हैं, जिसमें जड़ मिट्टी में रह जाते हैं। ये जड़ें धीरे धीरे दारा भूमि को बेहतर बनाती हैं, जिससे मिट्टी अधिक समृद्ध हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्लैक वेस्ट में आने से पहले ग्रीन ने बुडा कबीले को जीवित रखने में मदद करने के लिए कई तरह की बुराइयों के बारे में सोचा था। फलों के बीज से तेल बनाया जा सके ताकि दर्शन जीवन यापन के खर्च से पूरा हो सके, और अल्फाल्फा के बीज से पहाड़ की मिट्टी को खाद मिल सके। और जब जमीन और दुकान होगी तो वे दूसरी वस्तुएं भी मोटी हो जाएंगी, जिससे उनकी आय और भी बढ़ जाएगी। बेशक ग्रीन को झाओ के खेत धोखे के बारे में पता नहीं था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 44 स्तर ऊपर खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। लेवल अप खेलायतन 0 137 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 44 स्तर ऊपर सब्जी के बीज की खोज। स्तर की पहचान नकारात्मक, कोई गुण नहीं, निकाले नहीं। सब्जी के बीज की खोज। स्तर की पहचान नकारात्मक, कोई गुण नहीं, निकाले नहीं। सब्जी के बीज की खोज। स्तर की पहचान नकारात्मक, कोई गुण नहीं, निकाले नहीं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। खेत के बीज की खोज। स्तर की पहचान 0, स्थानिक घास के बीजों के समान, निकाले नहीं, बीज को बनाए रखना। फलों के बीज की खोज। स्तर की पहचान 4, बीज निकालना, निष्कर्षण पूरा हो गया है। बीज को अंतरिक्ष में डिजिटल कर दिया गया है। बीज अब दुकान से खरीदा जा सकता है। जैसे ही झाओ ने बीज निकाले, बहुत सी ध्वनियां गूंज उठीं। अल्फाल्फा के बीज और फलों के बीजों को छोड़कर बाकी बीज गायब हो गए। ये जगह वाकई बहुत भारी है, उसने कहा। अगर इसका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है तो इसे नजर से ओझल कर दिया जाएगा। सौभाग्य से बाकी बीज काफी अच्छे थे। बाकी सभी को यह समझ में नहीं आया कि स्वरों की श्रृंखला का क्या मतलब है, नहीं उन्हें पता था कि पहचान या निष्कर्षण क्या होता है। उन्होंने केवल इतना देखा कि आधे बीज गायब हो गए थे। झाओ के समाप्त होते ही आवाज फिर से गूंजी। स्थानिक खेत का स्तर 5 तक बढ़ गया है। आपको बैंगन के बीजों का एक बैग इनाम में मिलेगा जो 2 एकड़ जमीन भर सकता है। नई जमीन पर खेती करने के लिए आपको 5वें स्तर पर होना चाहिए और 1100 सोने के सिक्के चाहिए। आप जरूरत पूरी कर चुके हैं। क्या आप 2 एकड़ जमीन पर खेती करना चाहते हैं? जब झाओ ने आवाज सुनी तो वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने आखिरकार पुष्टि की कि उसके स्थानिक खेत को समतल करने का सबसे अच्छा तरीका चीजों को अंतरिक्ष में ले जाना था, अन्यथा उसका स्तर ऊपर करने की गति बहुत धीमी हो जाती। उसने तुरंत कहा, भूमि पर खेती करो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मकई के खेत के पास एक सफेद रोशनी चमक उठी और फिर 2 एकड़ उपजाऊ जमीन दिखाई देने लगी। ये समझते हुए कि अंतरिक्ष उपजाऊ भूमि को जोड़ना जारी रखेगा, झाओ ने अन्य स्थानों के बारे में सोचा, जैसे कि खेल की पृष्ठभूमि भूमि। उसने सोचा कि क्या वह किसी दिन पृष्ठभूमि में चीजें उगाने में सक्षम होगा। यह अच्छा होगा। नए उपन्यास अध्याय 9 वेल बिन को पर प्रकाशित होते हैं।
आवाज गूंजी, आपका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है। पृष्ठभूमि भूमि की खेती के लिए आपको 30वें स्तर पर होना चाहिए। झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वह उस स्तर पर पहुंचने पर वास्तव में पृष्ठभूमि भूमि का उपयोग करने में सक्षम होगा? अगर वह कर सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। मीरिन झाओ के पास गई। मास्टर, अब जब आपने कुछ नई जमीन जोत ली है तो आप क्या बोने जा रहे हैं? झाओ ने 2 एकड़ जमीन को देखा, साथ ही अपने खेत की मूल भूमि को भी, जहां उसने अभी अभी मूली की कटाई पूरी की थी। दादी मीरिन, मैं उन 2 एकड़ जमीन पर मक्का लगाने जा रहा हूँ। बाकी के लिए क्या मैं कुछ फलों के बीज लगा सकता हूँ? आप क्या सोचती हैं? मीरिन ने जमीन के ढेर को देखते हुए जवाब देने में संकोच किया। वह जानती थी कि यहीं पर उसने जादुई मूली उगाई थी, इसलिए जब उसने कहा कि वह वहां मूली लगाना जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है तो उसे आश्चर्य हुआ। झाओ ने मीरिन की झिझक देखी और मुस्कुराया। अभी मेरे पास पहले से ही 2,40,000 कैटी मूली है। भले ही वे अच्छी बिकती हों, अगर मैं ज्यादा बेचूं तो मूली की कीमत गिर सकती है। लेकिन उस फल से मिलने वाला तेल वैसा नहीं होता। वह तेल महाद्वीप में हर किसी की जरूरत है। अगर मैं 1 लाख कैटी भी बेचूं तो भी बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। झाओ की बात सुनकर मीरिन सहमत हो गई। ठीक है मास्टर, आगे बढ़ो और एक फलों का बाग लगाओ। झाओ ने सिर हिलाया। एक न्यू फल के बीज लगाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, छोटे फावड़े और बाल्टी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, जब तक कि बीज सुरक्षित रूप से जमीन में नहीं समा गए। झाओ ने हिसाब लगाया और ऐसा लगा कि वह सिर्फ 300 पेड़ ही लगा पाएगा। फलों के बीज बोने के बाद झाओ ने बाकी बीजों को वापस स्थानिक खलिहान में डाल दिया। अब तक वह अभी और मकई के बीज नहीं बोने वाला था। उसने मकई के पकने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस तरह वह एक ही समय में सभी 4 एकड़ में मकई के बीज बो सकेगा और फिर उन्हें एक साथ काट सकेगा। झाओ के प्रदर्शन से हर कोई दंग रह गया। इतनी बड़ी जगह झाओ के हर शब्द को सुन रही थी। ये चमत्कार जैसा था। भीड़ ने उसे श्रद्धा से देखा और यहाँ तक कि मीरिन की आंखों में भी वही भाव था। अंतरिक्ष में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। दासों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मीरिन ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वे आश्चर्यचकित थे कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद है। सबकी नजरें उस पर लगी देखकर झाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि अब वह बुढ़ा कबीले का स्वामी था, लेकिन अपने पिछले जन्म में वह एक ओटाकू था, इसलिए स्वभाव से वह सबकी नजरों से शर्मिला महसूस करता था। झाओ ने जल्दी से कहा, दादी मीरिन, मैं बाहर की स्थिति देखने के लिए झोपड़ी में वापस जा रहा हूँ। वह झोपड़ी में गया और दरवाजा बंद कर दिया। झाओ की पीठ को देखकर मीरिन और मेघ खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उन्हें समझ में आ गया कि वह शर्मिला महसूस कर रहा है। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वे एडम को पहले से जानते थे और एडम शर्मिला व्यक्ति नहीं था। लेकिन एडम और झाओ बिल्कुल अलग थे। पहले झाओ का लोगों से कम संपर्क था, इसलिए वह बहुत शर्मिला था। उसे इस तरह से व्यवहार करते देखना मीरिन और मेघ के लिए बहुत मजेदार था। जब झाओ झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ सांसें ली, फिर उसने दोनों को कोसा। फिर उसने पर्दा खोला और महल को देखा। किसी भी आत्मा जानवर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह बिस्तर पर लेटे हुए भी ऐसा कर सकता था। इस जगह का संचालन करना वाकई बहुत आसान था। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे नहीं आती थी कि कैसे करनी है, चाहे वह हल चलाना हो या सामान्य रूप से खेती करना, लेकिन उसे बस इसके बारे में सोचना था और यह जगह उसकी मदद करती थी। हालांकि यह काफी सुविधाजनक था, फिर भी इससे उसे बहुत ऊब महसूस होती थी। झोपड़ी के बाहर से वह मीरिन को दासों को पढ़ना सिखाते हुए सुन सकता था। उस आवाज ने उसके दिल को शांत कर दिया। उसे लगा जैसे वह कविता लोशिमिंग में था, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक रईस एक जर्जर घर में रह रहा था। झाओ को अचानक पढ़ने का मन हुआ, इसलिए उसने खलिहान से एक विविध पुस्तक निकाली। मकई के पकने में 2 घंटे लग गए। झाओ मकई की कटाई करने के लिए बाहर गया, फिर उसने 4 एकड़ जमीन में कुछ मकई के बीज बोए। काम खत्म होने के बाद वह अपनी झोपड़ी में वापस आया और पढ़ना जारी रखा। झाओ को पता था कि दूसरी फसलों की तरह तेल के फल उतनी तेजी से नहीं उगेंगे। आखिरकार बाहरी दुनिया में इसे पूरी तरह से पकने में 2 साल लगेंगे। अब जबकि बीज डिजिटल हो चुका है, उसने अनुमान लगाया कि इसमें लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे। अगले 2 दिनों में हालांकि मक्का पहले ही पाक चुका था, फलों के बीज अभी भी समाप्त होने लगे थे। इन 2 दिनों में झाओ महल की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। अब तक उसे किसी मरे हुए स्पिरिट बीस्ट की छाया भी नहीं सौंपी गई थी, लेकिन फिर भी उसने मीरिन को बाहरी खोज नहीं की। उसे डर था कि आत्मा जानवर अभी भी आसपास ही हैं, बस उसकी तलाश बाहर है। अगर वे मीरिन को भी ढूंढ लेते तो भले ही वह खतरे में न हो, फिर भी खतरा होता। फिर भी वे हमेशा के लिए इस जगह पर नहीं रह सकते थे। आखिरकार महल उनका घर था, उन्हें जल्द ही या बाद में यहाँ से जाना ही था। इन दिनों देखा गया कि गुलाम अच्छे मूड में नहीं थे। हालांकि वे साक्षरता लिखना सीख रहे थे, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। वे बस चट पीटते और अपने लक्ष्य कौशल में सुधार करते थे। वे वास्तव में भी काम नहीं करने के आदी नहीं थे और किसी कारण से उन्हें दुख हुआ। वे हर रोज साधारण के साथ चावल खाते थे, जो दासों के लिए स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। हालांकि वे झाओ के प्रति शेयर हो गए थे, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन झाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बस पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। ये मीरिन ही थी जो उन्हें पढ़ रही थी। 2 दिन बाद ही झाओ को आखिरकार पता चला कि गुलामों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मीरिन को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, इसलिए उनके पास डेजी को ऑर्डर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे और अधिक खुले थे। शाम के खाने के दौरान डेजी ने पूछा कि क्या हुआ। जब उसने मीरिन को बताया और जाबो को इस बारे में पता चला तो वह जाग गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 45 क्रोधित। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। क्रोधित। प्ले वॉल्यूम 0 टू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 45 क्रोधित। रात के खाने के बाद मीरिन और झाओ कमरे में अकेले रह गए। जब वह चाय बना रही थी तो झाओ ने पूछा, दादी मीरिन, आपको क्या लगता है कि हमें दासों के बारे में क्या करना चाहिए? मीरिन ने इस बारे में सोचा, फिर झाओ की आंखों में देखा। क्या आप मेरी सलाह चाहते हैं, मास्टर? बेशक, दादी मीरिन, आप ही हैं जो दासों का प्रबंधन कर रही हैं। निर्वासित होने से पहले मैं भी कभी बुढ़ा कबीले के नियंत्रण में नहीं था। उस संबंध में आपके पास मेरे पास कहीं अधिक अनुभव है। नए उपन्यास अध्याय संख्या वेलबिन COM पर प्रकाशित किए गए हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मास्टर। मीरिन तस्वीर, यह मेरी सलाह है। मुझे लगता है कि आपके गुलामों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। आपको उन पर थोड़ा सा भी अमल करना चाहिए। इन शब्दों में झाओ को उलझन में डाल दिया।
आप कह रहे हैं कि मुझे दासों के प्रति थोड़ा और कठोर होना चाहिए। क्यों? मैलिक, तुम्हें पता है, तुम कठोर नहीं हो। बहुत अच्छे हैं, तो वे आपके लिए दुखी होंगे। इस बार ऐसा हुआ जब आपने उनके विचार में एक पुरस्कार सीखा। लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार मिला कराता है। झाओ को आश्चर्य हुआ, वह सोच रही थी कि गुलामी उसके पिछले जन्म के बच्चों की तरह ही थी। सच कहूं तो किसी भी छात्र को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, वे केवल तब प्रसन्न होते हैं जब कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इस दुनिया में ये अलग था, लगभग सभी तकनीक और ज्ञान प्रयोगशालाएं दूर रह गईं। गुलाम बस काम करने के लिए थे। कुलीन वर्ग की दृष्टि में गुलामों को भी इंसान नहीं माना जाता था। मैं समझ गया, झाओ ने कहा। धन्यवाद, दादी मीरिन, मुझे इस बारे में एक विचार दें। मीरिन ने दावा से सिर हिलाया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह एक मानवीय गुण बन गई थी, लेकिन उसे लगा कि उसने अभी भी बहुत कुछ सीखा है। झाओ कुछ देर के लिए कहीं न कहीं डूब रहा है। वह सोच रहा था कि इस समस्या से कैसे पूछा जाए। सच कहूं तो समस्या जांच ये पहली बार थी जब उसने इस तरह का किसी का सामना किया था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसने ऐसा किया था। इसके बारे में तर्क के बाद झाओ खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। दादी मीरिन, मैं दासों से पाना चाहती हूँ। मीरिन ने सिर हिलाया। दोनों कारखाने बाहर से निकले और दासों के पास गए, जो अब जमीन पर अपने शब्दों का अभ्यास कर रहे थे और मिट्टी पर मकई के टुकड़ों से कुछ लिख रहे थे। झाओ ने जो देखा उसकी लैब कुछ हद तक नत लग रहे थे। यह उत्साह बहुत अलग था, जो उन्हें तब महसूस हुआ जब उन्होंने पहली बार पढ़ना लिखना शुरू किया था। रुको, झाओ ने कहा। जब गुलामों ने झाओ को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने मकई के डंठल नीचे गिरा दिए और जमीन पर घुटने टेक दिए। लेकिन ये पहले जैसा नहीं था, क्योंकि इस बार झाओ ने उन्हें वापस खड़े होने के लिए नहीं कहा। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में आप पढ़ना और लिखना सीखने के बारे में बहुत गंभीर नहीं रहे हैं। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक परेशान करने वाली शांति थी, जिससे दासों में अनैच्छिक रूप से कपकपी पैदा हो गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, मालिक, कृपया हमें सजा दीजिए। झाओ के शब्द बर्फ की तरह थे। तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो। पढ़ना लिखना सीखना कोई पुरस्कार नहीं है। ये तुम्हें बुरा कबीले की बेहतर सेवा करने में मदद करता है। भले ही तुम मूर्ख हो, लेकिन तुम्हें कबीले की वर्तमान स्थिति को समझने में सक्षम होना चाहिए। शारीरिक श्रम के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? तुम क्या बना सकते हो? तुम्हारी विशेषता क्या है? अगर मैं तुम्हें एक किताब दूं तो क्या तुम शब्दों को समझ पाओगे? नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम कुछ भी नहीं समझते। क्या तुम घोड़े हो? क्या तुम घोड़े की तरह काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? याद रखो कि लोग पढ़ना सीख सकते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम बुरा कबीले की बेहतर सेवा कैसे कर सकते हो? सभी गुलाम घुटनों के बल पर काम रहे थे। ये पहली बार था जब झाओ ने उनसे ऐसे कठोर शब्द कहे थे। वे डरे हुए थे। झाओ ने खुद को शांत करने के लिए कुछ सांसें लीं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें गुलामी से आजाद कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक आम नागरिक का दर्जा देता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे दिन जी पाओगे? गलत। अगर तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते तो तुम सबसे अच्छे से एक घटिया आम नागरिक बन जाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि मुझे बुरा कबीले के लिए प्रेरित लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, न कि ऐसे लोग जो सिर्फ खाने और मरने तक चादर ओढ़ने से संतुष्ट हो जाएं। फिर उसने डेजी की तरफ देखा। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने डेजी को आम आदमी का दर्जा क्यों दिया, जबकि वह सिर्फ घास फूस बुनती थी। आप में से बहुत से लोग अब घास फूस बुन सकते हैं, और आप में से जो लोग इनके साथ काम करते थे वे भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको आम आदमी के तौर पर बहाल क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उठकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की। वह बेहतर बनना चाहती थी, साथ ही अपने भाई को भी बचाना चाहती थी। मैं आपको शिक्षा का एक उचित मौका दे रहा हूँ, इनाम नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप डेजी से सीख सकते हैं। अभी बुरा कबीले को 100 समर्पित लोगों की जरूरत है, 100 गुलामों की नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? घुटने टेककर दासों ने जोर से चिल्लाकर कहा, हम समझ गए, मालिक। दास वास्तव में उत्साहित थे। ये पहली बार था जब कोई कुलीन उन्हें कुछ और बनने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि झाओ ने उनसे आग की तरह बात की, लेकिन उनके दिलों में कोई नाराजगी नहीं थी। इसके विपरीत वे झाओ के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे हुए थे। झाओ ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद कहा, खड़े हो जाओ। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग हमेशा मेरे सामने घुटने टेकते हैं। याद रखो, अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना सीखो। यह कोई पुरस्कार नहीं है, यह मेरा आदेश है। दास एक स्वर में खड़े हो गए, हाँ स्वामी। हालांकि दास बहुत देर से जमीन पर बैठे थे, लेकिन जब वे दिखे तो उनका शरीर मुरझाने के बजाय ताकत से भर गया। मीरिन झाओ के पीछे खड़ी थी, खुशी से भरी आंखों से मुस्कुराहट रही थी। उसके दिल में उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ आज इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, उससे भी बेहतर जो उसने सोचा था। न केवल वह गुलामों पर नकेल कासी, बल्कि वह उन्हें अपनी प्रति कृतज्ञता का एहसास भी सिखाती है। वह झाओ के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट थी। दासों को अपने शरीर को खींचते हुए देखने के बाद झाओ ने सिर हिलाया, फिर मीरिन की ओर मुड़ा और कहा, बाकी सब आप पर निर्भर हैं, दादी मीरिन। लेकिन शायद इस बार हमें उन्हें रोजाना नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा उनका सिर खराब हो जाएगा। बदले जाओगे में कुछ भी याद रहेगा अधूरा होगा। मीरिन तस्वीर, मास्टर को चिंता करने की आदत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। यह मेरा पहला मौका नहीं है जब मैं छात्रों को पढ़ा रही हूँ। हंसा, फिर मुड़कर स्ट्राइप्स में चला गया, जबकि मेग उसे श्रद्धा से भरी नजरों से देख रही थी। आज मेग को लगा कि झाओ बहुत सुंदर लग रही है। जब उसने भाषण दिया तो उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जिस पर उसकी आंखें टिकी हुई थीं। उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। जब झाओ आर्किटेक्चर वापस लौट आया तो उसे याद आया कि उसने क्या करने की कोशिश की थी, और उसने कुछ भी वैसा ही बनाया जैसा उसने योजना बनाई थी। वह अपनी भावनाओं को साझा करती है, स्थान पर विराम लगाती है और अपने चेहरे पर सही भावों को दर्शाती है ताकि अधिक वास्तविक लगे। अपने शब्दों पर विचार करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि मेग उसके पीछे वाले कमरे में गई थी। झाओ को देखकर मेग मुस्कुराए बिना नहीं रह गए। उसकी शक्ति ने उसके मन को शांत कर दिया, उसे एक शांत भावना दी जो बहुत चिंतन करने वाली थी। झाओ ने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। आश्चर्यचकित होकर उसने पीछे देखा, लेकिन ये बिल्कुल मेग था। चौधरी झा एक ओटाकू था, इसलिए उसे लड़कियों के संपर्क में रहने की आदत नहीं थी। अब जब मेग पीछे खड़ी थी तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। शोक करते हुए झाओ ने कहा, आह मेग, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता मास्टर? मेग मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, झाओ ने जल्दी से कहा, आप कभी भी अंदर आ सकते हैं। बैठिए, मैं चाय बनाऊंगा। मेग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया।
मालिक, मुझे चाय बना दो, नहीं तो दादी मुझे डांटेंगी। नहीं, मुझे दो, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने पेय पदार्थों की पेशकश की थी, झाओ ने कहा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 46 लाल बिंदु। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। लाल बिंदु। खेलायतन 0-134 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 46 लाल बिंदु। मेघ ने झाओ को देखकर हंसी। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति का चरित्र वास्तव में इतना महान हो जाएगा। पहले एडम जंगली और मिलनसार था, एक बेवकूफ होने की कगार पर। लेकिन अब झाओ एक अंतर्मुखी, शांत और बहुत चौकस था। वह झाओ को पसंद करती थी। ये देखकर कि मेघ बोल नहीं रही थी, झाओ घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे, तुम बैठ जाओ, मैं बाहर जाकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। उसने अपनी स्क्रीन ऊपर खींची और महल की तरफ देखा। त्रिआयामी मानचित्र में कोई भी हरा बिंदु नहीं था, जैसा कि पिछली बार उन्होंने देखा था। झाओ ने आह भरी। वह 2 दिन और इंतजार करने की तैयारी कर रहा था। 2 दिन में अगर हरे बिंदु फिर से नहीं दिखाई दिए तो वह मीरिन को ये जांचने के लिए भेजेगा कि क्या आत्मा के जानवर वास्तव में चले गए हैं। मेघ झाओ के बगल में खड़ी थी, वह भी स्क्रीन को देख रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे संचालित किया जाए। ऐसा लग रहा था कि झाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस जगह पर कुछ भी कर सकता था। उदाहरण के लिए, ब्लॉकहेड ने छोटे फावड़े और बाल्टियां उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर कीलों से ठोंक दी गई हों। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह उन्हें हिला नहीं सका। मेघ समझ गई कि हरे बिंदु आत्मा जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि वे चिंतित थे, इसलिए उन्होंने बाहर की स्थिति पर नजर रखी। इसलिए उसे पता था कि पिछली बार जब झाओ ने जांच की थी तो स्क्रीन पर कोई आत्मा जानवर नहीं था। जब मीरिन बाहर जाकर देखना चाहती थी तो झाओ ने उसे रोक दिया। मीरिन ने उसके निर्णय का विरोध नहीं किया, ये जानते हुए कि वह चिंतित था। लेकिन ये देखकर कि फिर से कोई हरा बिंदु नहीं था, मेघ ने तत्परता से कहा, मास्टर, बाहर कोई आत्मिक जानवर नहीं है, मुझे बाहर जाकर देखने दो। मेरी गति से कोई खतरा नहीं होगा। झाओ ने अपना सिर हिलाया। अभी समय नहीं है, वे आत्मा जानवर गायब हो गए होंगे, लेकिन वे अभी भी खाई के पार हो सकते हैं। और क्या होगा अगर पूरे महल में जहर हो? अगर हम वहां भागते हैं तो हमें कुछ परेशानी हो सकती है। चलो 1 या 2 दिन और अंतरिक्ष में रुकते हैं, बस कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। हालांकि मेघ झाओ की बात से सहमत नहीं थी, फिर भी उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसने स्क्रीन पर कुछ देखा। मास्टर, वह लाल बिंदु क्या है? झाओ का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था, इसलिए उसने लाल बिंदु को तब तक नहीं देखा जब तक मेघ ने उसे नहीं बताया। उसने मुड़कर देखा, स्क्रीन पर वाकई एक लाल बिंदु था, और वह बहुत तेजी से घूम रहा था। लाल बिंदु महल के मुख्य कमरों में तेजी से घूम रहा था। झाओ आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत स्क्रीन पर लाल बिंदु को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी तेज गति से घूम रहा था कि वह इसे दबा नहीं सका। वह केवल एक ही काम कर सकता था कि लिविंग रूम का दृश्य बुलाए और चुपचाप लाल बिंदु के वहां पहुंचने का इंतजार करे। मेघ भी स्क्रीन पर देख रही थी, लेकिन कभी कभी उसकी नजर ऊपरी बाएं कोने पर चली जाती जहां महल का छोटा आकार का त्रिआयामी नक्शा था। वह कमरों की खोज करते हुए लाल बिंदु की हरकत देख पा रही थी। जल्द ही लाल बिंदु तीसरी मंजिल से नीचे उतरकर लिविंग रूम की ओर बढ़ रहा था। झाओ और मेघ ने लिविंग रूम पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही लाल बिंदु वहां पहुंच गया। अचानक स्क्रीन पर एक छायादार चमक और कमरे में एक आदमी दिखाई दिया। झाओ और मेघ उस आदमी को देखकर खुशी से चिल्ला उठे। ये हरा था। ग्रीन को देखकर मेघ ने झाओ का कंधा पकड़ लिया। मास्टर, ये दादाजी हैं। दादाजी वापस आ गए हैं। वे हमें ढूंढ रहे हैं। झाओ ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ अचानक ग्रीन के सामने एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। उसके बाद झाओ की आवाज आई, दादाजी ग्रीन इनसाइड आए। ग्रीन को होने लगी चिंता। वह पिछले 2 दिनों से ब्लैक वेस्ट में ही थे। जब ग्रीन ने पहली बार ब्लैक वेस्ट को बंद किया था तब वह परसेल डची में था, जो अक्सू रॉयल एस्टेट की सहायक कंपनी थी। इस डची पर इवान परसेल का शासन था। इस तथ्य के कारण कि ब्लैक वेस्ट इसके पीछे स्थित था, उस दिशा से कोई खतरा नहीं था, इसलिए डची ग्रोथ में सक्षम था और अक्सू साम्राज्य में सबसे विकसित आर्थिक क्षेत्र से एक बन गया, जिससे ड्यूक इवान बहुत शक्तिशाली बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेल कबीले और बुडा कबीले के बीच बहुत ही गुप्त संबंध थे। इवान की पसंदीदा बेटी रूई परसेल, जो भावी डचेस थी, एडम बुडा से शादी करने वाली थी। आमतौर पर रूई एडम की मंगेतर होती थी, लेकिन अब वह झाओ की मंगेतर थी। लेकिन महाद्वीप पर किसी भी समझदार व्यक्ति ने एक नज़र में बताया था कि पार्सेल कबीले के लिए इस विवाह को पहचानना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि रईसों के बीच कोई सच्चा प्यार या दोस्ती नहीं थी। एडम और रूई की शादी केवल राजनीतिक मित्र के लिए थी। इसलिए जब बुडा कबीले पर संकट आया तो पार्सेल कबीले ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि बुडा कबीले को भूलने का फैसला किया। यहाँ तक कि जब बुडा कबीले के निर्वासन के लिए ब्लैक वेस्ट जाने के लिए परसेल डची को पार करना पड़ा तो परसेल कबीले ने उनसे मिलने के लिए आगे नहीं आए, जिससे उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम हुआ। फिर भी ग्रीन ने माना कि परसेल कबीले ने वास्तव में अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से संचालन किया है, और वास्तव में इसी कारण से वह एक डची बनने में सक्षम था। अच्छी तरह से विकसित क्षेत्र के कारण यहाँ तक कि आम लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो रहा था। यहाँ कुछ माजी मूली भालू होंगे आसान। एक बार जब ग्रीन डची में गए तो उन्हें एक बड़ा जादुई सब्जी आपूर्तिकर्ता मिला और उन्होंने उससे मूली की कीमत के बारे में थोड़ी बातचीत की। 80,000 कट्टी मूली बहुत थी, लेकिन इतनी मात्रा से साम्राज्य के मूली बाजार पर प्रभाव डालना असंभव था, भले ही साम्राज्य एक छोटी सी रियासत ही क्यों न हो। लेकिन यह इतना आसान नहीं था कि झाओ के पास सिर्फ 80,000 कट्टी मूली हो। अगर झाओ चाहे तो वह एक दिन में 3 बैच मूली उगा सकता था, जिससे कुल मिलाकर 2,40,000 कट्टी मूली हो जाती। एक दिन में 2,40,000 कट्टी मूली, ये कैसी अवधारणा थी? क्या अक्सू साम्राज्य में इतने लोग भी होंगे जो उन सभी मूलियों को खा सकें? लेकिन ग्रीन को झाओ के स्थानिक खेत के बारे में यह नहीं पता था। वह केवल मूली की गुणवत्ता के बारे में बात कर सकता था, क्योंकि इस बार वह किसी जादुई सब्जी विक्रेता की तलाश में नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यवसाय था जो आधे महाद्वीप में जाना जाता था, दमा की कंपनी, जो कमोडिटी में माहिर थी, जिसका मुख्य व्यवसाय जादुई सब्जियां थीं। हालांकि वे फैंसी नहीं दिखते थे, लेकिन आमतौर पर रईस भी उन्हें नाराज करने से डरते थे। NOVAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। महाद्वीप पर पैदा होने वाली मूली जादुई मूली जितनी अच्छी नहीं थी। आम मूली का स्वाद तीखा होता था, लेकिन अंतरिक्ष में पैदा होने वाली जादुई मूली लंबी, सीधी और मोटी होती थी। साथ ही वे कुरकुरी और मीठी होती थीं। संक्षेप में, वे बहुत लोकप्रिय होंगी।
जादुई मूली की गुणवत्ता के कारण माँ की कंपनी ने उन्हें बाजार मूल्य से 8 गुना अधिक कीमत पर खरीदा और प्रति माह 1 लाख कैटी का बैच तय किया। लेकिन ये केवल शुरुआती संख्या थी। अगर मूली अच्छी बिकी तो वे और भी मूली खरीदने वाले थे। परसेल डची में व्यापार करते समय ग्रीन ने कुछ भाड़े के सैनिकों को कैरियन दलदल से आत्मा जानवरों के प्रकोप के बारे में बात करते हुए सुना। इस खबर ने उसका दिल तोड़ दिया, इसलिए ग्रीन तुरंत ब्लैक वेस्ट में वापस भाग गया। हालांकि वह महल तक नहीं पहुंच सका। वहां बहुत सारे मरे हुए आत्मा जानवर थे। ग्रीन के पास 2 दिनों तक ब्लैक वेस्ट के बाहरी किनारे पर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इतना चिंतित था, ऐसा लग रहा था जैसे आग की चींटियां उसके पूरे शरीर पर रेंग रही हों। ग्रीन को कैसे पता था कि कैरियन दलदल से मरे हुए आत्मा जानवरों का प्रकोप होगा? वह मूल रूप से एक्सू-शाही राजधानी में रहता था, जहां ब्लैक वेस्ट की गतिविधियों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। वे जानते थे कि यह मृत्यु का स्थान था और कोई भी वहां नहीं जाता था, लेकिन इसके बारे में जानकारी अस्पष्ट थी। केवल अफवाहें थीं कि हर दशक या 2 दशक में आत्मा जानवरों का प्रकोप होगा और आखिरी बार प्रकोप 2 साल पहले हुआ था। हालांकि यह केवल अफवाहें थीं, लेकिन महाद्वीप पर हर कोई इस बात पर सहमत था कि प्रकोप एक स्थिर लय में आते हैं। इसी वजह से ग्रीन ने महल की सुरक्षा पर इतना खर्च नहीं किया। इसलिए जब उसने आत्मा के विस्फोट के बारे में सुना तो उसे लगा जैसे हथौड़े से युद्ध किया गया हो। उसे डर था कि झाओ को चोट लगेगी। अगर उसे कुछ हो गया तो बुडा कबीले का अंत हो जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 47 गणना। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। गणना। खेलायतन 0-140 विद्यपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 47 गणना। जैसा कि झाओ ने अनुमान लगाया था, मरे हुए आत्मिक जानवर ब्लैक वेस्ट पर घूम रहे थे। सौभाग्य से महल में अब कोई भी मरे हुए आत्मा जानवर नहीं थे, न ही उन्होंने गेट तोड़ा या रक्षात्मक दीवारों को नष्ट किया। वे केवल दीवारों पर चढ़कर महल में प्रवेश करने में सक्षम थे, अंदर सब कुछ तोड़ दिया, फिर वापस बाहर चढ़ गए। ये स्वीकार करना होगा कि सबसे साधारण आत्मिक जानवर भी पृथ्वी पर किसी भी जानवर से अधिक शक्तिशाली है। अगर आप महाद्वीप पर शेर और बाघ होते तो वे भूखे मर जाते। जब ग्रीन ने देखा कि महल के अंदर सब कुछ नष्ट हो गया है तो उसका दिल जम गया, लेकिन वह एक आम व्यक्ति की तरह घबराया नहीं। जब वह छोटा था तो उसने एडम के दादा और बाद में अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे युद्ध का बहुत अनुभव था। उसे यह समझने में बस कुछ सेकंड लगे कि कुछ गड़बड़ है। महल में लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। हालांकि सब कुछ नष्ट हो गया था, ग्रीन देख सकता था कि वहां खून का कोई निशान नहीं था। आत्मा के जानवर शायद अपना गुस्सा निकाल रहे थे जब उन्हें महल में कोई नहीं मिला। ये सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन ने हर कमरे की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन कोई नहीं मिला। उसके पास एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि सभी अचानक गायब हो गए थे। तभी लिविंग रूम में एक धुंधली सी जगह दिखाई दी। उसके बाद झाओ की आवाज आई, दादाजी ग्रीन अंदर आइए। ग्रीन चौंक गया। उसने धुंध से बचते हुए छेद के अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह अंदर कूद गया। ग्रीन स्थानिक खेत में दिखाई दिया, जो तेल के फलों के खेतों के किनारे पर था। पेड़ों पर अभी तक फल नहीं लगे थे और पास में दास ध्यान से पढ़ना सीख रहे थे। मीरिन दासों के बगल में थी, लेकिन वह पहली व्यक्ति थी जिसने देखा कि वह वापस आ गया है। ग्रीन, तुम वापस आ गए, उसने तुरंत कहा। ग्रीन अचंभित होकर इधर उधर देख रहा था। मेरिन, ये कौन सी जगह है? मीरिन मुस्कुराई। ये युवा मास्टर का स्थान है। यहीं से वह जादुई मूली आई है जो उसने तुम्हें दी थी। फिर झाओ और मेघ झोपड़ी से बाहर भागे। झाओ जल्दी से ग्रीन की खुली बाहों में चला गया। दादाजी ग्रीन, आप आखिरकार वापस आ गए। ग्रीन मुस्कुराया। हाँ मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। झाओ हंसा। चलो, अब तुम वापस आ गए हो, चलो अंदर बात करते हैं। उसने ग्रीन को अपने साथ खींच लिया। उसके पीछे बाकी लोग भी आ गए। झोपड़ी के अंदर झाओ ने ग्रीन को अंतरिक्ष की स्थिति के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर ग्रीन की आंखें चमक उठी और उसे समझ में आ गया कि बुडा कबीले के लिए स्थानिक खेत का क्या मतलब है। झाओ की बात समाप्त होने के बाद ग्रीन ने उत्साह से कहा, यह बहुत बढ़िया है मास्टर। इस स्थान के साथ हम बुडा कबीले को पुनर्जीवित कर सकते हैं। झाओ मुस्कुराया, फिर उसने चाय की चुस्की ली। दादाजी ग्रीन, जादुई मूली कैसी बिकी? मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन ने कहा। मैंने माँ की कंपनी से बातचीत की। वे हमारी 80,000 कैटी मूली खरीदने के लिए सहमत हो गए, साथ ही हर महीने 20,000 कैटी अतिरिक्त भी। और अगर उनकी बिक्री अच्छी रही तो वे और भी ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन कितने में? ग्रीन मुस्कुराया, बाजार कीमत से 8 गुना ज्यादा। झाओ ने सिर हिलाया। सच कहूं तो ये कीमत उसकी उम्मीदों से ज्यादा थी। उसने सोचा कि बाजार मूल्य से 6 गुना अधिक मूल्य अच्छा होगा। आखिरकार वे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, थोक में बेच रहे थे। फिर उसने फूलों के पेड़ों की ओर रुख किया। ये तेल वाले फल जल्दी ही पक जाएंगे, तब हमें बहुत सारा तेल मिल। क्या माँ की कंपनी खरीदेगी? मुझे नहीं पता, ग्रीन ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा। लेकिन माँ की कंपनी क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करती है। चैरिटेबल मैरी मैजिक मूलियां अच्छी क्वालिटी की हैं, इसलिए वे शायद इस पर नजर डालें। अगर ये तेल वाले भी अच्छे होंगे तो वे इन्हें जरूर खरीदेंगे। झाओ ने सिर हिलाया, फिर बरनहे सिकोड़े। दादाजी ग्रीन, मैं भूल गया, ब्लैक वेस्ट की स्थिति कैसी है? क्या आसपास कोई आत्मा जानवर है? ग्रीन की बरनहे ओपेरा वहां है, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन मेरा सुझाव है कि हमें वहां जाने से पहले कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए, जब तक हम बड़ी संख्या में आत्मिक हिस्सेदारी को आकर्षित नहीं करना चाहते। झाओ के बोलने का इंतजार बिना ही मेघ बोल पड़ा। दादाजी, मास्टर ने भी बहुत पहले यही सोचा था, नहीं तो हम अभी भी यहाँ नहीं आए। देखिए, यहाँ एक जादुई चीज है जिसकी मदद से हम महल देख सकते हैं। जब आप वापस आएंगे तो आपको यहाँ भी ढूंढने में हमारी मदद मिलेगी। उद्धरण। मेघ ने स्क्रीन के बारे में उसे बताया कि अब और भी अधिक जादुई चीजें होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि ये दोस्त और दुश्मन में अंतर कर सकता है। ग्रीन स्क्रीन के बारे में उत्सुक था और झाओ उसे प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक आवाज आई, टैली का फल पक गया है। कृपया जल्द से जल्द कटौती करें। झाओ को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह पत्थर से बाहर निकल गया। उसने तेल के पत्तों के पौधे की ओर देखा जो उसने 4 दिन पहले लगाया था। उन नावों से यात्रा करने वाले फल धरती के कीवी जैसे लक्ष्य थे, लेकिन उनकी बाहरी त्वचा मित्र मंडल ग्रे थी और यह एक आदमी की दोस्ती के आकार का था। अंदर का भाग हरा पीला था और रस में बहुत सारा गूदा था और साथ में ही तेल की मात्रा भी अधिक थी। ग्रीन उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसे साफ पता चला कि महाद्वीप पर उगने वाले तेल के फल इतने बड़े नहीं होते।
सभी दोस्तों को देखते रहे, उनसे मिलने वाला तेल निश्चित रूप से कम नहीं होगा। लेकिन झाओ को नहीं पता था कि ग्रीन क्या सोच रहा था। वह ये पता लगाने की कोशिश में लगा हुआ था कि उस जगह पर कितने फल लगे हैं। वहां 300 पेड़ थे और ऐसा लग रहा था कि हर पेड़ पर 1500 कट्टी के बराबर फल लगे हैं। इतनी अधिक पैदावार के साथ कुल मिलाकर 4,50,000 कट्टी के तेल के फल होंगे। इसलिए वे शायद 3 लाख कट्टी तेल निकाल सकते थे और यह निश्चित रूप से कोई कम संख्या नहीं थी। हालांकि फलों की कटाई के बाद ऐसा लगा कि उन्हें फिर से पकने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। झाओ ने हिसाब लगाया कि 1 महीने में वह 9 बार तेल के फलों का एक बैच उगा पाएगा। इसका मतलब है कि वह हर महीने 2,700,000 कट्टी तेल निचोड़ सकता है। झाओ ने ये गणना करने के बाद कहा, तेल के फलों की कटाई करो। टोकरी उड़ गई और सारे तेल वाले फल उसमें समा गए। ग्रीन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ग्रीन को पता था कि तेल के फल कितने उपयोगी हो सकते हैं। तेल बनाने के अलावा फलों के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट को खिलाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये फल के पेड़ कई बैच की फसल थे, जिसका एक बड़ा फायदा था। आपको हर फसल के बाद उन्हें फिर से लगाने की जरूरत नहीं होगी। तेल फल की कटाई के बाद झाओ झोपड़ी की ओर गया, लेकिन ग्रीन पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, मास्टर आपने कितना तेल फल काटा? झाओ मुस्कुराया, लगभग 4,50,000 कैटी। इन 300 पेड़ों में से प्रत्येक पेड़ लगभग 1,500 कैटी उपज देता है। ग्रीन ने अपना सिर नीचे झुकाकर गिनती की और सोचा कि इन फलों से वे कितना तेल निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम 3 लाख कैटी तेल बना सकते हैं। कितनी बड़ी उपज! ग्रीन को पता था कि बाहरी दुनिया में वे एक पेड़ से 500 कैटी फल पैदा करने में भाग्यशाली होंगे, लेकिन इस जगह पर उन्होंने 1,500 कैटी फल उगाए थे। यह कोई छोटा अंतर नहीं था। झाओ ने कहा, इसके अलावा हम इन पेड़ों से महीने में 9 बार फसल काट सकेंगे और अगली फसल 2 दिन में होगी। ग्रीन उत्साह से सीधा खड़ा हो गया, फिर वह आगे पीछे घूमने लगा। 1 महीने में 9 फसलें। अगर हमें हर फसल से 3 लाख कैटी तेल मिल सकता है, तो इसका मतलब होगा कि हमें अंततः 2,700,000 कैटी मिलेंगे। और तेल की हर कैटी एक तांबे के सिक्के के बराबर है, इसलिए हमें 2.7 लाख तांबे के सिक्के मिलेंगे, जो 2,700 सोने के सिक्कों के बराबर होंगे। ग्रीन ने जो कहा उससे झाओ हैरान रह गया। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि महाद्वीप पर तेल इतना सस्ता होगा, यहाँ तक कि इसकी कीमत एक मूली से भी कम होगी। ऐसा लग रहा था कि इस तरह की फसलें वास्तव में लागत प्रभावी नहीं थी। लेकिन झाओ को यह नहीं पता था कि महाद्वीप में प्रतिदिन कितना तेल खपत होता है। यह एक खगोलीय संख्या थी। बड़े तेल बाजार में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 48 महत्वाकांक्षा और संकट। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। महत्वाकांक्षा और संकट। खेलायतन 00146 विपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 48 महत्वाकांक्षा और संकट। मूली से तेल वाले फलों से ज्यादा पैसे मिलते थे। कोई तुलना नहीं थी। मूली का एक थैला 8,000 सोने के सिक्के में बिकता था, लेकिन 1 महीने में हर एक तेल वाले फल से उसे सिर्फ 2,700 सोने के सिक्के ही मिले थे। लेकिन अगर माँ की कंपनी महाद्वीप की सबसे बड़ी फर्मों में से एक है, तो भी वे हर महीने सिर्फ 4 लाख कैटी मूली ही बीच बैठे। अंततः मूली की कीमत 1 कट्टी प्रति कट्टी होती है और कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। झाओ अगर हर महीने 5वें बच्चे की मूली उगाता तो वह उसे पर्याप्त मात्रा में मूली बना सकता था। कुल मिलाकर इसमें केवल 40 घंटा लगा, जो 2 दिन से भी कम था। फिर बाकी समय वह क्या उग सकता था? महाद्वीप की आम सब्जियां। वे सब्जियों के बीज अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाते थे। इसलिए उन्होंने तेल के फल उगने का निर्णय लिया। तेल की बहुत मांग थी। महाद्वीप पर खाना पकाने के तेल की जरूरत थी। साथ ही कुछ आम लोग जो भारी शारीरिक श्रम में लगे होते हैं, वे पोषक तत्वों के रूप में तेल का सेवन करते थे, क्योंकि वे आमतौर पर मांस खाने वालों का जोखिम नहीं उठा सकते थे। महाद्वीप पर प्रतिदिन प्रयुक्त तेल की मात्रा बहुत अधिक हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप एक सतत तेल उद्योग बन रहा था। हालांकि मूली से अधिक मुनाफा, फिर भी यह अधिकांश कुलीन वर्ग को तृष्णालु संस्था थी। और यह मत भूलिए कि 2,700 सोने के सिक्के प्रति माह एक खतरनाक आंकड़ा था। यहाँ तक कि एक छोटी सी संपत्ति को भी मासिक रूप से इतना अधिक नहीं मिला। महाद्वीप पर सोने की अभी भी बहुत विकृत शक्ति है। एक सोने के सिक्के को 10 चांदी के सिक्कों में बदला जा सकता है। एक चांदी के सिक्के को 100 के सिक्कों में बदला जा सकता है। और 1 कट्टी के सिक्के से आप 1 कट्टी फल या आधा कट्टी तेल खरीद सकते हैं। महाद्वीप पर चावल और तेल के उत्पादन थे, क्योंकि तेल एक उच्च उपज वाला फल था। चावल केवल दासों और कुछ आम लोगों द्वारा खाया जाता था। झाओ के साथ ज्यादा रहते थे और उन्हें 100 में लोग ज्यादा खर्च नहीं करते थे। हर महीने सोने के सिक्के खतरनाक होते थे, जिससे उनके करीब 2006 सिक्के चोरी हो जाते थे। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो वे मूली के 5 बच्चे भी बेच सकते थे। भले ही वे उन्हें 8,000 सोने के सिक्के पर नहीं बेच सकते थे, फिर भी वे उन्हें 6,000 पर सोने के सिक्के मिल सकते थे, जिससे उन्हें हर महीने 30,000 अतिरिक्त सोने के सिक्के मिल जाते थे। लेकिन ग्रीन को इस फार्म की वैरायटी के बारे में झाओ के साथ चर्चा करने के बाद पता चला कि झाओ ऐसी चीजें उगाना चाहती थी जो उन्हें मछली, खरगोश और अन्य वेरिएंट में रखने में भी मदद करे। वे मूली से मूली के पत्ते प्राप्त कर सकते थे और नीली आंखों वाले खरगोशों को खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मूली के पत्ते खाना ही काफी नहीं था। कभी कभी उन्हें दूसरे तरह के पोषण की जरूरत होती थी। एक बार जब फल से तेल निकाल लिया जाता था, तो ये सबसे अच्छे चारे में से एक बन जाता था। सिर्फ नीली आंखों वाले खरगोश ही नहीं, वे इसका इस्तेमाल कई दूसरे आत्मिक जानवरों को पालने के लिए भी कर सकते थे। महाद्वीप पर सबसे आम घोड़े और मवेशी थे। उदाहरण के लिए, घोड़ों को तेल पिलाने से वे बहुत ताकतवर बन जाते हैं। जब तक उन्हें तेल पिलाया जाता है, आमतौर पर आप एक अच्छा घोड़ा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का चारा कुछ जलीय प्रकार के स्पिरिट बीस्ट को भी खिलाया जा सकता है। इनमें से कुछ स्पिरिट बीस्ट इस तेल को खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसका उपयोग मछली पालन के लिए किया जा सकता है। ये अतिरिक्त लाभ थे जो तेल के फल प्रदान कर सकते हैं। novealbum.com पर अपने फेवरेट नॉवेल्स प्राप्त करें। इन विचारों के कारण ही ग्रीन इतना उत्साहित हो गया। उसने गहरी सांस ली और अचानक हंसने लगा। वह इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने बहुत देर तक अपनी हंसी रोके रखी थी। झाओ के जागने से पहले ये ग्रीन था जो अपनी गिरावट के दबाव को महसूस करने के लिए मजबूर था। उसने सोचा कि बुरा कबीला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने उन्हें जीवित रखने के लिए बेताब होकर आपूर्ति खरीदी। हालांकि बाद में झाओ बेहतर के लिए बदल गया, लेकिन ग्रीन अभी भी दुखी था क्योंकि बुरा कबीले के पास स्थिर आय का कोई स्रोत नहीं था। यह उनकी घातक कमजोरी थी।
लेकिन इस जगह को समझने के बाद ग्रीन की सारी चिंताएं गायब हो गईं। अचानक एक चमकता हुआ सूरज उसके दिल के धुंधले अंधेरे को दूर कर रहा था। झाओ ने ग्रीन को नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपनी भड़ास निकालनी है, क्योंकि वह बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद ग्रीन शांत हो गया। मास्टर, बाहर जाने के बाद हम जादुई मूली की बिक्री से मिलने वाले पैसे से कुछ चीजें खरीद सकते हैं जिनकी हमें जरूरत होगी। अगर हम तेल के फल की कटाई भी कर लेते हैं तो भी हमें तेल निकालने के लिए एक मशीन खरीदनी होगी। झाओ ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन दादाजी ग्रीन, हमारे पास अभी भी एक बड़ी समस्या है जिसे हमें हल करने की जरूरत है। बाहर कैरियन दलदल से आत्मा जानवर हैं। भले ही हमारी भविष्य की योजनाएं अच्छी हों, हम इस जगह में हमेशा के लिए छिपकर कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी भी वहां जाकर अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो हम उन सभी आत्मा जानवरों के हमलों का सामना कैसे करेंगे? ग्रीन ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता था कि झाओ सही था। अगर वे आत्मा जानवर के हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं सोच पाते तो उनकी योजनाएं हवा में गायब हो जाने वाले खाली हवा के झाग जैसी हो सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि वे इसे कैसे हल कर सकते थे। इसका कोई सरल समाधान नहीं था। हालांकि ग्रीन को अपने कौशल पर भरोसा था, लेकिन वह समझता था कि कैरियन दलदल को जीतना असंभव था। इसके पीछे एक कारण था कि यह 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था, और यहाँ तक कि महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे जीत नहीं सकता था। कुछ बार सोचने के बाद ग्रीन को कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। उसने आह भरी और मेज पर बैठ गया। उसकी महत्वाकांक्षाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। झाओ के पास भी इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था। वे अब उन आत्मिक मतभेदों का विरोध करने के लिए बहुत कमजोर और छोटे थे। ग्रीन के उदास मूड को देखते हुए झाओ ने सलाह दी, दादाजी ग्रीन, हम अभी भी बाहर देख सकते हैं, बस के इसमें। उसने स्क्रीन को ऊपर की ओर खींच लिया, लेकिन झाओ की शेष रेखाएं बच नहीं पाईं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि 3 चित्र पर हरे रंग के बिंदु थे। झाओ तुरंत उठ खड़ा हुआ। ग्रीन ने अपनी सजगता पर ध्यान दिया, क्योंकि वह स्क्रीन पर हरे रंग के बिंदुओं पर ध्यान से लग रही थी। वे बहुत अधिक नहीं थे, बस एक टुकड़ा, लेकिन पिछली बार जब उसने जांच की तो वे वहां नहीं थे। मीरिन की स्क्रीन पर भी जमी हुई थी, और मेग ने पूछा, ये नाश्ते और कैसे हैं? उन्होंने कहा, जब मैं महल में आया था तब वहां कोई मरे हुए आत्मा जानवर नहीं थे, लेकिन ग्रीन ब्लैक वेस्ट के आसपास कुछ भटक रहे थे। शायद उन्होंने मेरा पीछा किया था। झाओ ने सिर हिलाया और हरे रंग के डॉट्स में से एक को हटा दिया। स्क्रीन महल के चौक पर चला गया, जहां उसने कई मरे हुए आत्मा ज्वालामुखी को देखा। यह कोई अजीब बात नहीं है, मास्टर, मीरिन ने कहा। मेरे हुए आत्मिक चट्टान में ताजे मांस की तीव्र इच्छा होती है। वे जीवित प्राणियों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जब ग्रीन ब्लैक वेस्ट से महल में आए तो ये मरे हुए व्यक्ति के स्वभाव रूप से उनके अनूठे रूप में दिखाई देंगे। उद्धरण चिन्ह। झाओ को पता था कि वह सही था। उसने स्क्रीन को लिविंग रूम में बंद कर दिया, जहां एक और मरा हुआ व्यक्ति भटक रहा था। यह मरे हुए आत्मा जानवर राक्षसी के आकार का था, लेकिन यह केवल चमकती हरी चट्टानों से एक कंकाल बना था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 49 मरे हुए आत्मा का रूपांतरण। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। मरे हुए आत्मा का रूपांतर। खेलायतन 00134 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 49 मरे हुए आत्मा का रूपांतरण। झाओ ने इस मरे हुए भगवान को नामांकित से देखा। उसे वास्तव में पता नहीं था कि यह चीज कैसी बनी है। हालांकि उनके पिछले जीवन में ज़ोंबी के बारे में कई किंवदंतियां थीं, फिर भी वे बस किंवदंतियां थीं। ये सच था। ये गणतंत्र का कंकाल हॉल में बेधड़क रेंग रहा था। यह एक असली तरह की लग रही थी, जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाई गई थी, जिसकी पूंछ इधर उधर घूम रही थी और दीवारों पर निशान छोड़ रही थी। झाओ ने जो बात सबसे ज्यादा गौर से की वह थी कि स्केल के दोनों कलाकार हरे रंग की लपटें चमका रही थी। उन्होंने ये भी गणना की कि अधिकतम मीटर वजन और लगभग 3 मीटर ऊंचा था। अपने उद्यम में फैलाकर इसकी चौड़ाई 5 मीटर तक पहुंच सकती थी। यदि ये तथ्य नहीं है कि उनके महल का द्वार काफी बड़ा था, तो ये जीव अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि रक्षात्मक दीवार पर चढ़ाना असंभव था। स्क्रीन पर 3 नासा मानचित्र को स्विच करते हुए झाओ महल के मुख्य आकर्षण को देखा जा सकता है। चौक में कुछ आत्मिक कनेक्शन को खत्म किया गया, वहां बड़ा गणतंत्र था और ऊपर का कंकाल था। झाओ ने फिर से स्क्रीन को लिविंग रूम में स्विच किया और रिपब्लिक के लंका को देखा। दादाजी ग्रीन, आपको क्या लगता है कि यह चीज किस प्रकार की है? यह कोई उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। ये केवल खुले पानी का अपमान है, इसलिए इसकी उछाल की शक्ति इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, केवल चौथे स्तर के आसपास। लेकिन अब जब यह एक मृत प्राणी है तो यह मृत्यु से नहीं है डरेगा और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसके अलावा इसकी हड्डियां फिर से खुली हैं। वैसे भी यह इतना मजबूत नहीं है, हमें भी सावधान रहना चाहिए, ग्रीन ने कहा। झाओ ने सिर हिलाया। दादी मीरिन, देखो कि तुम इस चीज पर कब्जा कर सकती हो और इसे जगह में ले जा सकती हो। मैं इसे ध्यान से देखना चाहती हूँ। यह आसान है, मैं ये कर सकता हूँ, मीरिन ने कहा, और वह खड़ी हो गई और पत्थरों से बाहर चली गई। सभी लोग उसके पीछे के पत्थरों के पीछे खाली जगह पर चले गए। फिर मीरिन झाओ की ओर मुची। मास्टर, एक खुला खोलो। एक विचार के साथ अंतरिक्ष में एक छेद दिखाई दिया। मीरिन ने धीरे से एक मंत्र पढ़ा और एक अंधेरा पानी जैसा प्रकाश तुरंत छेद में उड़ गया। प्रकाश की यह पट्टी एक विशालकाय भालू की तरह थी, जिसने रावल के कंकाल को पकड़ लिया और उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया। झाओ ने उस जीव को देखा जो इधर उधर घूमता रहा था। एलोवेरा लाइट ने नरकंकाल के को पूरी तरह से स्वामित्व में ले लिया था। वह अपने पंजे, पूंछ और मुंह पर हमला नहीं कर सका, क्योंकि उसे तोड़ दिया गया था। हालांकि उसने इस मरे हुए जीव को स्क्रीन पर देखने के बजाय अधिक निकटता से देखा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हरे कंकाल पर मांस का एक भी निशान नहीं था, जो उसे एक अजीब प्राकृतिक पेशकश कर रहा था। तभी आवाज गूंजी, अज्ञात वस्तु की खोज। स्कैनिंग। स्कैन पूरा हुआ। रोबोटिक वस्तु बहुत ज्यादा जहरीली है। विषाक्त पदार्थों को निकाला जा रहा है। अंतरिक्ष में विषाक्त यौगिकों को मजबूत किया जा रहा है। वस्तु बहुत ज्यादा उन्मत्त है। अंतरिक्ष की जरूरतों को पूरा नहीं करती। पुनः प्रत्यारोपण प्रक्रिया शुरू की गई। प्रत्यारोपण प्रक्रिया सफल रही, क्योंकि विषाक्त पदार्थ अंतरिक्ष में मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए एक मजबूत प्रतिरक्षा की आवश्यकता है। स्थानिक जल को विषण प्रभाव दिया जाता है। कृपया जितनी जल्दी हो सके स्थानिक जल का सेवन करें। हर कोई आवाज सुन रहा था, हालांकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि रोबोटिक वस्तुओं या जहरीले यौगिकों को निकालने और दूसरी चीजों के बारे में क्या कहा गया था। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में सुना था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। झाओ शायद समझ गया, लेकिन सिर्फ शायद। कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे ठीक से समझ में नहीं आई।
उसे सिर्फ इतना पता था कि अंतरिक्ष ने इस मरे हुए को रोबोट के रूप में वर्गीकृत किया है, जो बिल्कुल गलत नहीं था। सबसे पहले, यह एक कंकाल था जिसमें मांस और खून नहीं था। इसमें दिल नहीं था और यह सांस नहीं ले रहा था, इसलिए इसे जीवित चीज नहीं माना जा सकता था। दूसरे, इसके कार्यों को किसी तरह की आत्मा की आग द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो एक रोबोट की तरह था जिसे एक स्मार्ट चिप द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसलिए अंतरिक्ष ने इस मरे हुए को रोबोट के रूप में वर्गीकृत किया। ये सब झाओ के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष में ऐसी क्षमताएं होंगी। ये जानता था कि विषाक्त पदार्थों का यहाँ सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसने विषाक्त पदार्थों को निकाला और स्थानिक जल पर किसी प्रकार का विषरण प्रभाव तैयार किया। जब तक वे स्थानिक जल पीते रहे, उन्हें विषाक्त पदार्थों से डरने की जरूरत नहीं थी। झाओ को जो बात समझ में नहीं आई, वह ये थी कि जब अंतरिक्ष में पुनः प्रत्यारोपण प्रक्रिया के साथ साथ विषैले यौगिकों को मजबूत करने का उल्लेख किया गया था। इसका क्या मतलब था? क्या अंतरिक्ष में विषैले यौगिक थे? झाओ को तब एहसास हुआ कि कंकाल ने संघर्ष करना बंद कर दिया है। वह बस चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों में हरी आग लाल हो गई थी। आत्मा अग्नि के रंग को देखकर उन्हें समझ में आया कि पुनः प्रत्यारोपण प्रक्रिया का क्या मतलब है। पुनः प्रत्यारोपण प्रक्रिया ने इस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की अग्नि को बदल दिया, जिससे वह एक सहयोगी बन गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि स्क्रीन पर हरा बिंदु एक दुश्मन को दर्शाता है और लाल बिंदु दिखाता है कि यह एक दोस्त था। लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि होनी बाकी थी, इसलिए झाओ ने इसे आजमाने का फैसला किया। दादी मीरिन, कृपया इस चीज को छोड़ दें। अंतरिक्ष ने इसे सहयोगी में बदल दिया होगा। मीरिन हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना जादू चलाती, सभी ने झाओ को घेर लिया। यह अकेला मरा हुआ प्राणी उनके समूह को संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए खतरा पैदा करना असंभव था। मीरिन ने अपना जादू छोड़ा। मगरमच्छ का कंकाल झाओ की ओर भागा, लेकिन उसने जो छाप छोड़ी वह डरावनी नहीं थी, लगभग एक बिगड़ेल कुत्ते की तरह। नए अध्याय पूरी तरह से NOAL.com पर अपडेट किए जाएंगे। रुको, झाओ ने तुरंत कहा। उसे डर था कि कहीं भी वह उसके बहुत करीब ना आ जाए, क्योंकि अभी तक विश्रण करने वाला पानी नहीं पिया था। अगर वह उससे बात करता है तो उसे जहर हो जाता है। साथ ही वह ये भी देखना चाहता है कि वह इस जीव को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है। ग्रीन स्कैनकर स्केल देख रहा था, उस पर हमला करने की तैयारी थी, लेकिन उसके डर बेमानी ने जब एक बार झाओ को आदेश दिया तो जीव तुरंत रुक गया। हालांकि यह अभी भी थौक में लग रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि यह थोड़ा कम था। झाओ को उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे दिखने वाला मुर्दा लोगों को ऐसा महसूस करा सकता है। मीरिन ने अचानक कहा, ऐसा लगता है कि यह मरे हुए जीव की आत्मा का रूप है, गुरुजी। इस बार हमने एक खजाना निकाला है। झाओ हैरान था। दादी मीरिन, मरे हुए आत्मा का रूप क्या है? मेरे हुए आत्मा के रूप में विशेष रूप से होते हैं। मरे हुए रूप में थोड़ा अधिक समय तक घूम सकते हैं, ये टुकड़ा ही अधिक शक्तिशाली होता है। न केवल वे आध्यात्मिक आक्रमण प्राप्त करेंगे, बल्कि यह वे धीरे 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 मजबूत होने तक पहुंच गए। पुनः प्राप्त करें जो उनके पास जीवित रहते थे। यह उगे पानी के नरकंकाल में जहर की विशेषता थी, इसलिए अब ये जहर की विशेषता और आत्मा के गुण हैं। वास्तव में जब हमने इसे महसूस किया तो यह एक आध्यात्मिक हमला था। झाओ ने सिर हिलाया, हाथ की कोशिश की। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई इंसान इंसान नहीं बनता तो वह धीरे धीरे अपना मूल कौशल हासिल कर पाएगा। मीरिन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। हाँ गुरु, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जादूगर मरे हुए व्यक्ति को बदल देता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन से क्षमताएं हासिल कर लेता है। बहुत से लोग समझ जाते हैं कि जब तक कोई मरे हुए व्यक्ति में नहीं होता है तब तक उसके पास केवल अंधेरे स्वभाव के गुण हैं, लेकिन वे गलत हैं। महाद्वीप पर कई तरह के गुण वाले मरे हुए लोग हैं। झाओ ने गणतंत्र के लंका को देखा। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में ऐसा खजाना मिलेगा। आध्यात्मिक हमले महाद्वीप के सबसे भयानक हमले हैं। इससे बचना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि एक जादूगर के लिए भी। उसे यह नहीं पता था कि यह वस्तु वास्तव में आत्मा पर आक्रमण कर सकती है, जो वास्तव में एक आश्चर्य है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। अध्याय 50 मरे हुओं को पकड़ो। खेत को दूसरी दुनिया में ले जाना। मरे हुओं को पकड़ो। प्लेवलूम 0 टू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 50 मरे हुओं को पकड़ो। ग्रीन ने पूछा, मास्टर क्या ये चीज अंतरिक्ष में सुरक्षित रहेगी? ये काफी छिपी हुई है। इसकी कीमत मत करो दादाजी, ग्रीन झाओ ने कहा। सभी को पानी पीने के लिए बुलाओ। जब तक आप स्थानीय पानी पीने लगेंगे तब तक जहर का डर नहीं रहेगा। वह फैक्ट्री से दूर चला गया और झरने की ओर चला गया। रिपब्लिक का लंका एक वफादार कुत्ता की तरह सहजता से अपने पीछे 5वां कदम चल रहा था। वे झरने के पास बने रहे, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। झाओ कुछ उलझन में था। मेघ कुछ कप को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जबकि ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने दासों को इकट्ठा किया। मेघ ने इधर उधर कुछ कप दिया। झाओ ने पानी का एक स्वाद लिया और उसका स्वाद कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वह नरकंकाल की ओर चला गया। खुद पानी पीने के बाद ग्रीन ने झाओ को पीछे खींच लिया। मालिक, मेरे पास 2 रिश्ते हैं। शरीर इतना मजबूत नहीं है। अगर पानी काम नहीं करता तो भी मेरे पास जहर को झेलने का मौका है। नकली पास नहीं है। झाओ ने इस बारे में सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। ग्रीन के कंकाल के बगल में खड़ा था, एक गहरी सांस ली और फिर अपना हाथ आगे स्केल। जब ग्रीन ने रिपब्लिक की खोपड़ी पर अपना हाथ रखा तो वे सभी घबरा गए। कुछ लोगों ने अनायास ही अपनी सांसें अंदर खींच लीं। कुछ नहीं। ग्रीन ने पुनः प्रयास किया और अपने पत्थरों से थपथपाया, लेकिन पानी का वास्तव में विषण प्रभाव स्पष्ट था। मास्टर, ऐसा लगता है कि पानी का स्टाइल बहुत प्रभावशाली है। हरियाली, झाओ ने जवाब दिया। फिर वह रिपब्लिक के पास गई और उसे बेहोश कर दिया। नरकंकाल के जंगल को लगा कि उसे खोद दिया गया है, जैसे कि एक कुत्ते को उसके मालिक द्वारा दुलार किया जा रहा है, इसलिए उसने अपनी बड़ी पूंछ हिलाई, लगभग एक गुलाम को खोदा गया। झाओ ने राक्षस की खोपड़ी को खींचते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारी दुम हिलाना बंद करो। तुम जानते हो बड़े आदमी, तुम बहुत दिलचस्प हो। मुझे लगता है कि मैं राक्षस एलियन को खींचता हूँ। उनके पिछले जन्म में एलियन ने एक हॉरर फिल्म में अभिनय किया था और गणतंत्र का कंकाल इतना अजीब और डरावना था कि उन्होंने उन्हें एलियन नाम दिया था। ऐसा लग रहा था कि बड़े आदमी को झाओ की बातें समझ में आ गईं। वह अपनी पूंछ हिलाई में खुश थी, लेकिन इस बार उसने अपनी पूंछ हिलाना रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूंछ हिला रही थी और उसके साथ ही हिलने से बचने की कोशिश भी कर रही थी। झाओ ने अपने सर थपथपाया में फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत को पीछे छोड़ दो, अपने पेट के बल को वहीं छोड़ दो।
जब वह धीरे धीरे मदरसे के ढांचे के पीछे चला गया तो झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर पूछा, दादाजी ग्रीन, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ और मरे हुए लोगों की तस्वीरें खींचनी चाहिए? ग्रीन ने इस बारे में सोचा, यह एक अच्छा विचार है। आह, लेकिन आपकी जगह बड़ी है, क्या आप इतने सारे मरे हुए लोगों को इसमें रख सकते हैं? झाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसके पास सिर्फ 10 म्यू से ज्यादा जगह थी। वह उन मरे हुओं को यहाँ नहीं घूमने दे सकता था जहाँ बाकी गुलाम भी रहते थे, लेकिन मरे हुओं को रखने के लिए और कोई जगह नहीं थी। झाओ ने जमीन पर 2 बार करवट बदली जब तक उसे याद नहीं आया कि आवाज ने क्या कहा था। अंतरिक्ष ने मरे हुए लोगों को रोबोटिक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया। यह कोई जीवित चीज नहीं थी। चूंकि अंतरिक्ष ने इसे जीवित नहीं माना तो क्या इसे खलिहान में रखना संभव नहीं था? अगर ऐसा वाकई था तो वह अंतरिक्ष में और मरे हुए लोगों को ला सकता था। शायद झाओ एक समनकर्ता होने का दिखावा कर सकता था। नो वीएल बिन सी 0 मीटर पर नई कहानियों के लिए चेक। वैसे भी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था अगर उन्होंने पहले इस विचार का परीक्षण न किया होता कि यह सफल होगा या नहीं। बस एक विचार के साथ झोपड़ी के पीछे मगरमच्छ का कंकाल गायब हो गया। झाओ तुरंत खलिहान के सामने गया और दरवाजे को छुआ। खलिहान का दरवाजा खुला और वहां उसे मगरमच्छ की खोपड़ी का एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दिया। झाओ खुद को हंसने से नहीं रोक सका। फिर वह ग्रीन की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी ग्रीन, निश्चिंत रहें, मैं इन मरे हुए लोगों को अपने खलिहान में रख सकता हूँ, इसलिए हम उन्हें अंतरिक्ष में ला सकते हैं। यह अद्भुत है, ग्रीन ने कहा। इन मरे हुए प्राणियों के साथ मास्टर सुरक्षित रहेंगे। यदि आप एक जादूगर की पोशाक पहनते हैं तो आप महाद्वीप के चारों ओर घूम सकते हैं और एक समनकर्ता होने का नाटक कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाद्वीप पर कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि यह आप हैं, क्योंकि आपने शून्यता का पानी पी लिया है। झाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छा है दादाजी ग्रीन, चलो कुछ मरे हुए लोगों को पकड़ते हैं। एक बार जब हम और अधिक पकड़ लेंगे तो हम उन्हें ब्लैक वेस्ट की परिधि में रख सकते हैं ताकि जो भी आए उसे लगे कि मरे हुए आत्मा जानवर अभी तक नहीं गए हैं। ये सुरक्षा का एक अतिरिक्त उपाय होगा। झाओ की बात सुनकर ग्रीन की आंखें चमक उठी। मास्टर, क्या हम कुछ ऐसे आत्मिक जानवर भी ले सकते हैं जो वास्तव में जीवित हैं? झाओ ने अपना सिर हिलाया। वे आत्मा जानवर मरे हुए जानवरों के समान नहीं हैं। अंतरिक्ष मरे हुए लोगों को वस्तुओं के रूप में देखता है। अगर वे जीवित होते तो मैं उन्हें खलिहान में नहीं रख सकता था। मैं उन आत्मा जानवरों को अंतरिक्ष में नहीं रख सकता। ग्रीन ने सिर हिलाया। उसे पता था कि वह बहुत लालची हो रहा था। मरे हुए आत्मा जानवर ही काफी अच्छे थे। वास्तव में भले ही झाओ ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि उसका स्तर और उसका पैसा चारागाह खोलने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर वह एक खेत खोल सकता है तो वह उन आत्मिक जानवरों पर लगाम लगा सकता है, लेकिन अब वह खेत का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए कर सकता था। झाओ फिर मीरिन की ओर मुड़ा और बोला, दादी मीरिन, सबसे पहले दासों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। जब हम मरे हुए लोगों को पकड़ेंगे तो मुझे डर है कि वे उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। मैं डेजी और एन से कहूंगी कि वे उन्हें तेल फल क्षेत्र में ले जाएं, मीरिन ने कहा। झाओ ने सिर हिलाया। फिर वह झोपड़ी की ओर चला गया। अचानक उसने देखा कि झोपड़ी की खिड़की के नीचे 2 बोतलें थीं। ये दोनों बोतलें बहुत साधारण सी लग रही थीं। उसके पिछले जन्म में लोग इन पर ध्यान नहीं देते थे। अगर तुम इन्हें सड़क पर देखते तो बस इन्हें एक तरफ फेंक देते। लेकिन झाओ ने इन 2 बोतलों को ध्यान से देखा। उनमें से एक सफेद थी जबकि दूसरी नीली थी, और उन पर कीटनाशक और शाकनाशक शब्द लिखे थे। वे चीनी अक्षरों में लिखे गए थे, इसलिए ग्रीन को नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है। बेशक झाओ को पता था, और तब उसे आखिरकार समझ में आया कि अंतरिक्ष का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह स्थानिक विषाक्त यौगिकों को बढ़ाने के लिए विषाक्त पदार्थों को निकाल रहा था। शुरू में झाओ को उस वाक्य का मतलब नहीं पता था क्योंकि उसे याद नहीं था कि उस जगह में जहरीले यौगिक थे। लेकिन जब उसने ये 2 बोतलें देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये वही हैं। हाँ, स्थानिक शाकनाशी और कीटनाशक वास्तव में जहरीले थे। अपने पिछले जीवन में बहुत से लोग इन चीजों की मदद से उगाई गई सब्जियां नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वे जहरीली हो सकती हैं। झाओ ने कीटनाशक की बोतल उठाई। इस बार कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जानकारी सीधे उसके दिमाग में चली गई। कीटनाशक, विषैले यौगिक, कीटों को मार सकते हैं। असीमित खुराक, विषैलेपन की ताकत को समायोजित किया जा सकता है। झाओ को समझ में आ गया कि यह कीटनाशक मूल कीटनाशक से बहुत अलग नहीं है। एकमात्र बदलाव यह था कि अब वह विष की ताकत को समायोजित कर सकता था। झाओ ने कीटनाशक छोड़ने के बाद खरपतवारनाशक उठाया और परिणाम समान थे। झाओ इस बात से बहुत संतुष्ट था कि कैसे इस जगह को विभिन्न तरीकों से अपग्रेड किया जा सकता है। जब तक यह ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, उसका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जिससे उसे डरना पड़े। सभी लोग हैरानी से झाओ को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। मास्टर, वे 2 बोतलें किस लिए हैं? मीरिन ने पूछा। झाओ मुस्कुराया। इन बोतलों में जहर है। एक बोतल फसलों को खाने वाले कीड़ों को मार सकती है, जबकि दूसरी जमीन पर उगने वाले खरपतवारों को मार सकती है। मीरिन और बाकी सभी को नहीं पता था कि ये 2 बोतलें इतनी उपयोगी हो सकती हैं। महाद्वीप में हालांकि बहुत सारे कीमियागर थे, अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण वे आमतौर पर कृषि पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी शाकनाशी या कीटनाशक जहर नहीं बनाया। ये पहली बार था जब मीरिन ने सुना था कि ऐसी चीजें मौजूद हैं। ग्रीन को तुरंत समझ आ गया कि बोतलों का क्या मतलब हो सकता है। मास्टर, क्या इन 2 चीजों को इस जगह से बाहर निकाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, झाओ ने सिर हिलाया। और आप जितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बढ़िया। इन 2 बोतलों के साथ भविष्य में बाहर की फसलों में कोई कीट नहीं होगा जिसकी हमें चिंता करनी पड़े। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।